आखिर इस आदमी ने रूथलेस माफिया से करोड़ों उधार लेकर एक बंकर और आइसक्रीम क्यों खरीदी? क्योंकि वो फिर से जन्म लेकर लौटा है। कल एक सोलर फ्लेयर हमेशा के लिए अर्थ को उबलते हुए 60 डिग्री सेल्सियस पर लॉक कर देगा। माफिया को पैसा लौटाने का कोई इरादा नहीं रखते हुए वो उनके कैश से एंडलेस सप्लाईज जमा कर रहा है और बना रहा है अल्टीमेट चिल्ड सेफ हाउस। जब उसकी वही एक्स जिसने उसे मार डाला था एक बूंद पानी के लिए भीख मांगेगी, वो एब्सोल्यूट जीरो में आराम से लेटा होगा और दुनिया को जलते हुए देख रहा होगा। लुओचेंग पैदल यात्री सड़क 2 मार्च 2030। जगह असामान्य रूप से शांत थी और सड़क से हटकर एक धुंधली सी छोटी सी कमरे के अंदर किसी की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। वो एक बच्चे से पूछ रहा था कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि उससे 5 मिलियन उधार लेने का असली मतलब क्या होता है। जैसे ही लाइट चली, बोलने वाले की पहचान सामने आ गई। झांग यांग, दाहाई गैंग का बॉस और लुओचेंग अंडरग्राउंड बैंक के पीछे का आदमी। उसके सामने खड़ा लड़का साफ तौर पर घबराया हुआ था। वो बार बार जोर देकर कह रहा था कि उसे सब समझ में आता है, बस अगर ब्रदर झांग उधार देने को तैयार हूं तो हाई इंटरेस्ट भी ठीक है। झांग के पीछे बॉडीगार्ड्स की एक कतार खड़ी थी, बिल्कुल तराशी हुई मूर्तियों की तरह, हर एक पिछले से ज्यादा डरावना। झांग यांग ने शांत स्वर में अपनी शर्तें रखीं। 4% ब्याज, 5 मिलियन उधार और आधे साल में 7 मिलियन वापस। उसने लड़के से कहा कि 7 मिलियन की आईओयू लिखे और बराबर कीमत की गिरवी रखे। चेन, वो लड़का, हड़बड़ी में एक दस्तावेज निकाल लाया, उसके घर की डीड। झांग ने उसे एक नजर देखा और जोर से कहा कि जगह पुरानी है और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिलियन की ही होगी। लेकिन उसके दिमाग में वो पहले से हंस रहा था। 140 वर्ग मीटर से भी बड़ा फ्लैट, सिर्फ एक लोन शार्क के लिए गिरवी। एक मोटी भेड़ खुद ब खुद उसके हाथों में आ गई थी। फिर उसने लापरवाही से कहा कि सिर्फ उस घर के भरोसे 5 मिलियन उधार नहीं दिए जा सकते। जैसे ही चेन ने यह सुना, वो घबरा गया, हाथ जोड़कर मानो प्रार्थना करने लगा। उसने सौदा टूटने ना देने की भीख मांगी, कहा कि 4 मिलियन भी चल जाएंगे। उसने बताया कि एक फॉर्च्यून टेलिंग मास्टर ने कहा था कि उसकी किस्मत उफान पर है और वो रकम कई गुना कमा लेगा। झांग ने ऑफर घटाकर 3.5 मिलियन कर दिया, दिखाते हुए कि यही उसकी आखिरी सीमा है। अंदर ही अंदर वो इस बात पर ठहाका लगा रहा था कि एक जवान जुआरी को फांसना कितना आसान होता है। लेकिन चेन ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे डूबने से बचा लिया गया हो। उसने बेहिसाब जोश के साथ झांग को धन्यवाद दिया और जल्द पैसे लौटाने का वादा किया। फिर झांग ने अंतिम शर्तें बदली। 3 महीने में 4.9 मिलियन चुकाऊं, वरना घर अपने आप उसका हो जाएगा। अगर चेन मान जाए तो वो तुरंत आईओयू लिख सकता है और 3 दिन के अंदर फंड मिल जाएगा। चेन ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, बस उसकी अपनी एक शर्त है। ये सुनते ही झांग की जिज्ञासा बढ़ गई और वो आगे झुककर सुनने लगा। 10 मिनट बाद चेन कमरे से बाहर निकला, चेहरे पर चमकती हुई संतुष्ट मुस्कान के साथ। कमरे के अंदर से एक खुशमिजाज आवाज आई, चेन को उसके पेट्रनेज के लिए धन्यवाद देते हुए और ख्याल रखने को कहते हुए। उसके फोन की स्क्रीन पर एक बड़ा सा डिपॉजिट चमक उठा। डिंग, मोबाइल अकाउंट में 3.5 मिलियन युआन प्राप्त हुए। चेन अपने मन की हंसी रोक नहीं पाया। उसके लिए ये पूरा मामला लगभग हास्यपद था। 1 महीने में एपोकलिप्स आने वाला था। उस वक्त कौन अपनी सही अक्ल में लोन चुकाने की फिक्र करेगा। पैसे हाथ में आते ही उसके विचार तैयारी की ओर मुड़ गए। उसे अपनी पिछली जिंदगी का दुष्मापन दोबारा जीने का कोई इरादा नहीं था। उस समय ब्लू स्टार पर एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आई थी जिसने ग्रह के इकोसिस्टम को बदल दिया था। तीव्र सौर विकिरण ने वैश्विक तापमान को औसतन 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया और मानवता 30 दिनों तक चलने वाले हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स में धकेल दी गई। इंसान, जानवर कुछ भी झुलसने से नहीं बचा। दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूब गई थी। उसी दौरान अंडरग्राउंड बैंक में झांग यांग अपने आप पर हंस रहा था। पैसे जल्दी सुरक्षित करने के लिए उसने ब्याज तक बढ़ा दिया था और उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उसकी नजर में जुआरी घर के हकदार ही नहीं होते। उसके एक आदमी ने सावधानी से इशारा किया कि चेन का घर 4 मिलियन से ज्यादा का है। फिर भी उन्होंने 3.5 तक दबा दिया और चेन ने तुरंत मान भी लिया। शायद ये कोई जाल हो सकता था, लेकिन झांग ने बस हाथ हिलाकर बात टाल दी। उसने कहा कि वो अनगिनत जुआरी देख चुका है, ऐसे लोग जो पैसों के लिए अपने परिवार तक बेच देते हैं। ऐसे आदमी के लिए घर क्या मायने रखता है। उसने मजाक में कहा कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी है जो बिना शिकायत एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चुकाते हैं। उधर चेन अपने निजी विचारों में डूबा हुआ था। उसे साफ साफ याद था कि उसने कभी कैसे शेखी बगारी थी। तुम सोचते हो तुम मुझे स्कैम कर लोगे? मैं वो आदमी हूं जिसने एक ही दिन में लोयांग के हर लोन शार्क से उधार लिया था। इंटरेस्ट रेट्स, मैं उन पर हंसता हूं। एक बार पैसा मेरे हाथ में आ गया तो वापस पाने का सपना भी मत देखना। उसे ठीक ठीक पता था कि आगे क्या आने वाला है। एपोकलिप्स के बाद धरती सूख गई, वनस्पति मुरझा गई, जीव म्यूटेट हो गए और समाज बिखर गया। सप्लाई इतनी दुर्लभ हो गई कि लोग थोड़े से खाने या पानी के लिए अपनी बची कुची नैतिकता तक फेंक देते थे। जिनके पास संसाधन थे वो राजा बन गए।
यहाँ तक कि अरबपति और सेलिब्रिटीज भी एक गरम सॉसेज या साफ पानी की एक घूंट के लिए भीख मांगते नजर आए। जो अनुकूलन नहीं कर पाए वो सुनसान सड़कों पर भटकते रहे जब तक कि उनका दयनीय अंत नहीं हो गया। लेकिन इस बार अलग था। वो रीबॉर्न हो चुका था। उसके पास फोर नॉलेज था और आपदा आने से पहले अभी भी पर्याप्त समय था तैयारी करने का, निर्माण करने का और ये सुनिश्चित करने का कि वो फिर कभी वैसा कष्ट ना सहे। चलते चलते चेन एक लड़कियों के एक समूह के पास से गुजरा जो हंस खिलखिला रही थी और ये दृश्य उसकी नजर खींच लाया। उसने उनके हाथों में पकड़े डिब्बे पहचाने और तुरंत सोचा कि यही वो लेजेंडरी आइसक्रीम असैसिन है, वो लग्जरी ट्रीट जो कथित तौर पर नोबल ऑफ आइसक्रीम से भी ज्यादा महंगी होती है। वो एक पल घूरता रहा, याद करते हुए कि उसने कभी पिछली जिंदगी में खुद के लिए एक भी खरीदने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बजाय उसने अपना पैसा बार बार उस औरत लियू वांगचिंग को खिलाने में बर्बाद कर दिया था। उसे इतनी हाई एंड आइसक्रीम खिलाना कुत्ते को खिलाने से भी ज्यादा फिजूल लगता था। जितना वो सोचता उतना ही उसका सीना कसता जाता। ठीक है, तो इस बार वो खुद इसका मजा लेने वाला था। बिना हिचकिचाहट के वो सीधे आगे बढ़ गया और पीछे खड़ी लड़कियों को हैरान कर दिया। उसने आवाज उठाकर कहा, हेलो, मुझे हर तरह की आइसक्रीम के 10-10 दे दो, थैंक्स। लड़कियां अविश्वास में पलकें झपकाती रह गईं। फुसफुसाहटें फैल गईं। क्या वो सीरियस है? क्या वो अफोर्ड भी कर सकता है? और क्या वो बेहिसाब हैंडसम नहीं है? ऑर्डर करते वक्त ही उनकी धारणा पलट गई और इतनी बोल्ड हरकत के बाद उनकी आंखें सचमुच चमकने लगीं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट के अपने ही संदेह थे। उसने वही सोचा जिस पर वे लड़कियां थोड़ी देर पहले हंस रही थीं। ये आइसक्रीम असैसिन सस्ती नहीं थी और ये हैंडसम लड़का किसी अमीर घराने से लग नहीं रहा था। उसने हिचकिचाते हुए फिर पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है, याद दिलाते हुए कि हर कैटेगरी की 10 लेने पर रकम 20,000 युआन से ऊपर चली जाएगी। चेन ने बस सीधा चेहरा बनाए रखा। लड़कियों में से एक ने जीभ चटकाई और खुलेआम उसका मजाक उड़ाया। कहा कि उन फटे पुराने कपड़ों में अगर वो सच में अफोर्ड कर सकता है तो वो यहीं सबके सामने उसे काउटाव करेगी। चेन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वो अपने शब्दों पर कायम है। उसने पलटकर कहा कि क्या वो सच में उम्मीद कर रहा है कि वो उसे काउटाव करेगी और वो खुद को क्या समझता है जो इतना प्रिटेंशियस बन रहा है। चेन की स्मर्क और चौड़ी हो गई। उसने कहा कि उसने उसे बचने का रास्ता देने की कोशिश की थी लेकिन उसने खुद ही कूदने पर जोर दिया। अब तो आज वो जरूर काउटाव करेगी। जीसस भी इसे रोक नहीं सकता। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ ही घोषणा की। वो लड़की झुंझलाकर हकलाने लगी, पूरी तरह असंतुलित। चेन फिर काउंटर की ओर मुड़ा, वही मनोरंजक मुस्कान पहने हुए, और स्टाफ से कहा कि सारी आइसक्रीम पोर्शन वाइज पैक कर दी जाए, वो सब कुछ लेगा। उसने अपना फोन उठाया और पूरा हुआ पेमेंट ट्रांजैक्शन दिखाया। रिसेप्शनिस्ट लगभग वही जम सी गई। स्क्रीन को घूरने के बाद वो हकलाते हुए बोली कि उसे मैनेजर को बुलाना होगा और उसने चेन से एक पल रुकने को कहा। मैनेजर फेई जल्दी से बाहर आकर खुद को फेई ची के रूप में परिचित कराया और शालीनता से पूछा कि मिस्टर चेन को क्या चाहिए। चेन ने स्टोर के चारों ओर नजर दौड़ाई और लापरवाही से कहा कि दुकान में मौजूद सारी आइसक्रीम की कुल कीमत निकालें और जोड़ दिया कि आज उन्हें बिजनेस के लिए खुला रहने की जरूरत नहीं है। मैनेजर फेई एक पल के लिए जम गया, फिर तुरंत अपने टैबलेट पर देखने लगा। सम्मान से झुकते हुए उसने चेन से एक क्षण प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार दौड़ रहे थे। ये यंग मास्टर आखिर है कौन? एक ही वाक्य में उसने लगभग पूरे महीने का टर्नओवर कवर कर दिया था। लग्जरी दामों के बावजूद बहुत कम लोग वाकई ये आइसक्रीम खरीदते थे। ज्यादातर ग्राहक सिर्फ देखते थे। गणना पूरी होने पर फेई ने बताया कि डिस्प्ले पर रखी चीजों की कीमत लगभग 70,000 युआन है और स्टोरेज का स्टॉक जोड़ने पर कुल मूल्य करीब 10 लाख तक पहुंचता है। चेन ने उस नंबर पर बस हल्की सी स्मार्क दी। उसके दिमाग में ये बिल्कुल महंगा नहीं था। अगर अपोकलिप्स वैसे भी आने वाला है तो पूरा स्टॉक साफ कर देने में कोई नुकसान नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कयामत के दौरान घर बैठकर आइसक्रीम खा लेगा। उसने मैनेजर फेई से कहा कि वो पहले 3 लाख युआन का डिपॉजिट ट्रांसफर करेगा और फिर उसे दिए गए पते पर स्टोरेज की सारी आइसक्रीम डिलीवर करने का निर्देश दिया। मैनेजर फेई ने वादा किया कि वो सब कुछ खुद संभालेगा। चेन फिर उन हक्का बक्का लड़कियों की ओर मुड़ा और उदारता से कहा कि वे जो चाहें आइसक्रीम चुन लें। आज पूरी दुकान उसकी तरफ से है। तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। लड़कियां चीख पड़ीं, खुशियों से उछलने लगीं और उनकी आंखों में चमक आ गई। एक चिल्लाई कि ये कमाल का है, दूसरी ने कहा कि वो पागलपन की हद तक अमीर है। किसी ने कहा कि जितना ज्यादा वो उसे देख रही है उतना ही वो हैंडसम लग रहा है। लेकिन चेन को एक और बात निपटानी थी। उसने उस लड़की की ओर देखा जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था और शांत स्वर में याद दिलाया कि ये ऑफर उस पर लागू नहीं होता। वो अभी भी उसके काउटाव का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शर्मिंदा और घबराई हुई वो हकलाने लगी,
फिर आखिरकार जितना झुक सकती थी उतना झुकी, मन ही मन काशते हुए कि काश उसने अपना मुंह ही ना खोला होता। सब कुछ निपट जाने के बाद सूरज क्षितिज की ओर झुक गया और ये दिन चेन के लिए काफी खूबसूरत साबित हुआ। वो एक बेंच पर बैठा अपनी नई हासिल की हुई आइसक्रीम में से एक का मजा ले रहा था। जैसा कि एक असैसिन से उम्मीद थी, उसका स्वाद और बनावट लाजवाब थे। फिर उसने एक खास चीज निकाली, ऐसी वस्तु जिसके अंदर रखी कोई भी चीज हमेशा के लिए परफेक्ट हालत में बनी रहती थी। इसका मतलब था जब चाहे ताज़ी आइसक्रीम। ऐसे खजाने के साथ उसने सोचा कि वो उंगलियां चटकाते ही सेलिब्रिटीज और यंग मॉडल्स तक बुला सकता है। सिर्फ इस ख्याल से ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी एबिलिटी भी उसके साथ रीबॉर्न हो गई थी। पिछली जीवन में एबिलिटीज ने अपोकलिप्स के बाद ही एक एक करके अवेकनिंग शुरू की थी। इस बार इतनी जल्दी सामने आना वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसे एक बात पक्की पता थी, आगे चलकर यही उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाली है। उसमें हल्की सी सांस छोड़ी, सोचते हुए कि अभी कितने काम बाकी हैं। जैसे ही वो अपने विचार समेट रहा था, उसका फोन अचानक बज उठा। रिंगटोन ने स्क्रीन पर शब्द चमका दिए, रिंग रिंग, द लिटिल फेरी इज कॉलिंग। ये देखते ही अप्रिय यादों की एक लहर उमड़ पड़ी। कॉलर आईडी इससे ज्यादा चिढ़ाने वाली नहीं हो सकती थी, लियू वान किंग। उसने जीभ चटकाई और बुदबुदाया कि इतने लोगों में से यही होना था। कितना सड़ा हुआ टाइमिंग। उसका दिन इतना अच्छा जा रहा था। चेन ने लियू वान किंग का नाम बुदबुदाते हुए फोन उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, यादों की एक और लहर टूट पड़ी। यादें कि कैसे उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वो उसकी जिंदगी में एक उद्धारक के रूप में आई थी। उस वक्त वो इतना बेवकूफ था कि सच में मान बैठा था कि वही उसकी रोशनी है। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी नज़र सिर्फ उस छोटी सी विरासत पर थी जो उसके माता पिता छोड़ गए थे। उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर उसके करीब झुककर बताती थी कि उसकी माँ ने कहा है, अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो शहर के सेंटर में पूरी तरह चुका हुआ अपार्टमेंट उसके नाम होना चाहिए और साथ ही 8,80,000 युआन का ब्राइट प्राइज भी देना होगा। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे साफ दिख रहा था कि वो एक बॉटमलेस पिट थी जो बार बार हाथ बढ़ाती रही जब तक कि उसकी सारी सेविंग्स खाली नहीं हो गई। वो हर बार ये कहकर खुद को सही ठहराती थी कि ये सब उनके छोटे से परिवार के लिए है, और यहाँ तक कि उसे अपने परिवार का पुराना घर बेचने के लिए भी उकसाती थी, ये कहते हुए कि वो वैसे भी आउटडेटेड है। आखिरकार उसने पीढ़ियों से चले आ रहे एंसेस्ट्रल होम को भी बेचने पर जोर दिया, सिर्फ उस लग्जरी अपार्टमेंट को पाने के लिए जिसकी उसे चाह थी। उसे रिश्ते के बाद का वो पल भी याद आया जब उसे जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया गया था और वो उसे एक तथाकथित यंग मास्टर से मिलवा रही थी। उसने कहा था कि यही वो आदमी है जिसका उसने जिक्र किया था, जो स्पेशल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स पर खरा उतरता है। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ गई थी। अपोकलिप्स के दौरान उसने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे उसे एक और ताकतवर बैकर के हाथों बेच दिया। उस बैकर ने बस उसे एक नज़र देखा और कहा कि उसमें कुछ भी खास नहीं है, और जोर से सोचा कि क्या ऐसे इंसान को डिवावर करने की जरूरत भी है। आखिर में उसके पीछे एक पूरा शव तक नहीं छोड़ा गया था। अब दूसरी चांस हाथ में लिए चेन ने अपने आप पर हल्की सी स्मर्क दी। चूंकि लियू वान किंग खुद उसे ढूंढते हुए आई थी, उसे लगा कि पुराने हिसाब बराबर करना ही सही रहेगा। बाद में एक हाई एंड होटल में उसने उसका कॉल बेहद स्नेह भरे लहजे में उठाया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने बताया कि वो दोस्तों के साथ बाहर थी और गलती से अपनी पसंदीदा गोल्ड नेकलेस खो बैठी है, और ये कहते हुए जताया कि उसका दिल टूट गया है। चेन ने तुरंत ऐसा रिएक्ट किया जैसे दूसरा खरीद लेना ही सबसे स्वाभाविक समाधान हो, लेकिन उसने कहा कि एक से काम नहीं चलेगा और उससे 10 खरीदने को कहा ताकि वो उन्हें बदल बदल कर पहन सके। चेन ने उसकी बातों में हाँ मिलाई, उसकी मांग दोहराई और आसानी से मान जाने का नाटक किया। उसने पूछा कि वो इतना उदार कब से हो गया है, तो चेन ने जवाब दिया कि हाल ही में उसकी किस्मत अच्छी चल रही है। उसने कहा कि उसने वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट किया था और थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, इसलिए उस पर पैसे खर्च करना बिल्कुल नेचुरल है। ये सुनते ही उसकी आवाज में चिंता आ गई। उसने पूछा कि कहीं वो किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया, ये कहते हुए कि वर्चुअल करेंसी उसे अजीब लगती है। चेन ने समझाया कि इन्वेस्टमेंट स्कैम है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अगली राउंड में देख सकती है कि वो पैसा कमाता है या नहीं। उसने कहा कि छोटे खेल अब बोरिंग लगने लगे हैं और इस बार वो बड़ा खेलने वाला है, एक बड़ी प्रिंसिपल उधार लेकर और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। चूंकि लोन के लिए एक विटनेस चाहिए था, उसने उससे मदद मांगी, ये वादा करते हुए कि मंजूरी मिलते ही वो उसे लोन अमाउंट का 5% उसके झंझट के बदले दे देगा। वो अभी बोल ही रहा था कि बैकग्राउंड में एक आदमी की चिढ़ी हुई आवाज सुनाई दी, पूछते हुए कि उसे तैयार होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। ल्यू तुरंत उसकी ओर भागी, उसे हनी कहकर पुकारते हुए, और बोली कि वो बस हो ही गई है। लेकिन अंदर ही अंदर वो मुनाफे का हिसाब लगा रही थी। उस उम्र दराज आदमी के साथ एक रात बिताने पर उसे सिर्फ 5,000 युआन मिलते थे, जबकि चेन के लिए सिर्फ एक सिग्नेचर करने से 50,000 मिल सकते थे।
उसके लिए उसमें कोई जोखिम नजर नहीं आ रहा था, बस एक दस्तखत ही तो था। और उसे चेन शयाओ इतना डरपोक लगता था कि वो कभी उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। कॉल खत्म होते ही चेन ने मन ही मन सोचा कि वो लियू वान किंग का इंतजार करेगा। उसके बाद उसने अपना ध्यान तैयारियों पर लगाया। अब किला बनाने का वक्त आ गया था। उसने योजना बनाई कि 1 महीने के अंदर उस जगह को आयरन और कॉपर की संरचना में बदल देगा। वो चाहता था कि हर खिड़की पर बुलेट प्रूफ कॉम्पोजिट ग्लास लगाया जाए, साथ में छिपे हुए बर्गलर बार्स हों। दीवारें 3 मीटर मोटी बुलेट प्रूफ एक्सटीरियर में बदली जाए और सीस्मिक फोर्टिफिकेशन ऐसी हो जो इंटेंसिटी लेवल 8 के भूकंप को भी झेल सके। वो आगे भी जरूरतें गिनाता रहा। 3 मीटर की सिक्योरिटी ग्लास, पूरी छत सोलर पैनल से ढकी हो, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी सिस्टम के साथ, एयर प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन जो बाहर के टॉक्सिन्स को रोक सके, एक ऑटोनॉमस इकोसिस्टम जिसमें 72 आवर्स की ऑक्सीजन सप्लाई और इंटरनल वाटर साइक्लिंग डिवाइसेज हों, एक्सप्लोजन प्रूफ दरवाजे और एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो बायोमेट्रिक और मैकेनिकल वेरिफिकेशन को जोड़ता हो। ये सब सुनते सुनते कॉन्ट्रैक्टर के माथे पर पसीना आने लगा। मांगों का पैमाना उसे पूरी तरह दबा रहा था। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि कहीं चैन कोई डूम्सडे प्रेपर तो नहीं जो अपोकलिप्स डिल्यूजन से पीड़ित हो, या फिर उसने बहुत ज्यादा साईफाई फिल्में देख ली हैं। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही चैन ने गंभीर चेहरे के साथ एक कदम आगे बढ़ा और पूछा कि क्या ये किया नहीं जा सकता, ये याद दिलाते हुए कि उसके रिज्यूमे में लिखा है कि वो एक डिफेंस स्पेशलिस्ट है जिसने टॉप टाइकून्स के लिए सेफ रूम्स डिजाइन किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा कि मिस्टर चेन की रिक्वायरमेंट्स बेहद यूनिक और हाई एंड है, बस बजट एक इशू हो सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद खुश था। उसने मान लिया था कि चेन भी उन अमीर लोगों में से है जो डूम्सडे थ्योरीज से ब्रेन वॉश्ड हैं और जिनके पास फूकने के लिए बेहिसाब पैसा है। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही चेन ने एक बड़ी रकम दिखाई और कहा कि वो 1 मिलियन युआन का डिपॉजिट अभी देगा और बाकी बैलेंस वो खुद तय कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर हक्का बक्का रह गया। कीमत खुद तय करने की इजाजत मिलना किसी सपने जैसा था। उसके दिमाग में वो पहले से ही अपनी किस्मत पर जश्न मना रहा था, ये मानते हुए कि उसे अभी अभी एक ऐसा अमीर मूर्ख मिल गया है जो एक ही सौदे में उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोल देगा। चेन ने उत्साह से उसका हाथ मिलाया और जोर दिया कि उसके लिए मटेरियल्स और क्वालिटी सबसे ऊपर है और हर चीज को इंस्पेक्शन पास करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर ने पूरे भरोसे के साथ वादा किया कि कोई दिक्कत नहीं होगी और जगह को चट्टान की तरह मजबूत बना कर देगा। इस बीच दोनों अपने अपने मन में बिल्कुल उल्टा सोच रहे थे। चेन चुपचाप खुद से कह रहा था कि अपोकलिप्स आते ही कॉन्ट्रैक्टर उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा, पेमेंट लेना तो दूर की बात है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही प्लान कर रहा था कि वो उसे कितनी बुरी तरह ओवरचार्ज करेगा। दोनों ही बिना किसी अपराध बोध के एक दूसरे को चूना लगाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद चेन ने मन में नोट किया कि फोर्ट्रेस का निर्माण तय हो चुका है। अगला कदम था सप्लाईज इकट्ठा करना, दवाइयाँ, खाना और रोजमर्रा की जरूरतें जुटाना आसान होगा। अपोक्लिप्स में असली खतरा प्रकृति नहीं बल्कि इंसानी दिल होता है। समाज ढहने के बाद कोल्ड वेपन्स किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाते थे, लेकिन फायर आर्म्स जो जानलेवा वार कर सके उन्हें पाना कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसने फोन निकाला और ऐसे अंडरग्राउंड चैनल्स ढूंढने लगा जो इस तरह के सामान से डील करते थे। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद एक खास मैसेज ने उसका ध्यान खींचा। सेलर ने दावा किया था कि उसके पास फर्स्ट हैंड सोर्सेज और हिडन चैनल्स तक पहुंच है और वो शेख ही बघार रहा था कि खरीदार जो भी सोच सकता है वो उसे ला सकता है। उसने ऑनेस्टी और सेफ्टी को सबसे ऊपर बताया था। चेन ने तुरंत जवाब भेजा, पूछते हुए कि खरीद कैसे की जाए। सेलर ने रिप्लाई किया कि वो प्राइवेट में एड्रेस भेजेगा और चेन को उसी रात ठीक 8 बजे पहुंचने को कहा। शाम ढलने के बाद चेन तय की गई जगह की ओर बढ़ा। चलते हुए उसने नोट किया कि सेलर ने जानबूझकर भीड़-भाड़ वाली जगह चुनी थी। वो अभी इस बात पर सोच ही रहा था कि अचानक एक हंगामा उसकी नजर में आ गया। एक लड़की भीड़ के बीच से जान बचाकर भाग रही थी और कई आदमी उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। एक उसे रुकने का हुक्म दे रहा था तो दूसरा गालियां बकते हुए उसे ठहरने को कह रहा था। लड़की डर के मारे बस भागती जा रही थी। अगले ही पल वो सीधा चेन के पीछे आकर छिप गई, जैसे शरण मांग रही हो। पीछा करने वाले और भी भड़क गए। एक चिल्लाया कि अगर हिम्मत है तो भागती रहे और दूसरे ने दांत पीसते हुए कहा कि क्या वो उसकी टेरिटरी में किसी को ठग कर जिंदा रहना चाहती है। लड़की कांपती आवाज में मदद की गुहार लगाने लगी। चेन का इरादा तो अपनी रात की योजनाओं पर ध्यान देने का था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी और उसका चेहरा साफ देखा, वो जम सा गया। वो ली योयो थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसी जगह कैसे पहुंच गई। वो दृश्य उसे पल भर के लिए सुन्न कर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। आदमियों में से एक ने लड़की को पकड़ लिया और चेन को चेतावनी दी कि वो करीब ना आए। लड़की बेकाबू होकर रो रही थी और चेन ने हैरानी से महसूस किया कि वो उसे पहचानता है। वो ली योयो थी, उसके मिडिल स्कूल के दिनों की टॉप स्टूडेंट गॉडेस, अनगिनत लड़कों की चाहत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसी लड़की ऐसी हालत में कैसे फंस गई।
वो सोच ही रहा था कि एक गुंडे ने मांग की कि वो पैसे सौंप दे और कहा कि वरना उसे जाने की उम्मीद भी ना रखे। वो रोती रही और उनके लीडर के पीछे और लोग जमा हो गए। साफ दिख रहा था कि वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वक्त बर्बाद न किया जाए। अगर वो पैसे नहीं चुका सकती तो दूसरे तरीकों से चुका दे। ये कहते हुए वो भद्दी हंसी हंसा। चेन का चेहरा सख्त हो गया। उसने उन्हें आदेश दिया कि उसे छोड़ दें। आखिरकार गुंडों ने उसकी ओर ध्यान दिया। लड़की पर उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई और उनमें से एक सबसे ज्यादा गुस्से में मुट्ठियां भींचे आगे बढ़ा। उसने मांग की कि ये लापरवाह बच्चा कहां से अटपका है। उसने चेन का मजाक उड़ाया, हीरो बनने की कोशिश करने पर ताना मारा और उसे अपाहिज कर देने की धमकी दी। जैसे ही उसने वार किया, चेन ने आसानी से पंच से बचाव किया, उसका हाथ पकड़ा और मोड़ दिया जब तक कि गुंडा दर्द से चीख न उठा। फिर एक ही मुक्के में चेन ने उसे उड़ा दिया। धूल और धुआं उठ गया और चेन वहीं बेफिक्र खड़ा रहा। अंदर ही अंदर उसने हैरानी से नोट किया कि उसे ये सहायता देने वाला ये अजीब सिस्टम उसकी पिछली जिंदगी में कभी मौजूद नहीं था। ली योयो ने भी उसे पहचान लिया, अविश्वास में उसका नाम पुकारते हुए। लेकिन जो आदमी अभी भी उसे पकड़े हुए था, उसने अपनी पकड़ और कस ली और चेन को धमकाया कि अगर वो हिला तो वो उसे मार डालेगा। धमकी उसके मुंह से पूरी तरह निकल भी नहीं पाई थी कि चेन ने एक पत्थर सीधे उसके माथे पर दे मारा, उसे पीछे की ओर गिरा दिया। बाकी गुंडे हिचकिचा गए, अचानक डर गए। तभी एक और युवक दौड़ता हुआ आया, उन्हें जोर से डांटते हुए कि एक लड़की पर झुंड बनाकर हमला करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती। गुंडों ने उसे गालियां दी और उस पर टूट पड़े। चेन और वो नया लड़का बिना कुछ बोले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। कोई सामने से आता तो चेन उसे एक पंच में गिरा देता। कोई पीछे से वार करता तो दूसरा उसे रोककर पलटवार करता। एक एक करके सारे बदमाश गिरते चले गए और जब वे जमीन पर पड़े भी थे, चेन उन्हें लात मारकर दूर करता रहा ताकि वे फिर न उठ सकें। आखिरी के गिरते ही चेन ने ठंडे स्वर में उन्हें भाग जाने का आदेश दिया। उसी पल उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजा। डर +1, घबराहट +1, भीषण दर्द +1, निराशा +1, अपमान +1। नेगेटिव इमोशन वैल्यू पहली बार 10 से ऊपर पहुंचा। स्पेशल एक्सपेंशन अथॉरिटी अनलॉक। जब गुंडे डर डर के भाग रहे थे, चेन के दिमाग में एक और प्रॉम्प्ट गूंजा, उसे याद दिलाने के लिए कि एबिलिटी को मजबूत करने के लिए मेहनत से हार्वेस्ट करता रहे। नेगेटिव इमोशंस इकट्ठा करने का यह कॉन्सेप्ट चेन को मजेदार लगा। उसने मन ही मन नोट किया कि यह नई पावर काफी दिलचस्प है। ली योयो अभी भी शौक में जमीन पर बैठी और उसका धन्यवाद किया, कहते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वहां उससे मिलेगी। चेन ने उसे धीरे से उठाया, पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और उसे खुद को ढकने के लिए कुछ दिया। उसने फिर से शुक्रिया कहा, लेकिन बताया कि उसे जरूरी काम निपटाने हैं और उसे जल्दी निकलना होगा। चेन ने बस उसे सावधान रहने की याद दिलाई। जो युवक थोड़ी देर पहले दौड़ता हुआ आया था, वो उत्साह से चेन के पास पहुंचा। उसने हीरो द्वारा ब्यूटी को बचाने वाले सीन की जमकर तारीफ की और अपना नाम मू कैंग बताया। जैसे ही चेन ने ये नाम सुना, उसे एहसास हुआ कि किस्मत ने उसका काम आसान कर दिया है। मू कैंग वही आदमी था जिससे मिलने का उसने पहले से इंतजाम किया हुआ था। मू कैंग गौदबी हैरान हुआ और इसे डेस्टिनी कहने लगा। फिर जोश में एक अजीब सी पोज बनाते हुए बोला, स्काई किंग कवर्स अर्थ टाइगर। चेन ने तुरंत जवाब दिया और उसे बेवकूफ कह दिया। मू कैंग वहीं जम गया, पूरी तरह से ऑफ गार्ड। उसी पल चेन के दिमाग में नोटिफिकेशंस की एक लाइन उभर आई। डम्बफाउंडेड +1, डेज्ड +1, ऑकवर्डनेस +1। चेन ने गला साफ किया और माहौल संभालने की कोशिश की। उसने एक और बेतुका सा वाक्य जोड़ते हुए कहा कि वो बस मजाक कर रहा था, माहौल हल्का करने के लिए। उसने वही बेवकूफाना पोज नकल करते हुए दोहराई ताकि मू कैंग की झेप कम हो जाए। मू कैंग जोर से हंस पड़ा। उसने चेन को अनबिलीवेबल कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वे दोनों एक सुनसान जगह की ओर बढ़े जहां मू कैंग ने एक बॉक्स खोला जो फायर आर्म्स से भरा हुआ था। उसने बताया कि ये रूसी निर्मित हैं, टिकाऊ और भरोसेमंद, लेकिन साथ में ज्यादा गोलियां नहीं हैं, इसलिए चेन को इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। चूंकि चेन कुशल और दिलचस्प लग रहा था, मू कैंग ने उसे फ्रेंडशिप प्राइज ऑफर किया, ये कहते हुए कि वो उसे कनेक्शन बनाना चाहता है। चेन ने इसे स्वीकार किया और उसका धन्यवाद किया। मू कैंग ने आगे जोड़ा कि चेन की मूवमेंट्स देखकर लग रहा है कि वो एक्सपर्ट है और अगर कोई और सवाल नहीं है तो वे डील फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके पूरा करने से पहले ही चेन ने लापरवाही से पूछ लिया कि क्या बंदूक के साथ साइलेंसर आता है, क्या वारंटी कार्ड है और क्या वो एक्स्ट्रा बुलेट्स का एक बॉक्स भी डाल सकता है। मू कैंग बिल्कुल बोलती बंद हो गया। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि क्या चेन को फ्रेंडशिप प्राइस का मतलब भी पता है। ऐसी चीजें ब्लैक मार्केट में आमतौर पर बिडिंग वॉर्स करा देती हैं और दोगुनी कीमत पर बिकती हैं। और ये आदमी ऐसे वारंटीज और फ्रीबीज मांग रहा था जैसे घर के अप्लायंसेस खरीद रहा हो। मू कैंग की झुंझलाहट बढ़ती चली गई। उसे लगा कि चेन तो सीधा सीधा उसे लूट ही ले।
उसी पल चैन के दिमाग में एक और नोटिफिकेशन चमका। शॉक +1, हार्ट एक +1, स्पीचलेस +1। मूकैंग का चेहरा दर्द से बिगड़ता देख चैन ने तुरंत कहा कि चिंता ना करे, अगर एक्स्ट्रा संभव नहीं है तो रहने दिया जाए। उन्होंने पहले जो कीमत तय की थी उसी पर सौदा होगा और वो अभी पैसे ट्रांसफर कर देगा। अंदर ही अंदर चैन ने इस डील को पूरा मान लिया। अब उसके पास सप्लाईज थी, वेपन्स थे और फोर्ट्रेस की बुनियाद भी पड़ चुकी थी। बस एक आखिरी टुकड़ा बाकी था। उसी रात एक आलीशान होटल स्वीट के अंदर लाल ड्रेस में एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी, चांदनी में नहाई हुई। जैसे ही वो मुड़ी, चैन ने उसे बाहों में ले लिया और शिकायत की कि उसने बहुत देर कर दी और उसकी टांगें इंतजार करते करते दुखने लगी हैं। लियू वानकिंग ने पूछा कि जो चीज उसने बताई थी क्या वो सच में रिस्क फ्री है। चैन ने मीठी आवाज में उसे भरोसा दिलाया कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है और वो उससे इतना प्यार करता है कि कभी उसे स्कैम नहीं करेगा। लेकिन मन ही मन में लियू ने किसी भी खतरे की संभावना को नकार दिया। उसने खुद से कहा कि ये बेकार आदमी तो एक बार उसके लिए हैंडबैग खरीदने को अपना खून तक बेचने वाला था। वो उसकी पूजा करने में इतना व्यस्त है कि धोखा देने की हिम्मत ही नहीं करेगा। बाद में बॉस झैंग के ऑफिस में झैंग यांग ने उसकी डिसाइसिवनेस की तारीफ की और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते वक्त उसकी हैंडराइटिंग तक की सराहना की। उसने बिना एक पल सोचे दस्तावेज वापस सौंप दिए। झैंग हालांकि अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि वो सच में मान बैठी है कि वो सिर्फ एक गारंटर बन रही है, जबकि सच्चाई ये थी कि जैसे ही उसने साइन किया, कानूनी तौर पर कर्ज उसी के नाम हो गया था और जब वो लाजमी तौर पर चुकाने में नाकाम रहेगी तो पैसे वसूलने के उसके पास दूसरे तरीके भी थे, ऐसे तरीके जिनकी कल्पना करते हुए ही उसे संतोष मिल रहा था। लियू वानकिंग उसे स्मग नजरों से देखती रही, इस बात से बेखबर कि वो खुद एक जाल में फंस चुकी है। उधर चैन सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसके मन में साफ था कि वो खुद अपने इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रही है। उसकी लालच, मूर्खता और अंधविश्वास उसके सेफ हाउस के बाकी निर्माण खर्च को पूरी तरह चुका देंगे। सब कुछ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मूथली हुआ। उसने मन ही मन उसका धन्यवाद किया। कुछ समय बाद कॉन्ट्रैक्टर ने गर्व से चैन को पूरा हुआ सेफ हाउस दिखाया। उसने भरोसा दिलाया कि इस्तेमाल की गई हर मटेरियल हाईएस्ट मिलिट्री स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है। हीट इंसिलेशन, साउंड प्रूफिंग, एक्सप्लोजन प्रूफिंग, ड्रिल प्रूफिंग, यहाँ तक कि कई छोटे स्केल न्यूक्लियर शॉकवेव्स झेलने की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। चैन ने क्वालिटी को स्वीकार किया और उसे धन्यवाद किया। कॉन्ट्रैक्टर जोर से हंसा और कहा कि जब भी और काम हो उसे कॉल करे। आखिरकार तैयार हुए सेफ हाउस के अंदर चैन ने बैठकर थोड़ा सुकून लिया। तभी उसकी स्क्रीन से एक ब्रॉडकास्ट गूंजा। अनप्रेसिडेंटेड सुपर स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर एक्टिविटी से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में लगातार एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर वेदर देखने को मिलेगा। न्यूज़ रिपोर्ट आगे बढ़ी, चेतावनी देते हुए कि कई इलाकों में तापमान ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सकता है और सभी नागरिकों से तुरंत सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई। चैन ने शांति से सुना, फिर अपने पास रखी बंदूक उठाई और खुद से कहा कि वो पल आखिरकार आ ही गया है। उसकी मजबूत दीवारों के बाहर दुनिया जलने लगी थी। हीट वेव्स उठ रही थीं, शहरों में आग भड़क रही थी और हर तरफ पैनिक फैल रहा था। वो खिड़की तक गया और दुनिया को जलते हुए देखने लगा। वो वहीं खड़ा रहा, दुनिया को जलते हुए देखता रहा, सुरक्षित और हर आने वाली चीज के लिए तैयार। न्यूज एंकर रिपोर्ट करता रहा कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर फटा है, जिसने पृथ्वी के आयनोस्फीयर में भीषण डिस्टर्बेंसेस पैदा कर दी हैं। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर फिनोमिना पहले ही दुनिया भर में दिखने लगे हैं और दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। नागरिकों को हीट स्ट्रोक से बचने और बेहद जरूरी ना हो तो दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। चेन बिना किसी हैरानी के सुनता रहा। उसे पहले से पता था कि यह सब होने वाला है। उसके दिमाग में ये बात दर्ज हुई कि तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पिछली जिंदगी के मुकाबले इस बार चीजें और भी तेज और बेरहम लग रही थीं। बाहर आम लोगों में दहशत फैल चुकी थी। हर कोई घरों में छिपना चाहता था, लेकिन घरों के अंदर भी गर्मी दम घुटने वाली और असहनीय थी। किसी ने शिकायत की कि सुबह सुबह ही गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और पूछा कि ये एक्सट्रीम तापमान कब तक चलेगा। कुछ ही देर में सड़क का लाउडस्पीकर कर्कश आवाज में गूंज उठा। एक वेंडर जोर जोर से पड़ोसियों को चेतावनी दे रहा था कि मौसम जानलेवा है और उसने सुना है कि अगले हफ्ते तापमान और बढ़ेगा। वो सप्लाई शॉर्टेजेस की बात करने लगा, कहने लगा कि पानी और बिजली जल्द ही स्कैर्स हो जाएंगे और सबको अभी स्टॉक कर लेने की सलाह दी, वरना बाद में पीने को कुछ नहीं बचेगा। उसने यहां तक कहा कि ये उसका आखिरी बैच है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद खुश था। उसके लिए ये हीट वेव मानो पैसे खुद चलकर दरवाजे पर आ रहे हों और उन्हें लूटने का मौका छोड़ना बेवकूफ़ी होती। पास ही एक औरत ने शिकायत की कि उसके खरबूजे बहुत महंगे हैं और पूछा कि क्या वो सस्ते में बेच सकता है।
दूसरी औरत ने खरबूजों को ध्यान से देखा, जो मोटे और रसीले लग रहे थे। उन्हें देखते ही वेंडर अचानक बहुत ज्यादा उत्साही हो गया। उसने उनकी तारीफ की, आगे बढ़कर उनके पास आ गया और शेखी बघारने लगा कि उसके खरबूजे कितने मीठे हैं। उसने एक काटकर चखाने की पेशकश की। अगर वे 2 खरीदें तो डिस्काउंट देगा और साथ में टिश्यूज का पैकेट भी फ्री। औरतें सावधानी से सुन रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो और करीब आता गया और जरूरत से ज्यादा घुलने लगा, वे असहज महसूस करने लगीं। उसने खरबूजे उनकी ओर धकेले, यहां तक कि इशारा किया कि अगर रात को बहुत गर्मी लगे तो वे उसके घर आकर ठंडा हो सकती हैं। घबराकर उनमें से एक पीछे हटी और जल्दी से कहा कि वे बस एक ही लेंगी। लेकिन वेंडर मानने को तैयार नहीं था। वो फिर पास आया और जोर देने लगा कि और खरीदें, स्टॉक कर लें, ये कहते हुए कि ऐसे मौसम में कोई गारंटी नहीं कि कल बेचने को कुछ बचेगा भी या नहीं। कुछ और लोग भी धीरे धीरे स्टॉल के पास जमा हो गए। उन्हीं में एक बुजुर्ग आदमी था, जिसने शालीनता से पूछा कि क्या बॉस पानी थोड़ा सस्ता बेच सकता है। जैसे ही वेंडर ने उसे देखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने झुड़कते हुए कहा कि ये छोटा मोटा बिजनेस है और यहां बिल्कुल भी मोलभाव नहीं होगा। वो साफ तौर पर उसे भगा देना चाहता था। चेन पास ही खड़ा ये सब देख रहा था और उसने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। उसने मन ही मन जीभ चटकाई। वो ली दाफू था। पिछली जिंदगी की यादें एकदम से उमड़ आईं। ये वही आदमी था जिसने कभी उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। उस वक्त ली दाफू को सार्वजनिक जगहों पर चिल्लाना बहुत पसंद था। वो लोगों को इकट्ठा करके उस पर चोरी का आरोप लगाता था, यहां तक कि तब भी जब चेन सिर्फ जमीन पर गिरी चीज उठाकर लौटाने की कोशिश करता था। चेन को याद आया कि कैसे उसने बेबस होकर समझाने की कोशिश की थी कि उसने कुछ नहीं चुराया, बस चीज जमीन पर देखी थी और वापस रखने जा रहा था। लेकिन ली दाफू ने सुनने से इनकार कर दिया था। उसने ठहाका लगाते हुए कहा था कि कोई इतना नेकदिल नहीं हो सकता। उसने चेन के फटे कपड़ों की ओर इशारा किया और जोर देकर कहा था कि ऐसे इंसान के हाथ साफ नहीं हो सकते। धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो पुलिस बुला लेगा। आसपास की भीड़ भी शामिल हो गई थी। कोई कह रहा था कि इतना छोटा लड़का चोरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई उसकी चुप्पी को ही उसकी गुनहगारी का सबूत मान रहा था। चेन चाहे जितना कहता रहा कि उसने कुछ नहीं लिया, किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उस दिन की हर एक बेइज्जती उसकी यादों में फिर से ताज़ा हो गई। अब वहीं खड़ा चेन की नज़र मैनेजर्स रिकमेंडेशन टैग लगे आलू के चिप्स के पैकेट पर पड़ी। उसने उसे उठाया, सोचते हुए कि खा ही ले। फिर बेहद शांत स्वर में उसने ली दाफू से पूछा कि क्या ये चिप्स सोने के बने हैं या हीट स्ट्रोक से बचाते हैं जो इतनी बेहुदा कीमत पर बेचे जा रहे हैं। ली दाफू झट से पलटा और उसे घूरने लगा। उसी पल चेन के दिमाग में एक नोटिफिकेशन उभरा, डिसडेन +3। वेंडर तुरंत चिप्स छीन लिया और चेन पर चिल्लाया कि अगर खरीद नहीं सकता तो दफा हो जाए। उसने पूछा कि अगर सामान खराब हो गया तो क्या वो हर्जाना देगा। एक और नोटिफिकेशन आया, इरिटेशन +6। चेन ने बस हल्की सी मुस्कुराई और कहा कि ली दाफू इतने सारे खजानों पर बैठा है, पता नहीं वो रात को सो भी पाता है या नहीं। उसने सलाह दी कि उसे सावधान रहना चाहिए, आखिरकार चीजें चोरी भी हो जाया करती हैं। ली दाफू को लगा जैसे उसे बद्दुआ दे दी गई हो। वो गुस्से से तिलमिला उठा और चिल्लाया कि वो चेन को किसे हैक्स करने की कोशिश कर रहा है। उसने धमकी दी कि वो उसे पीट देगा, ये कहते हुए कि गर्मी ने उसका दिमाग पका दिया है। लेकिन चेन ने शांत स्वर में कहा कि उसे शांत रहना चाहिए। उसने लापरवाही से पूछा कि क्या उसे हाल ही में इंसोम्निया, अजीब सपने, कमजोरी और नाइट स्वेट्स की समस्या हो रही है। ये सवाल ली दाफू को पूरी तरह ऑफ गार्ड कर गया। वो बुदबुदाया कि हाँ, उसे इनमें से कुछ लक्षण हैं और यहां तक कि उसने सोचा कि शायद उसके गोदाम में कोई फेंगशू इशू है। चेन ने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से पता हो। उसने इशारा किया कि ली दाफू की कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रही है और समझाया कि ये टिपिकल डेफिशिएंसी का केस है। इतना सुनना ही ली दाफू को भड़का देने के लिए काफी था। उसने गालियां दी, चिल्लाया कि डेफिशिएंसी चेन और उसके पूरे परिवार में है और उस पर मुक्का चला दिया। चेन ने आसानी से वार टाल लिया। उसने आराम से एक लॉलीपॉप उठाई, मुंह में डाली और ली दाफू को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी। उसने चेतावनी दी कि ज्यादा गुस्सा शरीर के लिए नुकसानदायक है, खासकर ली दाफू जैसी हालत वाले इंसान के लिए। बोलते हुए उसने जमीन पर कुछ सिक्के फेंके और ठंडे स्वर में कहा कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो जल्दी मर सकता है। फिर वो मुड़ गया, लॉलीपॉप की मिठास का मजा लेते हुए, और पीछे ली दाफू को जमीन पर पड़े पैसों को घूरते हुए छोड़ दिया। चेन के दिमाग में तुरंत एक नोटिफिकेशन गूंजा, डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, एंगर +20। रात गहराने लगी। एक आवारा बिल्ली गली से गुजरी, उसके मुंह में कुछ दबा हुआ था। अपने सेफ हाउस के अंदर चेन ने रात के आसमान को देखा और पिछली जिंदगी के बारे में सोचा।
उसे याद आया कि कैसे वो अपना गुस्सा निगल लेता था और दूसरों को खुद पर पैर रखने देता था, लेकिन इस बार वो सब कुछ सूद समेत वापस लेने वाला था। उसे याद आया कि उसने पहले स्पेशल एक्सपेंशन अनलॉक किया था और ली दाफू ने जो इमोशंस अभी दिए थे वे इसे इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह काफी थे। एक और नोटिफिकेशन आया, कंज्यूम्ड नेगेटिव इमोशन 20, स्टोरेज स्पेस एक्सपैंडेड टू 200 क्यूबिक मीटर्स। एक अनदेखी ऑरा ने चेन को ढक लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी दूसरे डायमेंशन के दरवाजे को छू गया हो। जब सुबह हुई तो गर्मी पहले ही असहनीय हो गई, यहां तक कि गौरैयों के लिए भी बढ़ता तापमान झेलना मुश्किल हो गया था। नीचे सड़क पर ली दाफू अपने स्टॉल पर लौटा और वहीं जम गया। उसने जहां भी देखा वहां सिर्फ एक ही चीज थी, कुछ भी नहीं। हक्का बक्का होकर वो अविश्वास में चिल्लाया। उसने पूछा कि उसका सारा माल कहाँ गया और ये किसने किया। अपने मजबूत घर की सुरक्षा में चेन आराम से सोडा पी रहा था, तभी एक और नोटिफिकेशन उभरा, नेगेटिव इमोशन +66। ड्रिंक का स्वाद बेहतरीन था, लेकिन चेन जानता था कि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी था। ली दाफू पूरी तरह टूट गया। वो अपनी दुकान के इर्द गिर्द पागलों की तरह दौड़ने लगा, चिल्लाता रहा, गालियां देता रहा, ये मांगते हुए कि उसका माल किसने चुराया। वो जमीन पर बैठ गया, लगभग रोते हुए। जो हुआ था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके लिए ये अपोकलिप्स से भी बदतर था। दुनिया का अंत भी उसे इतना नहीं डराता जितना एक ही रात में सारा स्टॉक गायब हो जाना। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। कोई बोला कि शायद ली दाफू ने खुद ही नाटक रचा है दाम बढ़ाने के लिए। कोई और चिंता जताने लगा कि अगर सुपरमार्केट तक खाली हो गया तो लोग जिएंगे कैसे। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने कल रात इस इलाके में एक काली परछाई तैरते देखी थी और किसी ने तुरंत उससे पूछा कि क्या उसे यकीन है। लेकिन ली दाफू ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। वो चिल्लाया कि यह नामुमकिन है और भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसी दौरान चेन के दिमाग में नोटिफिकेशंस चुपचाप जमा होते गए। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +12, फियर +3, सस्पिशन +4। चेन पास ही खड़ा था, बिल्कुल किसी शो के दर्शक की तरह, सब कुछ होते देख रहा था। वो आराम से स्नैक्स खा रहा था। उसे लगा कि दूसरों की तकलीफ के साथ स्नैक्स और भी अच्छे लगते हैं। हल्की मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा कि ली दाफू का इमोशनल आउटपुट काफी स्टेबल है। उसने जानबूझकर दोबारा बैग में हाथ डाला और पैकेट को ऐसे दिखाया कि साफ नजर आए। जैसे ही ली दाफू की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया कि ये उसका माल है और पागलों की तरह चेन की ओर झपटा। चेन ने शांति से बैग उठाया और पूछा कि क्या ये चिप्स सोने के बने हैं या हीट स्ट्रोक रोकने की एबिलिटी रखते हैं जिन्हें इतनी बेहुदा कीमत पर बेचा जा रहा था। ली दाफू ने उसे पहचान लिया और गुस्से से दहाड़ उठा। चेन ने लापरवाही से पूछा कि इतने सारे खजाने जमा करके वो चैन से सो पाता है और उसे चेतावनी दी कि सावधान रहे वरना चोर नजर लगा सकते हैं। ली दाफू आखिरकार फट पड़ा। उसने चेन को पकड़ने की कोशिश की और मांग की कि वो बताए चिप्स उसे कहां से मिले। वो कांपते हुए उसे चोर कहने लगा। चेन ने एक कदम पीछे हटते हुए डरने का नाटक किया और शांति से याद दिलाया कि आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। उसने ये भी बताया कि पूरा सुपरमार्केट खाली है, एक भी स्नैक तक नहीं बचा। फिर लगभग मासूम लहजे में उसने अपने हाथ में पकड़ा आधा खाया पैकेट आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या ली दाफू इसे लेना चाहेगा। ली दाफू वहीं कांपता रह गया। उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से पीला पड़ गया और वो पूरी तरह गूंगा हो गया। फिर वो फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि चेन ने उसे कर्ज किया है और अब उसका सारा माल गायब हो गया है। उसने चेन पर चोरी का आरोप लगाया और जवाब मांगा। उसके मन में चाहे चेन ने सच में चोरी की हो या नहीं, वो उससे कुछ न कुछ वसूल ही लेगा। कम से कम उसे स्केपगोट तो बना ही सकता था। एक और नोटिफिकेशन चेन की नजर में आया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +18। लेकिन चेन शांत ही रहा। उसने कहा कि बाकी दुकानों में भी वही चिप्स मिलते हैं, तो ली दाफू को इतना यकीन क्यों है कि वही चोर है। उसने सबको याद दिलाया कि जब वो आया था तब शेल्फ पहले ही खाली थी। अगर किसी को सबूत चाहिए तो वे सर्वेलेंस चेक कर सकते हैं या उसके घर की तलाशी ले सकते हैं। उसने यहां तक कहा कि अगर वहां ली दाफू का कोई भी सामान निकला तो वो 10 गुना मुआवजा देगा। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग बड़बड़ाने लगे। किसी ने कहा कि दूसरी दुकानों में भी वही ब्रांड बिकता है। किसी को याद आया कि ली दाफू कल ही दामों की शिकायत कर रहा था। माहौल तुरंत बदल गया। ली दाफू की खोपड़ी झंझना गई। कुछ तो गड़बड़ थी। ये लड़का इतनी आसानी से बाजी कैसे पलट गया। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही चेन ने शांति से जोड़ दिया कि उन्होंने जो अभी शर्त लगाई थी उसके मुताबिक जनरेटर अब उसका है। ली दाफू अकड़ गया। उसका चेहरा बिगड़ गया। वो बहाने बनाने लगा, कहने लगा कि ये सब गलतफहमी है और पूछने लगा कि क्या बात इतनी दूर तक ले जाना जरूरी है। लेकिन भीड़ देख रही थी और चेन की शांत निगाह ने साफ कर दिया कि इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। चेन ने उससे पूछा कि जब वो पहले दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहा था तब उसने पीछे हटने के बारे में क्यों नहीं सोचा। उसी पल एक और नोटिफिकेशन आया,
स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, इम्पेशेंस +8। भीड़ में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला कि जो आदमी अपनी जुबान नहीं रख सकता उसे यही मिलना चाहिए। किसी ने कहा कि ये उसके कर्मों का फल है। ये बातें सुनकर ली दाफू का चेहरा गुस्से से तड़प उठा। उसने पलटकर चिल्लाया कि चेन हद पार कर रहा है और कहा कि वो उसे फेस दे रहा था। फिर बिना चेतावनी उसने चेन पर मुक्का चला दिया। चेन ने आसानी से वार रोक लिया और एक ही झटके में उसका हाथ मोड़ दिया। एक तेज चीख गूंजी और ली दाफू जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहता हुआ। एक नया नोटिफिकेशन उभरा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, पेन +73। दांत पीसते हुए ली दाफू आखिरकार झुक गया। वो चिल्लाया कि वो जनरेटर अभी शिफ्ट कर देगा और चेन से रुकने की भीख मांगने लगा। चेन ने शांति से कहा कि जल्दी करे। उसने याद दिलाया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उसने ठंडे स्वर में जोड़ा कि जनरेटर के बिना आने वाले दिनों में जिंदा रहना मुश्किल होगा। भावनाओं की एक और लहर उमड़ी, ह्यूमिलिएशन +30, पेन +86, फियर +101। चेन ने बिना भाव बदले देखा। सब कुछ बिल्कुल उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। तभी उसका फोन फिर बजा। ये लियू वानकिन थी। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अनजान आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वे डेट कलेक्टर्स जैसे लगते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। उसने तो बस कुछ साइन किया था। चेन को जवाब पहले से पता था। वो बस हल्के से मुस्कुराया और चुपचाप सुनता रहा। ये भी प्लान का हिस्सा था और अभी तो शुरुआत थी। उस बैड गर्ल ने गुस्से में पूछा कि दाहाई गैंग के लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं और क्या चेन ने उससे झूठ बोला है। उसकी आवाज में शक और नाराजगी थी। चेन ने शांति से कहा कि वो ज्यादा न सोचे। उसने कहा कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया है, दिल खोल कर दिया है, तो वो झूठ कैसे बोल सकता है। उसके शक पर वो ऊपर से आहत सा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि वे गैंग के बेवकूफ उससे भी ज्यादा इम्पेशेंट निकले। उसने उससे पूछा कि क्या पीछा करने वालों को उसका पता मालूम है और उन्होंने उससे क्या कहा। बैड गर्ल ने बताया कि उन्हें अभी उसका एड्रेस नहीं पता और वो गलियों से घूमकर उन्हें चकमा दे आई है। उसने चेन को चेतावनी दी कि वो उसके साथ चाले ना चले और सच बताने को कहा। चेन ने भरोसा दिलाया कि वो बेवजह सोच रही है और शायद उसने किसी और को गलत समझ लिया। बात करते हुए उसने जानबूझकर अपने आसपास रखा खाना और सप्लाईज कैमरे में दिखाए। जैसे ही उसकी नजर पड़ी उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि अब उसके पास इतना सब कैसे है। चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चाहता था कि वो खुद देखे। उसने बस इतना कहा कि उसके पास इससे भी ज्यादा है। बैड गर्ल अंदर से हिल गई। बढ़ती गर्मी और घटते सप्लाईज के दौर में ऐसा खाना सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। वो सोचने लगी कि उसने ये सब कहाँ से जुटाया। क्या सच में वो बड़ा हाथ मार चुका है। चेन ने शांति से ड्रिंक का एक घूंट लिया और कहा कि ऐसे मौसम में इसका स्वाद कमाल का है। फिर उसने उसके सामने प्रीमियम खाना खाने लगा। जैसे ही उसने सैल्मन देखा उसकी आंखें चमक उठीं। वो चाहत छुपा नहीं पाई और मान लिया कि वो सच में चाहती है। चेन ने नरमी से पूछा कि जहां वो रह रही है वहां खाने का इंतजाम ठीक है या नहीं। उसने कहा कि वो अकेले रहने से डर रही है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। उसकी आवाज कमजोर और बेबस लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर कदम सोच समझकर चल रही थी। फिर उसने इशारा किया कि वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ रह सकती है, ये कहते हुए कि वो उसका साथ देगी। उसकी आवाज मुलायम और लुभावनी थी। चेन कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने कॉल काट दी। चेन ने धीरे से फोन नीचे रखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हुक, लाइन एंड सिंकर। लियू वैनकिंग, तुम सच में बहुत सस्ती हो। चेन ने उसे वापस कॉल किया और कहा कि मौसम और भी गर्म होने वाला है। उसने याद दिलाया कि वो हमेशा कहती थी कि एक लड़की को अपना पता यूं ही नहीं देना चाहिए, रहस्यमयी बनकर उसे आने नहीं देती थी। अब उसने उससे एड्रेस भेजने को कहा। उसने कहा कि तापमान थोड़ा गिरने पर वो उसे लेने आ जाएगा। बैड गर्ल का रवैया तुरंत बदल गया। उसने कहा कि अब हालात दूसरे हैं, सिचुएशन स्पेशल है। वो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसके अलावा किस पर भरोसा करे। उसने तुरंत एड्रेस भेज दिया और उसे आने को कहा। चेन ने कहा कि वहीं लुकी रहे, इधर उधर ना जाए और अच्छी लड़की बनकर उसका इंतजार करे। फोन काटने के बाद बैड गर्ल ने मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि सिंप तो हमेशा सिंप ही रहेगा। थोड़ा सा मीठा दे दो, दुम हिलाता हुआ दौड़ा चला आएगा। उधर चेन सब कुछ साफ साफ समझ रहा था। उसे याद आया कि कैसे वो पहले घमंडी बनी रहती थी, उसे कभी अपने कंपाउंड में घुसने तक नहीं देती थी, और अब बस थोड़े से खाने के लिए वो खुद अपना एड्रेस सौंप रही थी। ये कॉन्ट्रास्ट उसे हंसी दिला रहा था। उसने फोन रखा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत की आवाज आई, पूछते हुए कि क्या वो अंदर आ सकती है। वो बगल वाली आंटी वांग थी। चेन ने दरवाजा थोड़ा खोला। उसने तुरंत शिकायत शुरू कर दी कि उसका एसी खराब हो गया है और गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। बच्चों से भी सहा नहीं जा रहा। उसने कहा कि थोड़ी देर अंदर बैठने दे, आखिर पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। चेन ने शांति से उसे देखा और याद दिलाया कि जब वो छोटा था वो और उसकी मां नीचे प्लास्टिक की बोतलें चुनते थे।
तब उसी ने उंगली उठाकर उन्हें भिखारी कहा था और सिक्योरिटी गार्ड से भगा दिया था। वो याद उसे असहज कर गई। उसने जल्दी से कहा कि वो बहुत पुरानी बात है और चेन को दिल का कठोर बताते हुए ताना मारा। चेन ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि शायद वो सच में दिल का सख्त है, लेकिन कम से कम उसके पास अब एसी है, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आंटी वांग गालियां देती रहीं, उसे निर्दयी कहती रहीं, उसके माँ बाप को कोसती रहीं, लेकिन चेन को अब कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नोटिफिकेशन चुपचाप उभरा। डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, एंगर +18। डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, एंगर +20। चेन का मन शांत था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो सिर्फ उन्हीं की मदद करेगा जो इसके काबिल है, बाकी सब अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद चेन ने आराम से फोन निकाला, सिम कार्ड बदला और कंप्यूटर ऑन किया। उसने एक कॉल की। उसका लहजा साधारण था, जैसे किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। उसने सामने वाले से कहा कि उसे लियू वानकिंग का एड्रेस पता है और भेज चुका है। उसने ये भी जोड़ा कि वो अकेली रहती है और ढूंढना आसान है। कॉल खत्म होने के बाद चेन पीछे टिक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर आसमान अभी भी आग उगल रहा था। हवा भारी और दम घोटू थी, लेकिन उसे अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। अब गर्मी उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसके सीने में फैल रही शांति के सामने बाहर की दुनिया फीकी लग रही थी। उसने हल्की सांस ली और सोचा कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला है। जैसे जैसे रात उतरी, शहर की लाइट्स एक एक करके जलने लगीं। तापमान अभी भी ऊंचा था, हवा बेचैन थी, लेकिन उस घुटन भरी गर्मी के नीचे कुछ और भी खतरनाक चुपचाप करवट ले रहा था, किसी भी पल फट पड़ने को तैयार। इस बीच लियू वानकिंग शीशे के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो बहुत जल्द चैन श्याओ के एयर कंडीशन्ड फोर्ट्रेस की आरामदायक जिंदगी में शिफ्ट होने वाली है। बिस्तर के किनारे बैठी वो अपनी घमंडी कल्पनाओं में खो गई। उसकी आंखों के सामने तस्वीर उभरती है। चैन श्याओ उसके सामने घुटनों के बल बैठा है, उसकी सेवा कर रहा है। उसके लिए ऐशो आराम से भरी बेफिक्र जिंदगी ही उसके स्टेटस के लायक थी। पूरी तरह रिलैक्स होकर वो पीछे लेट जाती है और एक सिगरेट जलाती है, चैन श्याओ का इंतजार करते हुए। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ये सोचकर कि उसका सिंप आ चुका है, वो नकली मुस्कान के साथ जल्दी से उठती है। दरवाजा खोलते ही वो सामने वाले का मजाक उड़ाने लगती है कि वो कितना बेसब्र है उसे खुश करने के लिए। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी जगह शुद्ध डर और सदमा छा जाता है। सामने चैन श्याओ नहीं, बल्कि मॉब बॉस जैंग यांग और उसके आदमी खड़े थे। डर से कांपती हुई वो हकलाते हुए पूछती है कि उन्होंने उसे ढूंढ कैसे लिया। जैंग यांग बिना किसी दया के उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और याद दिलाता है कि दहाई गैंग का बकाया पैसा आज ही चुकाना है। लियू वानकिंग घबराकर फर्श पर गिर जाती है। वो चिल्लाती है कि पैसा चैन श्याओ ने उधार लिया था और उसी ने उसे धोखे से पेपर्स पर साइन करवाया था। वो गिड़गिड़ाकर उनसे कहती है कि चैन श्याओ को ढूंढे। उसकी सफाइयों में कोई दिलचस्पी ना लेते हुए जैंग यांग कॉन्ट्रैक्ट उठाकर दिखाता है। वो गरजता है कि चूंकि साइन उसी ने किए हैं, इसलिए कर्ज की जिम्मेदारी भी उसी की है। मॉब बॉस अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अपार्टमेंट में तलाशी लो और जो भी कीमती मिले सब उठा ले जाओ। जैसे जैसे गुंडे फर्नीचर और सामान घसीट कर ले जाने लगते हैं, एक बेबस लियू वानकिंग चीखती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो जोर देती है कि वो अभी चैन श्याओ को कॉल कर रही है और वो जल्द ही पैसे लेकर आ जाएगा। लेकिन जैंग यांग आराम से उसके सोफे पर बैठ जाता है। वो उसकी लग्जरी हैंडबैग्स और ज्वेलरी को टेबल पर इकट्ठा करने लगता है। लियू वानकिंग कांपती हुई उसके सामने खड़ी रहती है, जबकि वो उसके सामान का मुआयना करता है। जैंग यांग एक हैंडबैग उठाकर तिरस्कार से कहता है कि ये कबाड़ तो उसके ब्याज तक को कवर नहीं करता। लालची मुस्कान के साथ वो याद दिलाता है कि उसके आदमी इस भयानक गर्मी में खाली हाथ लौटने नहीं आए हैं। वो उठता है और उसकी विशाल परछाई लियू वानकिंग पर पड़ती है। डर के मारे वो पीछे हटती है, गिड़गिड़ाती है कि वो पास ना आए और पैसा चैन श्याओ के पास है। जैंग यांग क्रूर मुस्कान बनाए रखता है, हालात का मजा लेते हुए। घबराकर लियू वानकिंग सौदेबाजी की कोशिश करती है। वो बताती है कि चैन श्याओ के पास भारी मात्रा में सप्लाईज जमा है। वो उन्हें रुकने को कहती है, ये बताते हुए कि वो जल्द ही उसे लेने आने वाला है। वो चैन श्याओ का नंबर डायल करती है, लेकिन सामने से ऑटोमेटेड वॉइस आती है, नंबर अनअवेलेबल। पसीना उसके चेहरे से टपकने लगता है। वो फोन स्क्रीन को घूरती रहती है, कॉल का कोई जवाब नहीं आता। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। सच्चाई धीरे धीरे उस पर टूट पड़ती है। वो हकलाते हुए कहती है कि कोई फोन नहीं उठा रहा। उसका पूरा संयम टूट जाता है। उसकी आंखों में शुद्ध दहशत भर जाती है। ये सब कैसे हो गया? गैंग को रोकने के लिए वो जबरन कांपती हुई मुस्कान लाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि चैन श्याओ बस बिजी है और वो तुरंत दोबारा कॉल करेगी।
ज़ैंग यांग का सब्र टूट जाता है। वो बेरहमी से सच्चाई उगल देता है। वो कहता है कि वो बेवकूफ़ है जो ये नहीं समझ पाई कि चैन शियाओ ने जानबूझकर उसे कर्ज पर साइन करवाया ताकि खुद बच सके। लियू वानकिंग वहीं जमी रह जाती है। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे पूरी तरह धोखा दिया गया है। अचानक ज़ैंग यांग उसे बालों से पकड़कर निर्दयता से खींचता है। दर्द से चीखती हुई लियू वानकिंग खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है कि उन्हें चैन श्याओ को ढूंढना चाहिए क्योंकि उसी के पास कीमती सप्लाईज हैं। उसकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए मॉब बॉस उसे घसीटता हुआ बेडरूम की ओर ले जाता है। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। बाहर फर्श पर लियू का टूटा हुआ फोन पड़ा रह जाता है। उधर चैन शियाओ अपने फोर्टिफाइड एयर कंडीशनड सेफ हाउस में आराम से बैठा है। हाथ में वाइन का गिलास लिए वो लियू वानकिंग के बारे में सोचता है। उसे संतोष है कि वो आखिरकार वही दुख झेल रही है जिसकी उसने व्यवस्था की थी। बाहर शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन उसका अपार्टमेंट रोशनी और सुरक्षा का अकेला प्रतीक बना हुआ है। वापस लियू के अपार्टमेंट में सब कुछ हो चुका है। ज़ैंग यांग बिस्तर के किनारे बैठा है, पीठ उसकी ओर, शर्टलेस। लियू वानकिंग बिस्तर पर सिकुड़ी हुई पड़ी है, फूट फूट कर रो रही है। ज़ैंग यांग कॉफी का कप उठाता है, उसकी बेताब गिड़गिड़ाहट में दिलचस्पी लेते हुए। वो झुकता है, उसे जबरन अपनी ओर देखने पर मजबूर करता है और मांग करता है कि वो ठीक ठीक बताए कि चैन शियाओ के पास कौन कौन सी सप्लाईज हैं। उसकी गर्दन दबाते हांफती हुई लियू वानकिंग घबराकर गिनाने लगती है। एयर कंडीशनिंग, आइस कोल्ड ड्रिंक्स और ढेर सारा खाना। वो रोते हुए कहती है कि उसके पास सब कुछ है। वो सप्लाईज की मात्रा पर जोर देती है, इस उम्मीद में कि ये जानकारी उसे और दर्द से बचा लेगी। ज़ैंग यांग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो नीचे उसकी ओर देखता है और कहता है कि भले ही उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने उसे सही निशाने की ओर इशारा कर दिया है। संतुष्ट होकर ज़ैंग यांग उसे बिस्तर पर फेंक देता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली है। अब चैन शियाओ को निशाना बनाना ही अगली प्राथमिकता है। वो रोती हुई औरत के ऊपर खड़ा होता है, लालची मुस्कान के साथ, चैन शियाओ के फोर्ट्रेस को हथियाने की योजना बनाते हुए। वो अपने आदमियों को जाने का हुक्म देता है, अगले शिकार की ओर बढ़ने के लिए। दरवाजा बंद हो जाता है। अपार्टमेंट खामोश और तबाह पड़ा रहता है। अंधेरे में अकेली लियू वानकिंग चोटों से भरी हुई सिमट जाती है। उसके आंसू अब शुद्ध नफरत में बदल जाते हैं। गुस्से से कांपती हुई वो चैन शियाओ को कोसती है। वो कसम खाती है कि उसे धोखा देने की कीमत वो भयानक मौत से चुकाएगी। रात के समय सड़क बिल्कुल शांत थी। दोनों तरफ ऊंची ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग्स खड़ी थीं। खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी और खाली सड़क पर कई परछाइयां आगे बढ़ रही थीं। चमचमाते पॉलिश जूते जमीन पर पड़े और उनके कदमों की आवाज तेजी से गूंज उठी। आगे अंधेरे में ग्रुप चल रहा था। एक आदमी सबसे आगे था, आत्मविश्वास से बोलते हुए। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ैंग यांग था, और उन्हें रास्ता दिखाने वाली वही औरत थी जिसने पहले चेन शाओ के घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन जिसे मना कर दिया गया था। उसने आगे की ओर इशारा किया और कहा, यही जगह है, चेन शाओ यहीं रहता है। उसने दावा किया कि चेन शाओ के घर में दिन रात एयर कंडीशनिंग चलती रहती है और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। फिर उसका लहजा कड़वा हो गया। उसने शिकायत की कि चेन शाओ बेहद कंजूस है, एक घूंट पानी तक शेयर नहीं करता। ये सुनकर ज़ैंग यांग ने ठंडा सा ठहाका लगाया और उस औरत से कहा कि उसने अच्छा काम किया है। उसने वादा किया कि जैसे ही सप्लाईज मिलेंगी उसे ढेर सारे फायदे दिए जाएंगे। ये सुनते ही वो औरत आगे झुकी, चापलूसी भरी मुस्कान के साथ ब्रदर ज़ैंग को धन्यवाद दिया। उसने उसकी दरियादिली की तारीफ की और कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो इतना बड़ा बॉस बन पाया। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरने लगी। उसने कल्पना की कि जब वो बॉस ज़ैंग के साथ चेन शाओ के घर पहुंचेगी तो चेन शाओ तुरंत घुटनों के बल गिर जाएगा। वो रो रो कर माफी मांगेगा, अपनी जान की भीख मांगेगा। चेन शाओ कहेगा कि उससे गलती हो गई है और अब से उसका घर उन्हीं का है, वो जहां कहेंगे वहीं रहेगा। उस औरत के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि इस बार वो देखेगी कि चेन शाओ कितना एरोगेंट रह पाता है। ज़ैंग यांग का पूरा ग्रुप चेन शाओ के घर के सामने पहुंच गया। सब वहीं रुक गए। ज़ैंग ने ऊपर अपार्टमेंट की ओर देखा, ठुड्डी को छुआ। उसके चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने कहा कि चेन शाओ के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो पीछे रुक गया और दो आदमियों को हथियार पकड़ाकर आगे भेजा जांच करने के लिए। एक आदमी उत्साह से आगे बढ़ा और चिल्लाया कि वो ब्रदर ज़ैंग के लिए दरवाजा तोड़ देगा। वो दौड़ते हुए आगे गया और लात मारने के लिए पैर उठाया। उसी पल उसके पैर के नीचे अचानक नीली बिजली चमक उठी, चिंगारियां फूट पड़ी। उसका पैर हवा में ही जम गया। वो आदमी दर्द से चीख उठा। बिजली उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका हथियार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पास खड़ा दूसरा आदमी हाथ में ब्लेड लिए हैरानी से उसे तड़पते हुए देखता रहा। वो आदमी झटके खाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग नीचे पड़े शरीर को देखकर गालियां देने लगे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, पूछने लगे कि उसे अचानक क्या ऐंठन हो गई।
नीली बिजली अब भी उसके शरीर पर रेंग रही थी। वो जमीन पर फैला पड़ा था, उंगलियां हिलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही दो आदमी झुककर उसे उठाने के लिए उसके कपड़े पकड़ते हैं, बिजली फिर से तेज हो जाती है। दोनों लोग भी जबरदस्त करंट की चपेट में आ जाते हैं। वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, मदद की गुहार लगाते हुए, जबकि बिजली उनके शरीर को और कसकर जकड़ लेती है। ये देखकर बाकी लोग अपनी जगह जम जाते हैं। उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। इसी पल ऊपर रूफटॉप से एक छोटा लाउडस्पीकर बिना आवाज के बाहर निकलता है। सब एक साथ ऊपर देखते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरे खाली पड़ जाते हैं। अचानक लाउडस्पीकर चालू होता है। चैन शाओ की खुशमिजाज आवाज रात में गूंज उठती है। वो गुड लक, जॉय, लव और प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दोहराता रहता है। चारों दिशाओं में फैलने की बातें करता है। मैसेज बार बार चलता रहता है। लहजा शांत और उत्सव जैसा है, जो इस तनाव भरी रात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसी समय जमीन पर नीली बिजली फट पड़ती है। बिजली बेकाबू होकर चारों तरफ फैल जाती है। तीनों लोग करंट से उछलकर हवा में उछलते हैं। दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। एक आदमी तड़पते हुए चिल्लाता है। बिजली उसके शरीर में दौड़ती है। बिजली की कड़कड़ाहट सारी आवाजों को दबा देती है। जैंग यांग डर और गुस्से में गालियां देता हुआ पीछे लड़खड़ाता है, किसी तरह संतुलन बनाए रखता है। बाकी लोग हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर फैली बिजली देखते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं। नीले इलेक्ट्रिक आग जमीन पर जिंदा सांपों की तरह रेंगते हैं, रास्ता रोक लेते हैं। इसी दौरान चैन शाओ के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन उभरता है। उसमें लिखा होता है कि इंटेंस नेगेटिव इमोशन डिटेक्ट हुई है। शॉक +45, फिर +36, फिर +22। अफरा तफरी से दूर अपने शांत कमरे में चैन शाओ आराम से कुर्सी पर टिका हुआ था। उसके पैर ढीले पड़े थे, एक हाथ में रिमोट कंट्रोल था। सामने स्क्रीन पर बाहर का पूरा सीन साफ दिख रहा था, हमलावर बिजली से तड़पते हुए। वो शांत भाव से देखता रहा। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। हल्के मजाकिया लहजे में उसने कहा कि उनकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। उसने इशारा किया कि उनमें से एक ने तो सीधा प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक ग्रिड पर पैर रख दिया था। बाहर जैंग गुस्से में आगे बढ़ा, हथियार कसकर पकड़े हुए। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने ऊपर चिल्लाकर चैन शाओ से कहा कि ये सारे ट्रिक्स बंद करे। उसने कहा कि कर्ज चुकाना एक प्रिंसिपल की बात है। उसने मांग की कि चैन शाओ पैसे लौटाए ताकि मामला खत्म हो सके। उसके पास खड़ी औरत तुरंत बोल पड़ी। उसने चैन शाओ की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया कि उसके पास रेनोवेशन के लिए पैसा है। उसने तिरस्कार से पूछा कि उसके पेरेंट्स ने उसे कैसे पाला है। नीचे खड़े सब लोग ऊपर घूरने लगे। उनका गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। अंदर अपार्टमेंट में चेन शाओ कुर्सी पर शांति से बैठा था, एक पैर दूसरे पर रखा हुआ। उसके हाथ में हरा पॉप्सिकल था। उसका चेहरा ठंडा और संयमित था। बाहर का शोर उसे जरा भी परेशान नहीं कर रहा था। उसने स्थिर आवाज में ब्रदर जैंग को संबोधित किया। उसने कहा कि उसके अपार्टमेंट की मार्केट प्राइस 4 मिलियन है। ये रकम 3.5 मिलियन के कर्ज को चुकाने के लिए काफी से भी ज्यादा है। चेन शाओ के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने आगे कहा कि जहां तक लियू वांगक्विन के कर्ज की बात है, वे खुद जाकर उसे ढूंढे। उसने पूछा कि उस मामले से उसका क्या लेना देना। ये सुनकर बाहर सड़क पर खड़ा ज़ैंग यांग इमारत को घूरता रह गया। उसका चेहरा सख्त हो गया, पसीना माथे से बहने लगा। उसकी आंखें गुस्से और अविश्वास से फैल गईं। उसके दिमाग में विचार उथल पुथल मारने लगे। उसे समझ आ गया कि इस हालात में सप्लाईज ही सब कुछ है। पैसा अब पहले जैसा मायने नहीं रखता। उसका जबड़ा कस गया। गुस्सा और बेबसी मिलकर उसे चुपचाप दांत पीसने पर मजबूर कर रही थी। अंदर चेन शाओ आराम से पॉप्सिकल होठों तक ले गया। उसने शांत लहजे में कहा कि समझदार आदमी हालात के आगे झुकना जानता है। उसने कहा कि वो अच्छे मूड में है, इसलिए चाहता है कि वे अच्छे से अलग हो जाएं। उसकी नज़रें ठंडी रहीं। उसने चेतावनी दी कि अगर वे फिर भी परेशानी खड़ी करेंगे तो वो इतना पोलाइट नहीं रहेगा। ये कहते हुए चैन शाओ ने बिना हिचकिचाए टेबल पर रखा लाल बटन दबा दिया। बाहर नीली बिजली जमीन पर फट पड़ी। बिजली हर दिशा में बेकाबू फैल गई। तेज चीखें गूंज उठीं। लोग करंट से तड़पने लगे। इलेक्ट्रिक आर्क्स हवा में मरोड़ खाते हुए टूटने लगे। एक आदमी बदहवास होकर चिल्लाया कि वो अब और नहीं सह सकता। उसका शरीर बिजली से ऐंठने लगा। नीली रोशनी में उसकी हड्डियां तक झलकने लगीं। हवा में लाल सिस्टम पैनल उभरे, वार्निंग्स चमकने लगीं। इंटेंस नेगेटिव इमोशंस डिटेक्टेड। पेन तेजी से बढ़ रहा था, उसके बाद गहरी डिस्पेयर। ब्रदर जैंग और बाकी बचे आदमी जमे खड़े रहे, अपने आदमी की हालत देखते हुए। आखिरकार जैंग यांग पलटा और पीछे हटते हुए गुस्से में चिल्लाया। उसने चैन शाओ को कोसा और चीख कर कहा कि दाहाई गैंग उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वे रात के अंधेरे में भाग गए। उसी वक्त एक और सिस्टम पैनल चुपचाप उभरा, इंटेंस एंगर की सर्ज को रिकॉर्ड करते हुए। इन सब के बीच चैन शाओ अंदर ही रहा, शांत, अडिग। वो बाहर का कियोस्क खत्म होते हुए देख रहा था। ये सब देखकर उस औरत का चेहरा डर से मुड़ गया। उसकी आंखें कांपने लगीं, गहरे साए उन पर छा गए। उसके भावों में सदमा और नफरत साफ दिख रही थी।
ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर वही अकेली खड़ी रह गई। ऊपर इमारत की ओर देखते हुए उसे महसूस हुआ जैसे चेन शाओ का गुस्सा आसमान से आग की तरह बरस रहा हो। अगले दिन एक वार्निंग पैनल उभरा। उसमें दिखाया गया कि तापमान 52 तक पहुंच चुका है। सूरज की रोशनी चुभने वाली थी। इमारतें सफेद और पीले उजाले में नहाई हुई थीं। सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन गर्मी ने सब कुछ बेजान और दम घोटू बना दिया था। अंदर अपार्टमेंट में चेन शाओ आराम से सोफे पर लेटा था। हाथ में खाने का कटोरा था। वो शांति से खाते हुए बोला कि ये काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। टीवी पर न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर चेतावनी दे रहा था कि हाल ही में हीट स्ट्रोक से कई लोग मर चुके हैं। नागरिकों को सलाह दी जा रही थी कि बाहर निकलने से बचें। स्क्रीन पर टेम्परेचर चार्ट दिख रहा था, जो फिर से 52 पर टिक गया था। इसी बीच टेबल पर रखा चेन शाओ का फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। उसने हल्का सा सिर घुमाकर फोन की ओर देखा। स्क्रीन होम ओनर्स ग्रुप के मैसेजेस से भर चुकी थी। एक के बाद एक सब उसका नाम लेकर मैसेज कर रहे थे। पहले वाली औरत ने उसे इनह्यूमन कहा। लिखा कि उसके पास खाना, पानी और एयर कंडीशनिंग है, जबकि बूढ़े और बच्चे गर्मी से मर रहे हैं। दूसरा मैसेज आया, उसे सेल्फिश बताया गया। कहा गया कि वो पड़ोसी कहलाने लायक नहीं है। और लोग जुड़ते गए। किसी ने लिखा कि ऐसे असाधारण समय में रिसोर्सेज शेयर करना जरूरी है, वरना वो कातिल से अलग नहीं है। किसी ने लिखा कि वे गर्मी से मरने वाले हैं और पूछा कि क्या उसे जरा भी शर्म आती है। एक और ने सीधे आदेश दिया कि चेन शाओ बाहर आए और सबको जवाब दे। चेन शाओ ने शांति से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरे हाथ से उसने फोन स्क्रीन पर उंगली फेरी, बिना जल्दबाजी के मैसेजेस स्क्रॉल करता रहा। जैसे जैसे मैसेजेस बढ़ते गए, सिस्टम पैनल्स एक एक करके उभरे। एक पैनल ने इंटेंस नेगेटिव इमोशंस डिटेक्ट होने की सूचना दी। तुरंत दूसरा पैनल आया, और भी ज्यादा एंगर। फिर अचानक एक बड़ा रेड सिस्टम विंडो प्रकट हुआ। उसमें लिखा था कि टोटल नेगेटिव इमोशन वैल्यू 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है और रिवॉर्ड्स की गणना की जा रही है। ये सब देखते हुए शायद चेन शाओ इन रिवॉर्ड्स को पाने के बाद ये सोचने लगा कि अब वो ग्रुप चैट में एक प्रपोजल भी डाल सकता है। वो सुझाव दे सकता है कि जो भी उस बूढ़ी डायन जैसी औरत और उस बदमाश सुपरमार्केट वाले को सबक सिखाएगा, उसे 2 दिन का खाना और पानी मिलेगा। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी जो वे लोग अभी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चैन शाओ को पूरा यकीन था कि ये तरीका बेहद असरदार होगा। सबसे बढ़िया बात यह थी कि अगर वो इसे सही से लागू करे तो ये एक फेयर पनिशमेंट भी बन जाएगा। उसके बाद वो सबको कंट्रोल कर सकता था, शायद थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकता था। ऐसे में शेयरिंग सच में एक अच्छी चीज बन जाती। अपने सप्लाइज के सामने खड़े होकर उसने फोन निकाला और वहां ढेर सारी पड़ी पागलपन भरी शानदार चीजों की कई तस्वीरें खींची। फिर उसने वे तस्वीरें ग्रुप चैट में डाल दी और लिखा कि हाँ, उसका स्टॉक पाइल सच में काफी बड़ा है और अगर किसी को कुछ चाहिए तो वे साइन अप कर सकते हैं। तुरंत ही एक औरत ने रिप्लाई किया, बोली कि वो साइन अप कर रही है और उससे थोड़ी मदद करने की भीख मांगी। वही बूढ़ी औरत भी बोल पड़ी, कहने लगी कि छोटा चैन आंटी को थोड़ा खाना भेज दे क्योंकि उसकी टांगे ठीक नहीं है। वो शॉपकीपर बॉस भी कूद पड़ा और मांग करने लगा कि चैन शाओ पहले उसे पानी के 2 कार्टन्स लाकर दे। किसी और ने जल्दी से साइन अप +1 लिख दिया। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। चेन शाओ ने जवाब दिया कि सबको समझना चाहिए वो कोई चैरिटी नहीं चला रहा। अगर किसी को कुछ चाहिए तो बराबर वैल्यू की चीज एक्सचेंज करनी होगी, वरना कोई डील नहीं। और वो फ्री लूडर्स को बिल्कुल मना करता है। जैसे ही ये मैसेज आया, शॉपकीपर बॉस फट पड़ा। उसने चेन शाओ को छोटा ब्रैट कहा, उसे सेल्फिश बताया और बोला कि अगर वो अब भी अच्छा नेबर कहलाना चाहता है तो जल्दी से सप्लाई शेयर करे। वही बूढ़ी औरत भी कूद पड़ी। उसने सबको चेन शाओ का असली चेहरा दिखाने की बात कही और आरोप लगाया कि वो मरते हुए लोगों को बचाने से मना कर रहा है। उसने उसे बद्दुआ दी, कहा कि उसे उसका कर्मा जरूर मिलेगा और वो ये सब अपनी आंखों से देखना चाहती है। एक और आदमी ने चैन शाओ को धमकी दी, बोला कि अगर वे भूख से मर गए तो उसे भी चैन से जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चैन शाओ को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बस फोन एक तरफ रख दिया, पूरी तरह अनइम्प्रेस्ड। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग इतने बेकार कैसे हो सकते हैं। उसी पल एक नया नोटिफिकेशन उभरा। उसमें लिखा था, नेगेटिव इमोशन वैल्यू हैज रीच्ड 3000। साथ ही एक स्किल अपग्रेड अनाउंस हुआ, स्पेशल कट बिगिनर लेवल। उसका इफेक्ट बताया गया कि यह हवा में एक माइक्रोस्कोपिक रिफ्ट बनाता है जो 3 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी चीज को काट सकता है। चैन शाओ को यह बेहद दिलचस्प लगा। वो इस सो कॉल्ड स्पेशल कट के बारे में और गहराई से सोचने लगा। पास में एक सेब पड़ा देख उसने तुरंत ट्राई किया। एक ही पल में सेब बिना किसी मेहनत के साफ सुथरा 2 टुकड़ों में कट गया। ये इफेक्ट पागलपन की हद तक जबरदस्त था। चैन शाओ बुदबुदाया, अब ये मजेदार होता जा रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी पावरफुल चीज मिलेगी, लेकिन ये सच में बहुत कूल थी।
उसने महसूस किया कि अगर वे माफिया वाले उसे ज्यादा परेशान करें तो वो इसे उन पर भी इस्तेमाल कर सकता है। बाहर अब सिर्फ कुछ ही गाड़ियां चल रही थी। उन्हीं में से एक से लियू नाम की औरत उतरी। उसने बेहद फ्लैशी और सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन दिखावा धोखा दे सकता है। वो उसी तरह की बुरी औरत थी जिससे लोगों को दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे। उसे ज्यादा देखना भी खतरनाक था, क्योंकि कोई उसे पसंद करने लग सकता था। जब तक किसी को ये भ्रम ना हो कि वो उसे ठीक कर सकता है, बेहतर है कि उससे कोई रिश्ता ना रखा जाए। कार में एक और आदमी भी था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि चैन शाओ से बदला कैसे लिया जाए। वो भी बाहर आया और छोटे जैंग से पूछा कि क्या वो चैन शाओ जिसके बारे में उसने बताया था यहीं रहता है। जैंग ने कहा हाँ, सबसे अंदर वाली बिल्डिंग में। जब वो ये अपने बॉस को बता रहा था, बॉस ने लियू की ओर देखा और पूछा कि क्या चैन शाओ कभी उसका आदमी था। उसने कहा कि वो चैन शाओ के घर पर रेड करने जा रहा है और पूछा कि क्या उसे बुरा लगेगा। ये सुनकर लियू पहले चौंक गई, फिर तुरंत संभल गई। उसने कहा कि अभी उसके दिल में सिर्फ वही है और किसी और के लिए कोई जगह नहीं। उसने कहा कि वही सबसे अच्छा है और वही इकलौता आदमी है जिसे वो कभी चाह सकती है। उसने ये भी जोड़ा कि जहां तक चैन शाओ की बात है, वो बस एक बेकार कचड़ा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि आज चैन शाओ का अंत तय है। वो चाहती थी कि आज ही उसका पूरी तरह सफाया हो जाए। वो इस आदमी से और चिपकने को भी तैयार थी, बस उसे जल्दी एक्शन लेने के लिए उकसाने के लिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, शॉपकीपर अचानक दौड़ता हुआ आया। उसने उत्साह से पूछा कि क्या बिग ब्रदर चेन शाओ के लिए आया है। उसने बताया कि वे इस कॉम्प्लेक्स के होम ओनर्स हैं और चेन शाओ को सबक सिखाने में मदद करने को तैयार हैं। उसके पीछे एक और आदमी ने तुरंत हामी भरी। उसने कहा कि वे इस इलाके को अच्छे से जानते हैं और अगर चेन शाओ भागने की कोशिश करे तो उसका रास्ता रोक सकते हैं। बॉस ने सिर हिलाया और कहा कि अगर वे चेन शाओ को पकड़ने में मदद करेंगे तो वो उसके कमरे की सप्लाईज में से कुछ उन्हें भी देगा। शॉपकीपर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने जोश से धन्यवाद दिया और बॉस को आगे चलने को कहा, बताते हुए कि उसे शॉर्टकट पता है। वो बेहद उतावला था। वो चाहता था कि चेन शाओ को जल्द से जल्द सजा मिले और हर तरह से मदद करने को तैयार था। आसपास बाकी लोग भी जो मिल सकता था लूटने की कोशिश करने लगे। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता उसे पीट कर हटा दिया जाता। अब कोई शेयर नहीं करना चाहता था। हर कोई बस सब कुछ खुद के लिए चाहता था। जब माफिया बॉस और शॉपकीपर आगे बढ़े, शॉपकीपर ने अचानक आगे इशारा किया और घबराकर बोला कि ये उसका घर है और वे एक ही साइड पर हैं। बॉस ने ठंडे लहजे में कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि अब से पूरी बिल्डिंग लियू की है। वही बूढ़ी औरत गुस्से से फट पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कभी उन्हें प्रवोक नहीं किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चाहती थी कि ये सब चैन शाओ के साथ हो, खुद के साथ नहीं। लेकिन ये माफिया वाले थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उनके पास ताकत थी, लोग थे, इसलिए वे जो चाहे छीन लेते थे। माफिया बॉस आखिरकार टूट गया। वो पछतावे में ढह गया और मान लिया कि वो गलत था। उसने कहा कि उसे उन स्क्रैप्स का लालच नहीं करना चाहिए था। अब सब कुछ खत्म हो गया था, यहाँ तक कि जिंदा रहने का रास्ता भी। उसने देखा कि बूढ़ी औरत को गुंडे पीट रहे थे और बाकी लोग भी जमीन पर बेबस पड़े थे। वो चिल्लाता रहा कि वो सच में अंधा था और उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसे जानवरों पर भरोसा कैसे कर लिया। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। माफिया वाले तलवारों के साथ इकट्ठा हुए। बॉस सबसे आगे खड़ा था और वही बुरी औरत उसके बिल्कुल पास। उस बुरी औरत को जो चाहिए था वो मिल चुका था। अब उसे सिर्फ बदला चाहिए था। सब बाहर खड़े होकर बिल्डिंग की ओर देख रहे थे, तभी अचानक ऊपर से कुछ जोर से गिरा। अंदर से चेन शाओ ने एक काउच सीधा नीचे फेंक दिया। खाना आराम से खाते हुए उसने नीचे झांक कर पूछा, क्या सब मुझे ही ढूंढ रहे हैं। वो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा हो। बॉस ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि मौत सर पर खड़ी है, फिर भी चेन शाओ नाटक कर रहा है। उसने कहा कि सप्लाई सौंप दे तो वो कम से कम उसकी लाश सही हालत में छोड़ देगा। वही औरत पास खड़ी आगे क्या होगा ये देखने लगी। चेन शांत रहा। उसने धीरे से कपड़े से मुंह पोंछा और कहा कि क्या उनके पेरेंट्स ने उन्हें बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए। उसने कहा कि खाना खाते वक्त किसी को डिस्टर्ब करना बेहद बदतमीजी है और पूछा कि क्या ये गुंडे इतनी सी बात भी नहीं समझते। ये सुनते ही बॉस पूरी तरह भड़क उठा। उसने गालियां दी और सबको आदेश दिया कि चेन शाओ को जितना चाहे पीटे। गुंडे एक साथ टूट पड़े, लेकिन चेन शाओ आराम से पंचेस से बचता रहा, प्लेट हाथ में पकड़े हुए। उसका बैलेंस हास्यास्पद रूप से अच्छा था। एक आदमी उस पर झपटा। चेन शाओ ने उसका सिर पकड़ा और सीधे जमीन पर दे मारा। दूसरा आदमी भारी हथियार लेकर झूला। चेन शाओ ने वार से बचकर उसे जोरदार लात मारी और वो आदमी समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। फिर पीछे से एक और हमलावर कुल्हाड़ी लेकर चेन शाओ पर वार करने लगा। चेन शाओ ने सोचा कि क्या वे सच में उसे स्पेशल सेगमेंटेशन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो संभला, तैयार हुआ। अचानक एक बोतल बॉस और उस औरत की ओर उड़ती हुई आई। वे उलझन में उसे देखने लगे। अगले ही पल पूरा इलाका घने धुएं से भर गया। वो एक स्मोक ग्रेनेड था।
बॉस खांसने लगा और चिल्लाया कि ये टीयर गैस है। उसने कहा कि इस बच्चे का कोई हेल्पर है और तुरंत रिट्रीट का आदेश दिया। ग्रुप में अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। यहां तक कि चैन शाओ भी अचानक मोड़ से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हंगामे में कुल्हाड़ी वाला अपना वार चूक गया और हथियार जमीन पर गिर गया। तभी एक और आवाज आई। उसने कहा कि चैन शाओ ने जो बवाल मचाया है वो छोटा नहीं है। उसने ये भी जोड़ा कि चैन शाओ की स्किल्स काफी इंप्रेसिव है। चैन शाओ ने उसकी ओर देखा और कहा कि वो बस एक ही बात जानना चाहता है। उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। उस आदमी ने जवाब दिया कि बात गन्स की है। उसने पूछा कि क्या चैन शाओ को अब भी वे चाहिए। उसने कहा कि उसके पास बढ़िया माल है। उसने साफ कर दिया कि वो सिर्फ डील जारी रखना चाहता है। उसे हथियारों या बिजनेस को लेकर कोई झगड़ा नहीं चाहिए। उसकी नज़र में ये जगह बिल्कुल वही थी जहां उसके हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। वो आदमी मू चैंग चेन शियाओ के हाथ में पकड़े ग्रे कूलर को देख रहा था। उसकी आंखों में मानो चमक आ गई हो। मू चैंग के लिए जो वो देख रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चेन शियाओ यूं ही आराम से बर्फ ठंडा पानी आगे बढ़ा रहा था। मू चैंग अपनी हैरानी मुश्किल से रोक पाया। वो चिल्ला उठा कि ऐसे समय में आइस कोल्ड पानी पी पाना ही असली आरामदायक जिंदगी की परिभाषा है। वो चेन शियाओ को ऐसे देख रहा था जैसे वो लग्जरी का कोई देवता हो। लेकिन चेन शियाओ को ये स्मॉल टॉक पसंद नहीं आई। उसने सीधे मुद्दे पर वार किया। उसने पूछा कि मू चैंग सच में यहाँ क्यों आया है और उसे याद दिलाया कि ये उसकी टेरिटरी नहीं है। उस तीखे दबाव के नीचे मू चैंग का नाटक टूट गया। उसने अपना असली मकसद बता दिया। उसने समझाया कि लियू हाईफेंग नाम का एक आदमी हाल ही में उसके बिजनेस में घुसपैठ कर रहा है और उसका मुनाफा छीन रहा है। मू चैंग कई दिनों से लियू हाईफेंग पर नजर रखे हुए था और उसने एक कीमती बात खोजी थी। लियू हाईफेंग ने हाल ही में बहुत बड़ी मात्रा में प्योरिफाइड वाटर जमा कर रखा था। अब तस्वीर साफ होने लगी। मू चैंग पास झुका जैसे कोई साजिश करता हो और धीरे से अपना प्रपोजल फुसफुसाया। उसे लियू हाईफेंग के अंडरग्राउंड बिजनेस का पूरा लेआउट पता था। प्लान सीधा था। चेन शियाओ किसी तरह पानी निकालता। वे उसे कुछ समय के लिए चेन शियाओ के सेफ हाउस में स्टोर करते और बिक्री का काम मू चैंग संभालता। ये एक मजबूत हाइस्ट जैसा लग रहा था। चेन शियाओ चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानकारी को तौल रहा था। उसने मन ही मन माना कि ये बात सच है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा था, पानी ही एकमात्र हार्ड करेंसी बन चुका था। ज्यादा पानी होना कभी नुकसान नहीं देता। मू चैंग ये सोचते हुए कि उसने चेन शियाओ को फंसा लिया है, हामी भरने का इंतजार करने लगा। चेन शियाओ ने कहा कि कोऑपरेशन ठीक है। मू चैंग को राहत मिली। उसे लगा कि उसने एक ताकतवर पार्टनर पा लिया है। लेकिन तभी चेन शियाओ ने हथौड़ा गिरा दिया। उसने प्रॉफिट स्प्लिट की शर्त रखी, 9-1। मू चैंग जम गया। वो चेन शियाओ को घूरता रह गया, जैसे उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया हो। 9-1? उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। वो अविश्वास में फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि 90% मुनाफा मांगना तो सीधी लूट है। चेन शियाओ की पलक तक नहीं झपकी। वो बस मुड़ा और चलने लगा। कंधे के ऊपर से उसने ठंडी चेतावनी फेंकी, नहीं मानना तो फिर बात करने को कुछ नहीं। अचानक चेन शियाओ के सिर के ऊपर नीला सिस्टम इंटरफेस चमका। उसने मू चैंग से आ रही तेज नेगेटिव इमोशन डिटेक्ट की। शॉक। चेन शियाओ को 40 पॉइंट मिले। ये बेरहमी सचमुच फायदा दे रही थी। मू चैंग का गुस्सा पल भर में घबराहट में बदल गया। उसे समझ आ गया कि उसके पास कोई लेवरेज नहीं है। उसे चेन शियाओ की ताकत की जरूरत थी, चेन शियाओ को उसके प्लान की नहीं। अपनी सारी इज्जत भूलकर मू चैंग जमीन पर गिर पड़ा। उसने चेन शियाओ की टांग कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थी। वो किसी बेताब बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहा था। वो घबराकर नेगोशिएशन करने लगा। 8-2, 8-2 ठीक है। मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट दे दो, मुझे भी तो खाना है। जब वो चेन शियाओ की पैंट से लटका हुआ था, उसके अंदर के विचार साफ थे। उसे एहसास हो गया था कि चेन शियाओ का एरोगेंस खाली नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस तभी हो सकता है जब उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड हो। सेफ हाउस में वापस माहौल बदल चुका था। अब वो डेस्परेट बेगिंग नहीं, बल्कि टेंस नेगोशिएशन थी। मू चैंग खुद को समेटकर जितनी इज्जत और प्रॉफिट बचा सकता था बचाने की कोशिश करने लगा। वो चेन शियाओ के सामने बैठा था, जो आराम से सोफे पर पसरा हुआ था। मू चैंग ने कॉम्प्रोमाइज रखा, 8-2 का स्प्लिट। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने अपनी किस्मत आजमाते हुए एक और शर्त जोड़ दी। भविष्य के किसी भी माल में पहला चुनाव उसका होगा। चेन शियाओ को सिर्फ स्क्रैप्स मिलेंगे। ये किसी ऐसे आदमी के लिए काफी हिम्मती बात थी जो अभी अभी जमीन पर रो रहा था। लेकिन चेन शियाओ की चुप्पी भारी थी। आखिरकार मू चैंग ही टूट गया। उसने हार मानते हुए बुदबुदाया, ठीक है, तुम जीत गए। उसे समझ आ गया था कि इस साझेदारी में उसके हाथ में शून्य लेवरेज है। चेन शियाओ ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने डील कंफर्म की और तुरंत मिशन पर आ गया।
पहला स्टेप, उसने कहा, स्ट्रॉन्ग होल्ड का स्ट्रक्चर और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पता करना। रात में बाहर का दृश्य। दोनों अजीब साथी एक रूफटॉप पर बैठे थे। नीचे ल्यू हाईफेंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड फैला हुआ था। ऊपर से देखने पर वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जंग और लोहे का किला लग रहा था। मू चैंग ने लेआउट बताया। आगे का हिस्सा ट्रेडिंग एरिया था। वहीं हताश लोग जो कुछ भी उनके पास था पानी के बदले में बदलते थे। लेकिन असली इनाम पीछे था। मू चैंग ने फैसिलिटी के पीछे इशारा किया, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टैंक्स और शिपिंग कंटेनर्स अंधेरे में खड़े थे। वहीं वाटर स्टोरेज एरिया था। हालांकि एग्जैक्ट स्टॉकपाइल की जगह अभी भी रहस्य थी। जैसे जैसे वे पेरीमीटर स्कैन कर रहे थे, लियू हाईफेंग के ऑपरेशन की सच्चाई साफ हो रही थी। भारी हथियारों से लैस गार्ड्स गश्त कर रहे थे। शॉर्ट गन्स उनके कंधों पर टिकी थीं। लेकिन यहां सिर्फ सामान का व्यापार नहीं होता था। मू चैंग ने कड़वाहट से बताया कि कई महिलाओं को पकड़कर लाया गया था। उन्हें अपर मैनेजमेंट के लिए स्पेशल सर्विसेज देने पर मजबूर किया जाता था। कपड़े पहने औरतों की एक कतार खड़ी थी। उनके चेहरे टूटे हुए थे। एक आदमी सूट में आक्रामक तरीके से ल्यू वान क्विंग को संभाल रहा था। चेन श्याओ ने काफी देख लिया था। उसने प्लान बताया। वो अंदर घुसकर पानी की जगह ढूंढेगा। सिग्नल मिलते ही म्यू चैंग पेरीमीटर पर केओस मचाएगा ताकि गार्ड्स बट जाएं। म्यू चैंग ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। तुम अकेले? उसने अविश्वास से पूछा। इतना पानी अकेले कैसे ले जाओगे? सामान्य इंसान के लिए यह सही सवाल था, लेकिन चेन श्याओ सामान्य नहीं था। मेरे पास तरीके हैं, उसने बस इतना कहा और रूफटॉप से कूदकर नीचे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंधेरे में गायब हो गया। चेन श्याओ जमीन पर उतरा। अब वो काले टैक्टिकल आउटफिट और कैप में था, चेहरा छुपा हुआ। वो आरामदायक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, जो तुरंत ध्यान खींचता था। एक गार्ड ने उसे देख लिया। तुम रुको, गार्ड चिल्लाया। तुम पहचान में नहीं आ रहे? नए हो? आईडी कहाँ है? चेन श्याओ जरा भी नहीं घबराया। उसने एक साधारण कार्ड उठाया। उसकी आवाज शांत थी। बॉस लियू ने मुझे पानी का स्टॉक गिनने भेजा है। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। इतना घटिया झूठ अपमानजनक था। पानी गिनने? तुम क्या किसी बच्चे को बेवकूफ समझते हो? चैन श्याओ के ऊपर नीला सिस्टम इंटरफेस चमका। डिटेक्टेड नेगेटिव इमोशन, मॉकरी, +5। टोपी के नीचे चैन श्याओ की आंखें सिकुड़ गईं। वो उनसे विश्वास की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसे बस उन्हें पास चाहिए था। उसके मन में ठंडा विचार उभरा। पहले मैंने स्पेशल कट से सिर्फ सेब काटे थे, आज कुछ और कटेगा। एक झटके में उसने अपनी शक्ति छोड़ी। नीली ऊर्जा की एक लकीर हवा में चीरी और गार्ड के आर पार निकल गई। शिंग! टेस्ट खत्म हो चुका था। कत्लेआम शुरू हो गया था। बेरहमी से उसने पेट्रोलमैन को गिरा दिया। अंधेरे में सिस्टम इंटरफेस चमक उठा। हॉरर +50, पेन +50। गार्ड चीखने तक का समय नहीं पा सके। उनकी दहशत चेन श्याओ के पॉइंट्स में बदल रही थी। वो इंडस्ट्रियल मेज में आगे बढ़ता गया। एक गार्ड ने निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन बहुत धीमा था। ट्रिगर दबाने से पहले ही वो गिर चुका था। एक और गार्ड को एहसास हुआ कि वो किसी इंसान से नहीं, राक्षस से लड़ रहा है। उसका दिमाग टूट गया। चेन श्याओ को भारी रिवॉर्ड्स मिले। फियर +100, डिस्पेयर +100। अब पूरी बेस जाग चुकी थी। कोई अंदर घुस आया है, जल्दी घेरो! मेटल कंटेनर से आवाजें गूंज रही थीं। अब सिर्फ पिस्टल्स नहीं थे, हैवी वेपन्स टीम आ गई थी। एक आदमी के कंधे पर रॉकेट लॉन्चर था। एक इंट्रूडर को कुचलने के लिए बड़े हथियार निकाले जा चुके थे। चेन श्याओ जानता था कि संकरे कॉरिडोर में आरपीजी का सामना करना बेवकूफी है। वो छाया में फिसल गया। ठंडी दीवार से टिककर उसने सांस संभाली और हालात को परखा। फैसिलिटी गार्ड से भर चुकी थी। फ्लैशलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। टीम्स बड़े पानी के टैंक्स के आसपास खोज कर रही थीं। तभी एक हल्की आवाज आई। चेन श्याओ मुड़ा। एक औरत क्रेट्स के पीछे छुपी थी। उसने होठों पर उंगली रखी। श्श! वो ली यूयू थी। चेन श्याओ उसके पास झुका। उसकी आवाज धीमी थी। तुम यहां क्यों हो? ली यूयू की आंखें डर से भरी थी। मुझे पकड़ लिया गया था। और तुम? तुम्हें भी? चेन श्याओ ने सवाल नजरअंदाज किया। उसकी प्राथमिकता एक ही थी। पानी कहाँ रखा है? ली यूयू ने सिर हिलाया। डर की जगह दृढ़ता आ गई। हां, मुझसे सफाई करवाई जाती थी। मैंने लेआउट समझ लिया है। मैं तुम्हें ले चलूंगी। उस पल चेन श्याओ को स्ट्रॉन्ग होल्ड का सबसे कीमती गाइड मिल चुका था। लेकिन तभी क्लैंग! एक मेटल बकेट गिर गया। खामोशी में वो आवाज गोली जैसी लगी। वहां कोई है, जल्दी! गार्ड्स ने हथियार घुमा दिए। अब चुपचाप रहने का समय नहीं था। चेन श्याओ लही यूयू का हाथ पकड़ा। वे दौड़ पड़े। इंट्रूडर होते हुए भी चेन श्याओ ऐसे चल रहा था जैसे जगह उसकी हो।
मेरे पीछे आओ, उसने कहा। इस रास्ते कैमराज नहीं है। वे सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट से गुजरे। गीले कोनों से चूहे भागे। चैन श्याओ जानता था कि सिविलियन को फायर फाइट में घसीटना खतरा है। उसने एक सुरक्षित जगह पर रुककर कहा, यहां छिपो, मेरे आने तक इंतजार करो। उसे आगे का रास्ता अकेले साफ करना था। अब वो एक रीइंफोर्स्ड वाल के सामने खड़ा था। उसने की या हैंडल ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। उसने हाथ उठाया। नीली ऊर्जा हथेली पर घूमने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ उसने दीवार को चकनाचूर कर दिया। कंक्रीट और मेटल हवा में फट गए। शॉक वेव कॉरिडोर में दौड़ गई। धूल बैठी भी नहीं थी कि दूसरी तरफ का गार्ड पीछे लड़खड़ा गया। डर से उसकी शॉटगन कांप रही थी। कौन है? तुम अंदर कैसे आए? वो धुएं में घूर रहा था। उसे आदमी की उम्मीद थी, लेकिन अंधेरे से जो उसे देख रहा था वो कहीं ज्यादा डरावना था। एक चमकती लाल आंख, जैसे अबिस से निकला डेमन। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई विराम नहीं। चैन श्याओ बिजली की तरह आगे बढ़ा। लाल ऊर्जा की एक लकीर हवा चीरती हुई चली। गार्ड ने हथियार उठाने की कोशिश की। बेकार। चैन श्याओ पहले ही आगे निकल चुका था। वार सर्जिकल प्रेसिजन और एग्जीक्यूशनर की ताकत से पड़ा। एक पल को दुनिया थम गई। गार्ड खड़ा रह गया, आंखें फैली हुई, पसीना बहता हुआ। फिर उसे गले पर ठंडा एहसास हुआ। अंधेरी ऊर्जा की एक जलती रेखा। जैसे जैसे उसकी जिंदगी बुझी, उसकी दहशत सिस्टम में बहती गई। नीला इंटरफेस चमक उठा। डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन। शॉक +120, फियर +120, पेन +120। चैन श्याओ सिर्फ दुश्मनों को हराता नहीं था, वो उनकी निराशा काटकर अपनी ताकत की सीढ़ी बनाता था। ली यू छुपी हुई बैठी थी। वो आगे झांकती है और चिंता करने लगती है। उसे लगता है कि चैन शियाओ को अंदर गए काफी समय हो गया है और वो सोचती है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वो बेहद बेचैन है और दिल ही दिल में दुआ करती है कि सब ठीक हो। लेकिन जब वो ध्यान से अंदर देखती है तो वो पूरी तरह सिहर जाती है। पूरा इलाका तबाही से भरा हुआ है। वो यकीन नहीं कर पाती कि वो क्या देख रही है। हर चीज उजड़ी हुई लगती है। अचानक उसकी नजर एक आकृति पर पड़ती है जो सीधा उसकी ओर चल रही होती है। वो घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है और हमला करने ही वाली होती है। फिर उसे एहसास होता है, वो चैन शियाओ है। चैन शियाओ शांत स्वर में कहता है कि सब संभाल लिया गया है और अब उन्हें चलना चाहिए। वो तुरंत मुड़ता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो एक गन निकालता है, उसे हवा की ओर तानता है और फायर करता है। गोली हवा में ही फट जाती है। वो औरत ये देखकर स्तब्ध रह जाती है, लेकिन चैन शियाओ हंसने लगता है क्योंकि उसे ठीक ठीक पता है कि उसने क्या किया है। बाहर मू कसांग ये सिग्नल देख लेता है और तुरंत समझ जाता है। वो कहता है कि चैन शियाओ सच में कमाल का है, उसकी आवाज़ में सच्ची तारीफ होती है। फिर वो अपनी डिस्ट्रक्शन प्लान शुरू करता है। वो पहले से तैयार की गई कई बॉटल जमीन पर फेंकता है। हर तरफ धमाके और अफरा तफरी मच जाती है। पूरा इलाका तेजी से आग की चपेट में आ जाता है। लोग आग की चीख पुकार करने लगते हैं और उसे बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। जैसा प्लान था, सबका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। केओस फैलते ही चैन शियाओ और वो औरत आसानी से अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ जाते हैं। वो औरत रास्ता दिखाते हुए कहती है कि इस गली से होते हुए वे साउथ गेट के बाहरी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक पीछे से एक और औरत दौड़ती हुई आती है। वो चैन शियाओ को पुकारती है और गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे भी साथ ले चले। वो लियू वानक्विंग है, उसकी XGF। चैन शियाओ तुरंत पलटता है और उसे पहचान लेता है। वो फिर से भीख मांगती है, कहती है कि वे कभी लवर्स थे और उनके पास्ट के लिए उसे साथ ले जाए। वो पास आती है और वादा करती है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल ले तो वो उसके नाम पर लोन लेने की बात कभी नहीं उठाएगी। चैन शियाओ ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसे हालात की जरा भी समझ नहीं है। ये सुनते ही वो औरत टूट जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि वे उसे रोज मजबूर करते हैं, बूढ़े आदमियों की सेवा करने को कहते हैं। अगर वो विरोध करे तो मारते हैं और भागने की कोशिश करे तो पकड़कर वापस घसीट लाते हैं। वो कहती है कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है। वो चैन शियाओ से उसे अपने साथ रखने की भीख मांगती है और वादा करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। चैन शिया उसे देखता है और उसे उसके किए हुए सब कुछ याद दिलाता है। वो पूछता है कि क्या उसने कभी आज के दिन के बारे में सोचा था, जब उसने उसके पास पैसे न होने पर उसका मजाक उड़ाया, जब उसे सिम्प कहा, जब उसकी पीठ पीछे बूढ़ों के साथ सोई और जब उसने लियू हाईफेंग को सीधे उसे मारने के लिए ले आई। ये सुनते ही वो बुरी औरत सच में डर जाती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसके किए हुए पाप माफी के काबिल नहीं है। चैन शियाओ और गहराई से सोचता है। उसके दिमाग में उसकी पिछली जिंदगी की यादें उभर आती हैं। वो सोचता है कि जब उसने तब उसे टुकड़ों में काटा था, क्या उसने कभी सोचा था कि आज का दिन आएगा। उसने उसके साथ बहुत ज्यादा भयानक काम किए थे। अब वो चाहे जो कहे, उसे माफ करना नामुमकिन है। वो खुद को काबू में रखता है क्योंकि वो हिस्ट्री को दोहराने नहीं दे सकता। चैन शियाओ ठंडेपन से उसे एक तरफ धकेल देता है और कहता है कि उसकी एक्टिंग अब भी उतनी ही लाउजी है। फिर वो दूसरी औरत की ओर मुड़ता है और कहता है कि उन्हें चलना चाहिए।
वो औरत जमीन पर पड़ी उस बुरी औरत को देखती है और मन ही मन उम्मीद करती है कि वो इससे कुछ सीखे और कभी ऐसी न बने। उसी पल वो बुरी औरत अचानक भड़क उठती है। वो चिल्लाती है कि अगर चैन शिया उसे जीने नहीं देगा तो किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन, हेट्रेड प्लस 999। पूरा मीटर भर जाता है। थोड़ी देर बाद इलाके का बॉस आ पहुंचता है। पहला सवाल वही करता है, पानी कहाँ है और क्या उसका पानी अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि यही इस समय उसकी सबसे कीमती कमोडिटी है। जब वे दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर की तबाही देखते हैं तो उनके दिल बैठ जाते हैं। कुछ भी नहीं बचा होता। फिर उनकी नज़र दीवार पर लिखे शब्दों पर पड़ती है। साफ लिखा होता है कि बॉस लियू का पानी ले जाया जा चुका है और अगली बार पानी नहीं, उसकी जान ली जाएगी। लियू हेफिन पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो चिल्लाता है, पूछता है कि ये किसने किया। उसका गुस्सा हद से पार हो जाता है। तभी जमीन पर पड़ी लियू वोंगक्विंग बोल उठती है। वो बॉस लियू से कहती है कि ये सब चैन शाओ ने किया है। वो दावा करती है कि उसने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चैन शाओ ने उसे घायल किया और लियू को ट्रैश कहा। वो लियू से चिपक जाती है, जानबूझकर उसे और भड़काती है। वो कहती है कि चैन शाओ ने कहा था कि लियू ऐसे रिसोर्सेज रखने के लायक ही नहीं है। वो आग में घी डालती रहती है और जोड़ती है कि चैन शाओ सबको खत्म करना चाहता है। ये सुनते ही लियू का गुस्सा पूरी तरह फट पड़ता है। वो सबको साउथ गेट की तरफ चलने और चैन शाओ को मार डालने का हुक्म देता है। पूरे इलाके में भारी हलचल मच जाती है। आदेश मिलते ही लोग इकट्ठा होने लगते हैं। चैन शाओ और दूसरा आदमी ये मूवमेंट तुरंत नोटिस कर लेते हैं। वो आदमी समझते हुए टिप्पणी करता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही पूरी ताकत बॉस के पीछे इकट्ठा होती है, चैन शाओ शांत स्वर में बुदबुदाता है कि बॉस लियू तेज चलता है, फिर भी वो पहले से तैयार है। लियू आगे इशारा करता है और आदेश देता है, उसे पकड़ो। पीछे खड़े सभी लोग बिना काबू के दौड़ पड़ते हैं। उनका गुस्सा उफान पर होता है, लेकिन यही बात चैन शाओ के लिए फायदे की होती है। वो शांत रहता है और आराम से जमीन पर एक मशाल फेंक देता है। तुरंत आग की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। भीड़ को रुकना पड़ता है। वे आग के पीछे फंस जाते हैं। बॉस चिल्लाता है कि वो चैन शाओ को खत्म करके ही मानेगा। उसी पल एक और नोटिफिकेशन आती है, डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन, हेट्रेड 999। अब दो लोगों की नफरत पूरी तरह मैक्स हो चुकी होती है, लेकिन चैन शाओ आराम से खड़ा रहता है। वो बॉस लियू को धन्यवाद देता है और कहता है कि वो खुशी खुशी इन इमोशन पॉइंट्स को लेकर और मजबूत बनेगा। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है, डिंग, नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स हैव रीच्ड 3000, न्यू स्किल अनलॉक्ड, स्पेशल बैरियर। कोजी शेल्टर के अंदर वो आदमी एक छोटी सी पार्टी कर रहा होता है। वो हंसता है और कहता है कि अभी जो हुआ वो बहुत ज्यादा औसम था। वो मजाक करता है कि ओल्ड डॉग लियू शायद अभी अपनी जगह तोड़ रहा होगा। वे तरह तरह के शानदार डिशेस खाते हैं, बाहर की जानलेवा गर्मी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए पार्टी करते हैं। खाना इतना लाजवाब लगता है कि देखकर ही मन ललचा जाए। लेकिन अफसोस, असली खाना सामने ना हो तो बस कल्पना ही की जा सकती है। फिर भी कहानी आगे बढ़ती है। ये सब देखकर वो औरत दिल से चैन शाओ का धन्यवाद करती है। वो कहती है कि अगर वो ना होता तो पता नहीं वो कितने समय तक उस नर्क में फंसी रहती। वो बेहद आभारी है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो यहाँ तक कहती है कि वो उसके लिए खाना बनाएगी। वो हर तरह का खाना बना सकती है। वो बस उसे खुश देखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि लड़कों को घर का खाना पसंद होता है। चैन शाओ मुस्कुराता है और कहता है कि वे पुराने क्लासमेट्स हैं, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वो उसकी कृतज्ञता समझता है, लेकिन चाहता है कि वो आराम करे और खुद को सुरक्षित महसूस करे। वो औरत जोर देकर कहती है कि ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है। वो कहती है कि उसने उसे महसूस कराया कि इस दुनिया में अब भी भरोसे के काबिल लोग हैं। वो आदमी बीच में बोलता है और कहता है कि हीरो सेविंग द ब्यूटी वाला मूव भी काफी इंप्रेसिव था। वो मजाक में चैन शाओ से डिटेल्स मांगता है। उसे यकीन नहीं होता कि चैन शाओ ने अकेले पूरा रिजर्वॉयर खाली कर दिया। वो सोचता है कि क्या ये कोई क्रेजी मैजिक है। कुछ पल के लिए कमरा शांत हो जाता है। चैन शाओ बस इतना कहता है कि उसके अपने तरीके हैं। वो आदमी से कहता है कि उसे इतना पानी सेफली बेचने का तरीका सोचने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी एक पल के लिए जम जाता है। उसे एहसास होता है कि चैन शाओ सही कह रहा है। इतनी मात्रा में पानी बेचकर उसका सोर्स छुपाना आसान नहीं होगा। फिर चैन शाओ आराम से उस औरत से उसके जूनियर हाई के बाद के जीवन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद उसके बारे में उसने कुछ नहीं सुना। वो हिचकिचाती है, फिर बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद उसके परिवार पर भारी मुसीबत आ गई थी। उसके माता पिता एक साथ गायब हो गए थे। यादें उसे घेर लेती हैं और वो फिर से घबराने लगती है। फिर भी वो खुद को संभालती है, क्योंकि वो जानती है कि चैन शाओ सच जानने का हकदार है। लेकिन तभी बाहर आग की लपटें उठने लगती हैं। वे जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं कर पाते। बाहर देखकर वो आदमी बोल उठता है कि पूरा इलाका जल रहा है। आग पूरी तरह काबू से बाहर है। ये साफ है कि जिन लोगों का पानी गया है वे या तो उसे वापस चाहते हैं या सब कुछ जला देना चाहते हैं। लपटें भड़कती हैं। चैन शाओ, वो औरत और वो आदमी बाहर देखते रहते हैं। आग भयानक होती है। अफरा तफरी में लोग तड़पते दिखते हैं। एक आदमी बच्चे को गोद में लिए मदद के लिए चिल्ला रहा होता है।
वो आदमी अचानक समझ जाता है और कहता है कि इसके पीछे ल्यू हाइफिन है। वो पूछता है कि क्या वो कमीना सच में सबको जिंदा जलाना चाहता है। वो औरत घबराकर पूछती है कि क्या उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन चेन शाओ अपने विचारों में डूबा होता है। उसे एहसास होता है कि ल्यू हाइफिन नैतिकता और मासूम जिंदगियों को रस्सी बनाकर उसे बांधना चाहता है। उसे लगता है कि ये बेकार है। वो सड़ा हुआ भला आदमी नहीं रहा जो पिछली जिंदगी में सबको बचाने की कोशिश में खुद मर गया था। बाहर ल्यू हाइफिन चिल्लाता है कि चेन शाओ बाहर आए। वो धमकी देता है कि अगर वो नहीं आया तो पूरा इलाका राख कर देगा। वो देखना चाहता है कि चेन शाओ का तथाकथित आयरन टर्टल शेल कितनी देर टिकता है। ल्यू का एक आदमी उसकी चापलूसी करता है। बॉस हमेशा की तरह समझदार है। वो जोड़ता है कि अगर आग फैलती रही तो लोग धुएं से ही मर जाएंगे। ल्यू इस तमाशे का मजा लेता है। जैसे जैसे आग बढ़ती है उसका मूड और अच्छा होता जाता है। उसके दिमाग में यही चलता है कि जो उससे भिड़ेगा उसका यही अंजाम होगा। लपटें बढ़ती जाती हैं। पास की इमारतें गिरने लगती हैं। आग और भड़क उठती है। शेल्टर के अंदर वो आदमी घबरा जाता है। वो कहता है कि वे यूं बैठे नहीं रह सकते। गर्मी अंदर तक फैल जाएगी। अगर आग से नहीं मरे तो या तो भुन जाएंगे या दम घुट जाएगा। चेन शाओ बस मुस्कुराता है। उसके पास पहले से प्लान होता है। उसके दिमाग में आता है कि हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स में वो इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपनी सेफ हाउस में हाईएस्ट ग्रेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ना लगाए। उसने ये सब बहुत पहले तैयार कर रखा था। यहाँ तक कि कुछ पुराने पीसीज भी चल रहे थे, जैसे विंडोज एक्सपी वाले। फिर वो शांति से एक लाल बटन दबाता है। आमतौर पर लाल बटन दबाने का मतलब होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन इस बार उल्टा होता है। बाहर डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। वे फायर कंट्रोल ग्रेनेड्स छोड़ने लगते हैं। वे विशाल फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह काम करते हैं। घना सप्रेसेंट स्मोक फैल जाता है। जैसे ही धुआं फैलता है आग तेजी से बुझने लगती है। वो आदमी अविश्वास में खड़ा रह जाता है। वो कहता है, होली क्रैप, ये तो नैनो ग्रीड एरोजेल है। उसे यकीन नहीं होता कि चेन शाओ ऐसा कुछ भी हासिल कर सकता है। वो कहता है कि ये सीधा मिलिट्री ग्रेड है। वो मजाक में पूछता है कि क्या चेन शाओ ने किसी आर्मी को लूट लिया है। वो औरत भी स्तब्ध रह जाती है। जैसे जैसे आग बुझती है बॉस और ज्यादा झुंझला जाता है। वो सूंघकर कहता है कि ये बस एक डेस्परेट डेथ स्ट्रगल है, लेकिन साफ है कि वो इसके लिए भी तैयार है। अचानक पास का एक आदमी चुपके से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत से वार करता है। बेकार। बॉस कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वो हमलावर को आसानी से गिरा देता है, फिर सबको आगे बढ़ते रहने का आदेश देता है। वो कहता है कि उसे नहीं लगता चेन शाओ का जंग हमेशा टिकेगा। वो इसे लंबा खींचने को तैयार है। उसके पास खड़ा आदमी घबराकर बताता है कि फ्यूल लगभग खत्म हो चुका है। वो कहता है कि सफेद धुंध बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी पल चेन शाओ की आवाज गूंजती है। वो आराम से पूछता है कि क्या बॉस ल्यू आग से खेलकर थक गया है। वो मजाक करता है कि क्या वो ठंडा होने के लिए अंदर आकर आइस वाटर पीना चाहता है। तुरंत एक नोटिफिकेशन आती है, डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, एंगर, 888। बाहर खड़े लोग जो आग का तमाशा देखने आए थे पूरी तरह निराश हो जाते हैं। आग बुझ चुकी होती है। अब देखने को कुछ नहीं बचता। बॉस के दिमाग में सोच बदलती है। उसे लगता है कि सिर्फ चेन शाओ को मार देना बहुत आसान सजा होगी। वो समझ जाता है कि ये घर फायर प्रूफ है, मजबूत है, पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट है। उसकी नज़र में ये परफेक्ट शेल्टर है और अब वो इसे अपने लिए चाहता है। ब्रूट फोर्स काम नहीं आई, फायर अटैक भी फेल हो गया। तो वो तय करता है कि अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि वो अपनी आखिरी सिविलिटी भी छोड़ दे। वो आसपास खड़े सिविलियंस की ओर देखता है। उनके चेहरों पर डर फैल जाता है। चेन शाओ समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो पहले से हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार है। उसका इरादा अडिग है। जो भी आगे आएगा उसके लिए वो पूरी तरह तैयार है। आसपास आग धधक रही है और वो बेवकूफ बॉस चिल्लाकर कहता है कि चेन शाओ बाहर निकले और देखे कि उसकी वजह से इतने लोग कैसे तड़प रहे हैं। एक आंटी तुरंत रोने चिल्लाने लगती है। चेन को गालियां देती हुई उसे डैम लिटिल ब्रैट कहती है। वो उसे दोष देती है कि उसने बॉस ल्यू को नाराज किया और सबको अपने साथ डुबो दिया, और उसे बाहर आने के लिए चिल्लाती है। एक और आदमी चिल्लाता है कि ल्यू हाइफेंग एक हरामी है और कहता है कि अगर बात यहीं तक पहुंची तो वे सब बाहर निकलकर उससे जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। चेन अपने मन में सोचता है कि दूसरों की जान को ढाल बनाकर ब्लैकमेल करना सबसे पुराना तरीका है। अफसोस की बात है कि इस दुनिया में नरम दिल होना आत्महत्या करने से अलग नहीं है। ल्यू व्यंग में हंसता है और कहता है कि अगर चेन कायर की तरह छिपना चाहता है तो ठीक है, वो पहले इस बूढ़ी चीज से शुरुआत करेगा। वो एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ लेता है जो डर के मारे कांप रहा है और रो रहा है। उसी पल एक आवाज गूंजती है कि ल्यू हाइफेंग ऐसा करने के लिए भयानक अंजाम भुगतेगा। चैन जब वो आवाज सुनता है और दृश्य देखता है तो तुरंत पहचान लेता है, ये ग्रैंडपा वोंग है। उसे याद आता है कि कैसे इस बूढ़े ने कभी उसे पानी दिया था और कहा था कि जिंदा रहो, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। वही याद चैन के दिल में असली गुस्सा जगा देती है।
वो मुड़कर मुकांग से कहता है कि अंदर ही रहो और यूयू की रक्षा करो। वो बॉस ल्यू से हिसाब चुकता करने जा रहा है। बाकी लोग हैरान होकर उसे देखते हैं, लेकिन वे समझ भी जाते हैं। चैन आग के समुद्र में कदम रखते हुए शांति से ल्यू हाईफेंग से कहता है कि उनके बीच जो भी दुश्मनी है वो सिर्फ उन दोनों के बीच है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। ल्यू अब भी बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़े हुए हैं, हाथ में जलती मशाल। चैन की बात सुनकर वो बूढ़े को एक तरफ फेंक देता है और चैन का मजाक उड़ाता है। कहता है कि वो आखिरकार अपनी कछुए की खोल से बाहर रेंग आया। वो पूछता है क्या चैन हीरो बनना चाहता है। फिर वो अपनी शर्तें रखता है, पैसे लौटाओ, पानी सौंपो और अपनी जान यहीं छोड़ दो, शायद तब वो बाकी लोगों को जाने दे। चैन ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। दोनों की नजरें टकराती हैं। फिर चैन हाथ उठाकर सामने इशारा करता है। वो कहता है कि लड़ाई और कत्ल उबाऊ हैं और सिर्फ कर्मा खराब करते हैं। उसे सुनने में आया है कि ल्यू ने शुरुआत एक कसीनो चलाकर की थी, तो क्यों ना बात उसी तरीके से निपटाई जाए जिसमें ल्यू माहिर है। वो एक दांव लगाने का प्रस्ताव रखता है। चैन कहता है कि अगर ल्यू जीता तो उसकी सारी चीजें उसकी होंगी, लेकिन अगर चैन जीता तो ल्यू को ग्रैंडपा वोंग को छोड़ना होगा और इस इलाके से दफा होना पड़ेगा। बॉस ल्यू जोर से हंसता है और तुरंत मान जाता है। वो पासा फेंकता है और कहता है कि पॉइंट्स के साइज पर दाव होगा, एक ही राउंड में जिंदगी या मौत तय होगी। चैन उड़ते हुए पासे को पकड़ लेता है और शांति से कहता है कि वो बिग पर दाव लगा रहा है। वो जोड़ता है कि अब गैम्बलर गॉड का शोडाउन शुरू होने वाला है। दोनों अपनी पोजीशन लेते हैं और एक पल को सच में लगता है जैसे वे जलते युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि किसी कसीनो में खड़े हों। वे जोर से चिल्लाते हुए जुआ शुरू करते हैं। डाइस मशीन चालू होती है और अंदर पासे बेकाबू घूमने लगते हैं। जैसे जैसे पासे लुढ़कते हैं, आसपास के लोग अपने बॉस के लिए चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि बॉस ल्यू जरूर जीतेगा। बॉस ल्यू खुद बेहद आत्मविश्वास से भरा दिखता है। जब पासे रुकते हैं, वो जोर से हंसता है और ऐलान करता है 3 छक्के, सुप्रीम रोल, और चैन हार गया। चैन शांत रहता है और कहता है कि जल्दी मत करो, अभी विजेता तय नहीं हुआ। फिर वो चुपचाप पासों में हेर फेर करता है, अपनी ही चाल से उन्हें हिलाता है। इसके बाद वो पासों को साफ साफ काट देता है और लापरवाही से कहता है कि बॉस लियो के पासे शायद बहुत घटिया क्वालिटी के हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं जब वे देखते हैं कि सारे पासे 2 हिस्सों में कट चुके हैं। कोई चिल्लाता है कि कुल पॉइंट्स 21 बनते हैं, जो उस तथाकथित सुप्रीम रोल से भी बड़े हैं। चैन ऐलान करता है कि बॉस लियू हार गया है और उसे बूढ़े को छोड़ने के लिए कहता है। बॉस लियू आग बबूला हो जाता है। वो चैन पर धोखा देने का आरोप लगाता है और तुरंत उस पर झपट पड़ता है। उसी पल एक नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, एंगर +500। बॉस लियू चाकू लेकर दौड़ता है, चैन को गालियां देता है और उसे मरने के लिए चिल्लाता है। आसपास के लोग डर के मारे चीख पड़ते हैं, लेकिन चैन पूरी तरह शांत रहता है। उसके मन में आता है कि ये उसके नए स्किल को टेस्ट करने का सबसे सही वक्त है। जैसे ही बॉस लियू हमला करता है, चैन आसानी से साइड में हट जाता है। फिर वो डाइस मशीन को पूरी ताकत से फेंकता है, जिससे बॉस लियू दहशत में आ जाता है। मशीन जमीन पर जा गिरती है, धुआं और मलबा उड़ जाता है। सब लोग घबराकर दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं कि बॉस ठीक है या नहीं। धुआं भर जाता है। बॉस लियू खांसते हुए कहता है कि वो ठीक है और 2 लोगों को चैन को ढूंढने का आदेश देता है। जैसे ही धुआं छटता है, वो अचानक चैन को सामने देख लेता है और उसकी ओर इशारा करके सबको उस पर टूट पड़ने का हुक्म देता है। सारे गुंडे पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर देते हैं, चिल्लाते हुए चैन को मारने के लिए बेताब। बॉस लियू हालात की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन कोई जवाब देने से पहले ही एक तेज स्लैश उभरती है और उसके सामने खड़े गुंडे को गिरा देती है। बॉस लियू सन्न रह जाता है। जब धुआं पूरी तरह साफ होता है, चैन वहां खड़ा दिखता है, पूरी तरह सुरक्षित। तभी बॉस लियू एक बड़ा रॉकेट लॉन्चर निकालता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं चैन कितना ताकतवर है, वो इसे डॉज नहीं कर सकता। वो दहाड़ता है और ट्रिगर दबा देता है। रॉकेट उड़ते ही वो चिल्लाता है कि चैन की सारे इनहेरिटेंस अब उसकी होगी। उसी पल एक नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल बैरियर एक्टिवेटेड। एक बैरियर तुरंत चैन के पूरे शरीर को घेर लेता है। रॉकेट का पूरा धमाका उस बैरियर पर लगता है और पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। बॉस लियू घबरा जाता है, उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि चैन ने सच में मिसाइल रोक ली। पहली बार उसे लगता है कि यह आदमी अजय है। चैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि इतने लोगों के सामने हारना मुश्किल रहा होगा। वो पूछता है कि क्या लियू अब वापस बिस्तर पर जाने का सोच रहा है। बोलते बोलते चैन आराम से मिसाइल को कई बार में काट देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। चैन को अपनी ओर आते देख बॉस लियू को पहली बार असली डर महसूस होता है। चैन कहता है कि लियू के पास ढंग का चाकू भी नहीं है और वो उससे शर्तें तय करने के काबिल नहीं है। बॉस लियू के दिल में आता है कि इस आदमी में कुछ बेहद गड़बड़ है। चैन कहता है कि बॉस लियू बार बार उसकी बॉटम लाइन पार करता रहा है और अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। लेकिन अंदर ही अंदर बॉस लियू तेजी से सोच रहा होता है।
उसे एहसास होता है कि उनका ईंधन खत्म हो चुका है और आमने सामने की लड़ाई घाटे का सौदा है। ये लड़का अजीब एबिलिटीज रखता है और उसका सेफ हाउस तो सोने की खदान जैसा है। बॉस लियू फैसला करता है कि चेन शियाओ को मारने से बेहतर है उसे रिक्रूट करना और अपना सारा नुकसान ब्याज समेत वसूल करना। ना चाहते हुए भी वो चेहरे पर नकली मुस्कान लाता है, आंखों में बनावटी चमक। वो कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो कहता है कि वे लड़ते लड़ते दोस्त बन सकते हैं और चेन से डील करने की बात करता है। बॉस लियू आगे समझाता है कि उसे मारने से चेन के हाथ खून से भरेंगे और उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में इंसानी जान सस्ती है, लेकिन वो खुद चेन को बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। फिर वो दवाइयों की बात निकालता है, एक पूरा बैच एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। वो पूछता है कि क्या चेन समझता है कि ये चीज़ें अभी कितनी कीमती हैं। एक छोटा सा इन्फेक्टेड जख्म भी जान ले सकता है। वो ऑफर देता है कि अगर चेन उसे छोड़ दे तो वो दवाइयों का आधा हिस्सा बांट देगा। चेन ध्यान से सुनता है और मानता है कि ऐसे समय में एंटीबायोटिक्स सच में हार्ड करेंसी हैं। वो बॉस लियू को ईमानदारी से बताता है कि उसके पास सिर्फ ये एक कमरा नहीं है और जो कुछ उसने स्टोर किया है वो लियू की कल्पना से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर बॉस लियू चौंक जाता है। वो तुरंत कहता है कि चेन के पास बस खाना और पानी है और दवा के बिना एक बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। वो कोऑपरेशन का सुझाव देता है और बताता है कि दवाइयाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में रखी हैं और पासवर्ड सिर्फ उसे पता है। चेन उसे ठंडी नज़र से देखता है और फिर मान जाता है। कहता है कि आज रात का मामला यहीं खत्म। वो दोस्ताना अंदाज में बॉस लियू के कंधे पर हाथ भी रख देता है। बॉस लियू जल्दी से सहमति जताता है, कहता है कि हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग साफ हो गई। चेन उसे अभी के लिए जाने को कहता है और बोलता है कि डिटेल्स बाद में बात करेंगे। बॉस लियू निकलने लगता है। उसके लोग उलझन में उसे पुकारते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। बॉस लियू बस कहता है चलो, और सब उसके साथ चल देते हैं। चेन उनकी पीठ को जाते हुए ध्यान से देखता रहता है। जब वे काफ़ी दूर हो जाते हैं तो वो धीमे से कहता है कि सिर्फ पासवर्ड उसे नहीं रोक सकता, बिना उसके भी वो दरवाज़ा खोल सकता है। फिर वो मुड़कर वहाँ खड़े लोगों की ओर देखता है, खासकर ग्रैंडपा वोंग को, और उन्हें तसल्ली देता है कि अब सब ठीक है, सब चले गए हैं। चेन की बात सुनते हुए पास खड़ी महिला खुद को संभाल नहीं पाती। डर, घबराहट और बेचैनी से उसका स्टेटस साफ दिखता है, फियर +1000। ग्रैंडपा वोंग बार बार चेन को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि चेन ने उसकी जान बचाई और अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो बस कह देना। वो मानता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, लड़ नहीं सकता, लेकिन पौधे लगाने या छोटे मोटे काम कर सकता है। चेन शाओ नरमी से कहता है कि वो उसकी भावना समझता है और उसे घर जाकर दरवाज़ा बंद करके आराम करने को कहता है। चांद सिर के ऊपर लटका है और रात में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। आखिरकार सब लोग अंदर लौट जाते हैं। वापस चलते हुए एक आदमी बुदबुदाता है कि चेन शाओ ने उसे थोड़ी देर पहले आधा मार ही डाला था। आगे बॉस लियू उनके साथ चल रहा है। वो ताना मारते हुए कहता है कि चेन शाओ बस एक लापरवाह नौजवान है। वो दवाइयाँ बांटने की बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि कोऑपरेशन सिर्फ समय खींचने की चाल थी। उसका मकसद बस चेन को स्टेबलाइज करना था। जैसे ही उसे चेन के सप्लाईज पर हाथ डालने का तरीका मिलेगा वो उसे ठीक से निपटाएगा। वो जोड़ता है कि अगर चेन समझता है कि वो उससे लड़ सकता है तो वो अब भी बहुत कच्चा है। ये सुनते ही उसके गुर्गे चापलूसी करने लगते हैं। एक कहता है बॉस बहुत समझदार है, दूसरा भी हामी भरता है और जोड़ता है कि चेन शाओ ने बॉस लियू से पंगा लिया है तो शायद 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। बॉस लियू का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि चेन शाओ में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ तक कि आर्टिलरी शेल्स भी उसके पास तक नहीं पहुँच पाए। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। वो पाइनएप्पल हेड को आदेश देता है कि अगले कुछ दिनों तक चेन शाओ की पूरी तरह जांच पड़ताल की जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाए, अचानक किसी चीज़ का जोरदार वार उसे लग जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। गुर्गे तुरंत दहशत में आ जाते हैं। कोई चिल्लाता है भागो, कोई चीखता है क्या कोई भूत है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। घबराहट में सब इधर उधर भाग जाते हैं और बॉस लियू को जमीन पर अकेला छोड़ देते हैं। पास की एक इमारत पर एक आकृति शांति से खड़ी है, एक हाथ आगे बढ़ाए हुए। चेन शाओ के रूप में वो शांत स्वर में बॉस लियू को हमेशा के लिए अलविदा कहता है। उसी रात बाद में एक जोरदार घोषणा हर जगह गूंजती है। ये एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन है। कहा जाता है कि ग्लोबल हाई टेम्परेचर फिनोमिनन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कई क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स टूट चुके हैं और इकोसिस्टम कोलैप्स के कगार पर है। अथॉरिटीज औपचारिक रूप से सुझाव देती हैं कि लोग अपनी स्थिति के अनुसार फैसला करें। पहला विकल्प है सरकार द्वारा बनाए गए टेम्पररी शेल्टर्स में उत्तर की ओर माइग्रेट करना। दूसरा विकल्प है जहां है वहीं रहकर रेस्क्यू का इंतजार करना। घोषणा बार बार दोहराती है कि ये ड्रिल नहीं है,
चेन शाओ ये सब सुनता है और गहराई से सोचता है। वो कहता है कि उत्तर की वो तथाकथित प्योर लैंड जल्द ही एक नया पर्गिटोरी बन जाएगी। रेस्क्यू का इंतजार करना तो उससे भी बड़ा भ्रम है। उसके मन में साफ है कि असली नाइटमेयर अभी शुरू ही हुआ है। वो मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता है और शांत मन से विचार करता है। उसे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हीट रेजिस्टेंट म्यूटेंट बीस्ट्स सभ्यता द्वारा बनाई हर चीज को निगलना शुरू कर देंगे। वो ये भी जानता है कि अवेकेंड ह्यूमंस उभरेंगे, फैक्शंस बनाएंगे, रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ इस सेफ हाउस की रक्षा नहीं करनी है, वो इसे अपोकलिप्स में सर्वाइवल के लिए आखिरी फोर्ट्रेस बनाना चाहता है। बाहर बहुत से लोग पहले ही भूख से तड़प रहे हैं। कोई चिल्लाता है कि वे भूख से मर रहे हैं और उनके घर जलकर राख हो चुके हैं। पूछता है चेन शाओ का क्या? कोई और चिल्लाता है कि चेन शाओ अकेले इतना बड़ा मजबूत फोर्ट्रेस कब्जे में लेकर बैठा है, खाना, ड्रिंक और एयर कंडीशनिंग का मजा ले रहा है। भीड़ में गुस्सा बढ़ता ही जाता है। एक आदमी दरवाजे पर जोर जोर से पीटता है और चैन को बाहर आने के लिए चिल्लाता है। वो चैन को दोष देता है कि उसने पहले मदद नहीं की और इसी वजह से सबकी ये हालत हो गई है। वो जवाब मांगता है। दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, कहते हैं कि उन्होंने तय कर लिया है कि चैन को सेफ हाउस शेयर करना होगा। उनका दावा है कि कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए सबको बारी बारी से बाहर रहना चाहिए। अंदर चेन शाओ हल्की मुस्कान के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो आरामदेह संगीत सुनते हुए शांति से घर के काम करता रहता है। वो अपने बनाए अच्छे खाने की एक तस्वीर भी लेता है और उसे पोस्ट कर देता है, फिर आराम से कमेंट स्क्रॉल करता है। रिएक्शंस देखते ही स्टेटस नोटिफिकेशंस उभरते हैं। जेलसी +150, एंगर +130, डिस्पेयर +95। चेन शाओ सोचता है कि अपोकलिप्स में अयोग्य गुस्सा सबसे सस्ती भावना है। बाहर भीड़ सिर्फ चिल्ला सकती है, गालियां दे सकती है और चीजें फेंक कर अपनी भड़ास निकाल सकती है। कुछ लोग तो अपने ही फोन तोड़ देते हैं। एक आदमी अपना फोन फेंक कर गाली देता है और कहता है कि चैन ने टोस्ट लेने से मना कर दिया तो अब उसे फॉरफिट पीना पड़ेगा, और वो कसम खाता है कि शिन को जरूर गिराएगा। इधर चेन शाओ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अबैंडन फैक्ट्री के बारे में सोचता है और तय करता है कि पहले रास्ते की स्काउटिंग करेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, लोग उस पर चीजें फेंकने लगते हैं। उड़ते मलबे के बीच अचानक एक मशेटी सीधा उसकी ओर आता है। चेन शाओ फेंकी जा रही चीजों से बचते हुए देखता है कि कुछ लोग उस पर दौड़ते हुए आ रहे हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर आज उसने घर नहीं छोड़ा तो वे उसे खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही वे चेन शाओ को सीधे अपनी ओर आते देखते हैं, वे सन्न रह जाते हैं। चेन शाओ एक आदमी के हमलावर हाथ को पकड़ता है और जोर से मरोड़ देता है। हथियार जमीन पर गिर पड़ता है। वो आदमी यकीन नहीं कर पाता कि चेन शाओ इतना तेज है। एक और आदमी पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन शाओ उससे भी बच जाता है। पहले आदमी को निहत्था करने के बाद हथियार अब चेन शाओ के हाथ में है। तभी एक और आदमी मौका देखकर झपट पड़ता है। जैसे ही वो वार करने को होता है, चेन शाओ उसे ठंडी नजर से देखता है और लगातार तेज स्लैशेस की बौछार कर देता है। एक पल में सारे हमलावर जमीन पर पड़े होते हैं। गिरे हुए लोगों में से एक कांपते हुए कहता है कि चेन शाओ ने दिन दहाड़े इतने गवाहों के सामने लोगों पर हमला करने की हिम्मत की। उसी पल एक नोटिफिकेशन आता है, फियर +1000। चेन शाओ शांत स्वर में कहता है कि उन्हें मारना उसके हाथ गंदे ही करेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर जमीन पर पड़े लोगों को और ज्यादा अपमान महसूस होता है। चेन शाओ चलते हुए सोचता है कि उन्हें सीधे खत्म करना तो बहुत आसान सजा होती। इस मौसम में घावों का इन्फेक्शन, अल्सर और सेप्सिस उन्हें कुछ ही दिनों में दर्द के साथ सड़ा देगा। बाद में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्री में, जो दिन में भी सील रहती है, चेन एक सर्वेलेंस कैमरा देखता है। वो तुरंत उसे काट देता है और पास का कुछ इक्विपमेंट भी नष्ट कर देता है। वो चुपचाप अंदर घुसता है और चारों ओर देखता है। थोड़ी देर में उसे खांसी आने लगती है और वो समझ जाता है ये पॉइजन गैस है। वो गाली देता है और जान लेता है कि ये एक ट्रैप है और अब वो सच में मुसीबत में है। अचानक उसे पास में और लोगों की मौजूदगी का एहसास होता है। उनमें से एक मास्क पहने हुए दौड़कर आता है और चेन शाओ को कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो चौंक जाता है। वो आदमी शांत स्वर में कहता है कि अब युवक को थोड़ा बेहतर महसूस होना चाहिए। वो समझाता है कि ये नर्व गैस जानलेवा नहीं है, लेकिन बेहद तकलीफदेह है। चेन पूछता है कि वो लोग कौन हैं। उसके मन में सवाल उठता है कि यहाँ गार्ड्स क्यों हैं। लियो हाइफेंग ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। उसे शक होता है कि उस बूढ़े हरामी ने उसे फंसाया होगा, लेकिन ये दोनों खुले तौर पर दुश्मन भी नहीं लगते। मास्क वाला आदमी सिरिंज रखकर महिला को एक और इंजेक्शन देता है और अपना परिचय देता है। वो कहता है कि उसका नाम लिन गुआदोंग है और वो एक बायोमेडिकल रिसर्चर है। चैन चारों ओर देखता है और सोचता है कि ये जगह बेहद अजीब है। हर तरफ अजीब चीजें पड़ी हैं। ये दवाइयों के गोदाम से ज्यादा किसी लेबोरेटरी जैसी लगती है। चलते हुए लिन कहता है कि चैन को वैसे भी दवाइयों की जरूरत है, इसलिए वो जो चाहे ले सकता है। वो इसे सिक्योरिटी मेजर्स के लिए माफी और एक छोटा मीटिंग गिफ्ट बताता है। चैन तुरंत शेल्फ्स चेक करने लगता है और जरूरी दिलचस्प दवाइयां चुनकर अपने बैग में भर लेता है।
कुछ देर बाद वो बैग कंधे पर डालता है और धन्यवाद कहता है। जैसे ही चैन जाने के लिए मुड़ता है, लिन उसे देखते हुए शांत स्वर में कहता है कि वे फिर मिलेंगे। शाम ढल चुकी है, लेकिन रात में भी गर्मी असहनीय है। जब चैन शाओ आखिरकार घर लौटता है तो उसे अचानक बेचैनी महसूस होती है। वो सोचता है कि भले ही प्रोफेसर लिन ने उसकी जान बचाई और मुश्किल नहीं खड़ी की, लेकिन उस आदमी की नज़रें उसे बेहद अजीब लगी थीं। उसी समय होम ओनर्स ग्रुप चैट में एक नोटिफिकेशन आता है। कोई बेसब्री से पूछता है कि किसके पास एंटीबायोटिक्स या हीमोस्टैटिक ड्रग्स हैं, और वो ऊंची कीमत देने को तैयार है। ये देखकर चैन शाओ को तुरंत अभी अभी मिली दवाइयों की याद आती है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ कुछ ही बॉक्स लिए हैं, लेकिन असर तो अच्छा होगा। फिर भी वो तय करता है ये बिक्री के लिए नहीं है। इस एक फैसले से पूरा ग्रुप फट पड़ता है। कोई उसे गालियां देता है और सेल्फिश विलन कहता है। कोई धमकी देता है कि जैसे ही वे ठीक होंगे सीधे उसके दरवाजे पर आएंगे और उसे खत्म करेंगे। कोई और कहता है बस इंतजार करो। नोटिफिकेशंस लगातार आने लगते हैं। एंगर प्लस 99, हेट्रेड प्लस 200, जेलसी प्लस 380। चैन शाओ शांति से इन गालियों को नजरअंदाज करता है और अपने बैग में टटोलने लगता है। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है जब वो एक चीज निकालता है। ये एक ट्रैकर होता है। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि वहां उसे वो क्रीपी एहसास क्यों हुआ था। चैन शाओ शांत मन से ट्रैकर को डिसेबल कर देता है और शुरुआती झटका खत्म हो जाता है और उसकी जगह ठंडी दृढ़ता ले लेती है। उसे एहसास होता है कि प्रोफेसर लिन की तथाकथित दयालुता सिर्फ एक मुखौटा थी और ये तथाकथित मुलाकात दरअसल एक सेटअप थी। अब सच्ची स्थिति साफ हो चुकी है और चैन शाओ चुपचाप आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने लगता है। चेन शाओ ट्रैकर को ध्यान से जांचता है। उसे हैरानी भी होती और शक कि किसी ने ये डिवाइस उस पर बिना बताए लगा दी। डूबते सूरज की तरफ देखते हुए वो इसे नष्ट ना करने का फैसला करता है, बल्कि पूरी स्थिति को एक खेल में बदलने का सोचता है। आत्मविश्वास भरी नज़र के साथ वो स्टॉकर के साथ खेलने का निर्णय लेता है। गली में एक हरे डंपस्टर के पास उसे एक आवारा सफ़ेद बिल्ली दिखती है। बहुत हल्के से चैन शाओ ट्रैकिंग डिवाइस उस बिल्ली की पीठ पर लगा देता है। वो मजाक में बिल्ली से कहता है कि शहर भर में ये डिवाइस उसके लिए घुमाए और बिल्ली बस म्याऊं करके जवाब देती है। बिल्ली पाइपों के सहारे दौड़ पड़ती है, सिग्नल को चेनशाओ से दूर ले जाती हुई। उसी समय एक लैपटॉप स्क्रीन पर वो सिग्नल शहर के नक्शे पर लाल लाइनों का एक अराजक जाल बना देता है। लिन गुआडोंग निराशा से स्क्रीन को घूरता है, अपने टारगेट की बेतरतीब मूवमेंट को समझ नहीं पाता। घर लौटकर चेनशाओ ग्रुप चैट चेक करता है। एक आदमी लगातार मैसेज भेज रहा है, अपने मरते हुए भाई के लिए दवा की भीख मांगते हुए। उसके तुरंत बाद एक महिला बच्चे को गोद में लिए पानी की गुहार लगाती है, बदले में पिक्चर बुक्स देने की पेशकश करती है। चैन शाओ ठंडे भाव से फोन देखता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जहां ये दया दिखाना सिर्फ एक मैनिपुलेशन था। वो एक नफरत भरा मैसेज पढ़ता है जिसमें उसे मॉन्स्टर कहा जाता है कि वो सप्लाईज जमा करके बैठा है जबकि एक बच्चा मर रहा है। वो जरा भी नहीं पिघलता। वो इस मॉरल दबाव को सीधे नजरअंदाज कर देता है। उसकी नज़र एक सर्वेलेंस फोटो पर जाती है जिसमें एक पड़ोसिन चुपके से सप्लाईज के बॉक्स खिसका रही है। चैन शाओ जवाब देता है और वैंग वेई नाम की उस पड़ोसन को एक्सपोज कर देता है। वो उसके स्टॉकपाइल का खुलासा करता है और चुनौती देता है कि पहले वो दान करे, फिर वो मदद करेगा। अपने अपार्टमेंट में वैंग वेई फोन देखकर सन्न रह जाती है। उसे डर के साथ एहसास होता है कि चैन शाओ ने हिडन कैमरा से उसे रिकॉर्ड किया था। उसके सारे राज खुल चुके हैं और वो गुस्से से कांप उठती है। ग्रुप चैट का माहौल पलट जाता है। पड़ोसी अब अपना गुस्सा वैंग वेई पर निकालते हैं, उससे छुपाया हुआ पानी बांटने की मांग करते हैं। कुछ ही पलों बाद हथियारों से लैस कुछ हताश लोग उसके दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। एक कुल्हाड़ी लकड़ी को चीरती है। वैंग वेई दहशत में देखती है कि उसका घर तोड़ा जा रहा है। एक पड़ोसी अंदर घुसकर चिल्लाता है, खाना सौंपने को कहता हुआ। दूसरा आदमी जानलेवा नजर से घूरते हुए चेतावनी देता है कि उन्हें हिंसा पर मजबूर ना करें। वैंग वी डर से सिकुड़ जाती है। भीड़ उसके पास से गुजरती हुई पूरे घर को तहस नहस कर देती है। सप्लाईज लूट लेती है। उसी अफरा तफरी में वही भीख मांगने वाली महिला चुपके से अंदर आती है और लालच में पानी से अपना बैग भर लेती है, अपने बच्चे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। बाद में वैंग वही अपने उजड़े कमरे में अकेली बैठी होती है, चोटों और फटे कपड़ों के साथ। वो फूट फूट कर रोती है। उसकी सप्लाईज और इज्जत दोनों ही चैन शाओ की तरफ मोड़ी गई भीड़ ने छीन ली होती है। सीढ़ियों में पड़ोसी हीट वेव का सामना कर रहे हैं। एक सड़ा हुआ शव जमीन पर पड़ा है और कुछ लोग उसके ऊपर खड़े होकर अपने भाई को विदा कह रहे हैं। घबराहट फैल जाती है। एक आदमी चीखता है कि लाश छोड़ने से बीमारी फैलेगी, हताशा में चिल्लाता है। अचानक लिन गुआडोंग अपने असिस्टेंट के साथ सीढ़ियों से निकलता है और सब कुछ शांत रहने को कहता है। वो दावा करता है कि वो शहर के CDC से आई मेडिकल टीम का हिस्सा है।
दस्ताने पहनते हुए लिन देरी के लिए माफी मांगता है और एक प्रोफेशनल रवैया अपनाता है ताकि लोगों का शक कम हो। वो शव की जांच करता है और कहता है कि वे इसे संभाल लेंगे, लेकिन चेतावनी देता है कि प्लेग रोकने के लिए लाश को हटाना जरूरी है। पड़ोसी उम्मीद और सम्मान से उसे देखते हैं। अपनी कहानी पुख्ता करने के लिए लिन डिसइंफेक्टेंट वाइप्स और दवाइयां बांटता है। कहता है कि सीमित संसाधन सब आपस में बांटें। पड़ोसी भावुक होकर धन्यवाद देते हैं। मासूमियत से मान लेते हैं कि सरकार ने आखिरकार मदद भेज दी है, लेकिन लिन यहाँ सिर्फ सिग्नल ट्रैक करने आया है। उसे एहसास होता है कि बेतरतीब मूवमेंट यहीं पास में रुकी है। वो अंदाजा लगाता है कि उसका टारगेट यहीं कहीं छुपा है। ऊंचाई पर अपने फोर्ट्रेस में चेन शियाओ सामने वाली बिल्डिंग की हलचल देख रहा है। वो भीड़ में प्रोफेसर लिन गुओडोंग को पहचानकर चौंक जाता है और उसका शक पक्का हो जाता है। चेन शियाओ समझ जाता है कि लिन उसी बग के जरिए उसे एक्टिवली ट्रैक कर रहा है। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट करता है। वो एक अननोन नंबर से आया मैसेज देखता है, उस डॉक्टर से सावधान रहना। वो स्क्रीन घूरता है, उलझन में कि ये मैसेज किसने भेजा और उसे खतरे का पता कैसे है। खिड़की के पास खड़ा होकर वो स्काईलाइन देखता है, इस नए वेरिएबल को समझने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में सतर्कता झलकती है। हालात और जटिल हो रहे हैं। इसी बीच एक हाई पावर टेलीस्कोप का लेंस उस इलाके पर फोकस है। एक रहस्यमयी आकृति रूफटॉप पर खड़ी होकर चुपचाप सब देख रही है। चेन शियाओ को एहसास होता है कि लिन गुओडोंग के अलावा भी कोई और परछाइयों से उसे देख रहा है। चेन शियाओ उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है जिसने चेतावनी दी थी, लेकिन ऑटोमेटेड वॉइस बताती है कि ये वर्चुअल नंबर है और कॉल्स नहीं ले सकता। वो पीले आसमान को देखता है और समझ जाता है कि भेजने वाला जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा है। खिड़की के पास खड़ा वो फोन को शक भरी नज़र से देखता है। वो सोचता है ये मदद है या कोई उसे प्रोफेसर लिन के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नीचे लिन गुओडोंग सेवियर की भूमिका निभा रहा है। वो पड़ोसियों को समझाता है कि इस गर्मी में बॉडीज को सही तरीके से संभालना जरूरी है। वो मुस्कुराता है, एक केयरिंग डॉक्टर की तरह। वो सबको हीट स्ट्रोक से सावधान रहने और बीमार महसूस होने पर उससे मिलने को कहता है। ऊपर से चेन शियाओ ठंडी नज़र से ये सब देखता है। लिन को देखते हुए उसकी नज़र डॉक्टर के कोट पर जाती है। वो जूम करता है और किनारे पर गहरे दाग देखता है, जैसे सूखा हुआ खून और रसायन मिले हों। उसे याद आता है कि हीट वेव शुरू होने के बाद कुछ इलाकों में मेडिकल टीम्स आई थीं। उन्होंने एपिडेमिक प्रिवेंशन के नाम पर ब्लड सैंपल्स लिए थे, लेकिन उन जांचों के बाद कई स्वस्थ लोग गायब हो गए थे। अनजान रहते हुए कि कोई उसे देख रहा है, लिन गुओडोंग कम्युनिटी बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाता है। दो पड़ोसी उत्साह से पढ़ते हैं। उस पर लिखा है, पार्किंग लॉट 3 में कल फ्री हेल्थ चेक स्टेशन खुलेगा, डिजीज प्रिवेंशन के लिए, एग्जाम्स, ट्रीटमेंट और एक फ्री बॉटल ऑफ वाटर। पड़ोसी प्रोफेसर लिन को संत मान लेते हैं, ये जाने बिना कि ये एक जाल है। एक अंधेरी गली में सफ़ेद बिल्ली रुककर एक खाने के डिब्बे से खाती है। उसके ऊपर खड़ा लिन नीचे देखता है। उसे समझ आ जाता है कि सिग्नल अजीब तरह से क्यों घूम रहा था। वो किसी इंसान को नहीं, एक आवारा जानवर को ट्रैक कर रहा था। बिल्ली को सहलाते हुए उसका चेहरा शांत रहता है, लेकिन उसकी जेब में छिपी सिरिंजेस खनकती हैं। लिन गुओडोंग का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे मात दे दी गई है। सिस्टम चेन शियाओ को बताता है कि डॉक्टर से उसे स्पीचलेसनेस और अनविलिंगनेस मिली है। जब लिन बुदबुदाता है कि उसे देख लिया गया है, पास की परछाइयों से चेन शियाओ झांककर लिन को बिल्ली के साथ देखते हुए पुष्टि करता है कि वही उसे ट्रैक कर रहा था। अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में, जो अब मेडिकल स्टेशन बन चुका है, बहुत से सर्वाइवर्स जमा हैं। लोग लाइन में खड़े हैं, पसीना पोंछते हुए। वो कहते हैं कि बारिश चाहिए, लेकिन अंडरग्राउंड कम से कम थोड़ा ठंडा है। आगे लिन गुओडोंग और उसका असिस्टेंट एक टेबल पर बैठे हैं, मरीजों से उम्र और दर्द के बारे में पूछते हुए। चेंदे नाम का एक बूढ़ा आदमी बैठता है और अपनी हिस्ट्री बताता है, हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र करता है। बिना किसी को पता चले चेन शाओ भी वहां घुस चुका है। चेहरे को छुपाने के लिए हुडी पहने वो एक पिलर से टेक लगाकर चुपचाप देख रहा है। वो देखता है कि टीम ब्लड ड्रॉ कर रही है। जब मरीज पूछता है कि हीट स्ट्रोक के लिए टेस्ट क्यों, तो वे इसे रूटीन चेक कहते हैं, लेकिन वाइल पर लिखा होता है GHT 017। ये रूटीन नहीं है। चेन शाओ डॉक्टर को घूरता है, पसीने के बीच सोचता है कि प्रोफेसर लिन कौन सा एक्सपेरिमेंट चला रहा है। लिन गुओडोंग शांत बैठा है, ब्लड सैंपल्स की ट्रे पकड़े हुए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल रिसर्चर की तरह। तभी कुछ युवा लड़के घबराए हुए अंदर दौड़ते हैं। वो एक दोस्त को सहारा दे रहे हैं जिसकी बाह पर पट्टी है। वे डॉक्टर से इन्फेक्शन बचाने की गुहार लगाते हैं। लिन गुओडोंग एक वायल निकालता है जिस पर चमकता नीला तरल है, T7 प्रोटोटाइप। वो कहता है कि ये एक नया एनहांसर है, हीलिंग तेज करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। वे मान जाते हैं और नीला तरल घायल आदमी की बाह में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लिन गुओडोंग चश्मे के पीछे से ठंडी नजर से देखता है। वो मरीज को आराम करने को कहता है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा।
घायल आदमी पसीने में प्रोफेसर लिन को धन्यवाद देता है, लेकिन जैसे जैसे दवा असर दिखाती है उसका चेहरा बदलने लगता है, उसे चक्कर आते हैं, आंखें फोकस खो देती हैं। परछाइयों से चैन शाओ देखता है कि लिन लोगों को बचा नहीं रहा बल्कि लैब रैट्स की तरह ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोचता है कि डॉक्टर किस रिएक्शन का इंतजार कर रहा है। शाम को पार्किंग लॉट के बाहर वही समूह घर लौट रहा होता है। घायल आदमी आबू की हालत खराब है। दोस्त पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं। आबू रुक जाता है। पसीने में डूबा वो अपने बॉस जैंग चियांग से कहता है कि उसकी हड्डियां जल रही हैं, दर्द असहनीय है। पट्टी के नीचे उसकी नसें उभर आती हैं, डरावनी लाल रोशनी के साथ धड़कती हुई। इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। आबू का चेहरा मरोड़ खा जाता है, आंखें लाल चमकने लगती हैं, नसें फटने लगती हैं। दवा का असर पूरी तरह सामने आता है। भयानक ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ती है। वो दर्द और गुस्से में चीखता है। जैंग चियांग और बाकी लोग दहशत में देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है। आबू झपटता है और एक हाथ से जैंग चियांग का गला पकड़ लेता है। जैंग चियांग सांस के लिए तड़पता है, डर से आदेश देता है कि वो छोड़ दे, याद दिलाता है कि वो बॉस है। लेकिन दवा आबू के छुपे गुस्से को बढ़ा चुकी है। नफरत से भरी आंखों के साथ आबू चिल्लाता है कि पहले क्यों उसे चाकू से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड बनाया गया था। अपनी ताकत से वो जैंग चियांग को उठाकर जमीन पर पटक देता है। हांफते हुए आबू को किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो घूमकर चिल्लाता है कि कौन है वहां। गली की परछाइयों से चैन शाओ बाहर आता है, शांत चेहरा लिए। आबू उसे पहचानते ही दहाड़ता है और पागलपन में उस पर टूट पड़ता है। म्यूटेटेड ताकत से वो चैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चैन शाओ आसानी से उसके भद्दे हमले से बच जाता है। चैन शाओ नोटिस करता है कि दुश्मन की ताकत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन उसके जॉइंट सख्त हैं और हमले सीधे, अनुमानित। वो समझ जाता है कि नीले तरल ने एबनॉर्मल रिएक्शन पैदा किया है। आबू फिर झपटता है। चैन शाओ अपनी जगह स्थिर रहता है और हाथ में डार्क एनर्जी बुलाता है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं। वो फैसला करता है, अब इसे खत्म करना होगा। चैन शाओ एक डेडली स्पेशल स्लैश छोड़ता है। अदृश्य ब्लेड आबू की गर्दन को काट देती है, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए। विशाल शरीर जमीन पर ढेर हो जाता है, मृत। बाद में सूरज ढलते समय खाली गली में कदमों की आवाज गूंजती है। एक आदमी तेज कदमों से उस जगह की ओर आता है। ये लिन गुआडोंग है। वो ट्रैकर देखता है, उलझन में कि अहबू के इंजेक्शन में मौजूद नैनोबॉट का सिग्नल अचानक क्यों रुक गया। वो रुक जाता है जब सामने का दृश्य देखता है। लिन की आंखें फैल जाती हैं। जैंग चियांग गैर के मारे अहबू के सिर कटे शव के पास बैठा है। एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। लिन फोन से शव का चेहरा स्कैन करता है और टैबलेट देखता है। डेटा बताता है कि T7 प्रोटोटाइप ने ब्रेकडाउन किया, लेकिन मौत की वजह नहीं बना। वो गर्दन के कटे हिस्से को देखता है। घाव बिल्कुल स्मूथ है, ठीक वैसा ही जैसा बॉस लियो की मौत में और दरवाजे के लॉक पर दिखा था। वो गंभीर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये बिना हथियार के किया गया है। ये किसी आम इंसान का काम नहीं। उसे चैन याद आता है और वो मुस्कुराता है। पहली नज़र में उसका अंदाज़ा सही था, वो युवक असाधारण है। लिन लालच से नीचे देखता है। उसे लगता है कि यही वो ताकत है जिसकी वो तलाश कर रहा था। जैंग चियांग की खांसी सन्नाटे को तोड़ती है। लिन पास आता है और उसे हिलने से मना करता है, इंटरनल ब्लीडिंग की चेतावनी देता है। जैंग चियांग डॉक्टर को पहचान लेता है और बचाने की गुहार लगाता है। वो पूछता है कि उसके दोस्त अहबू के साथ क्या हुआ। लिन झूठी हमदर्दी दिखाता है, फिर टैबलेट पर चैन की तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि मौत इसी आदमी से जुड़ी है और पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। स्क्रीन पर चैन शियाओ साफ दिखता है। आदमी पहचान लेता है और बताता है कि वो चैन शियाओ को जानता है और उसका घर भी। संतुष्ट होकर लिन मुस्कुराता है। वो आदमी को आश्वस्त करता है और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के लिए लैब चलने को कहता है। जैंग चियांग धन्यवाद देता है, ये जाने बिना कि वो अगला टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाला है। प्रोफेसर लिन की ठंडी स्टेराइल लैब कॉरिडोर्स में असिस्टेंट जैंग चियांग को धकेलते हुए ले जा रहा है। पसीने में डूबा घबराया हुआ जैंग चियांग पूछता है कि इंजेक्शन के बाद अहबू राक्षस कैसे बन गया, जबकि वो पहले ठीक था। सुई की याद से उसके चेहरे पर डर छा जाता है। लिन ठंडे स्वर में समझाता है कि ये रेयर एक्सट्रीम रिजेक्शन रिएक्शन था। वो कहता है कि इलाज तय करने के लिए जांच जरूरी है। वो एक भारी सील बंद दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। जैंग चियांग उसे घूरता है, महसूस करता है कि ये इलाज की जगह नहीं है। घबराकर वो घर जाने और एंटीबायोटिक्स लेने की बात करता है। लिन गुआडोंग उसकी परवाह किए बिना की कार्ड स्वाइप करता है। लिन पास झुकता है, उसकी आवाज़ डरावनी हो जाती है। वो कहता है, साइंस के लिए और तुम्हारे लिए चुप रहो। अपना अंजाम समझते ही जैंग चियांग दहशत में चीखता है, रहम की भीख मांगता है। उसकी आंखें डर से बाहर आ जाती हैं। जबरन उसे अंदर धकेला जाता है। दरवाज़ा जोर से बंद होता है। इन आइसोलेशन का साइन जल उठता है। गलियारे में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजती हैं जब वो भयानक अंत की ओर बढ़ता है। अपने सेफ हाउस में चैन शियाओ ठंडी हवा में सोफे पर लेटा रहता है। वो छत घूरते हुए सोचता है कि लिन गुआडोंग क्या योजना बना रहा है और उसका असली मकसद क्या है। अचानक एक आवाज़ उसे सतर्क कर देती है। वो उठ बैठता है। बाहर कोई इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल बजा रहा है। चैन शियाओ मॉनिटर देखता है।
गेट के बाहर लिन गुआडोंग खड़ा है। प्रोफेसर कैमरे की ओर मुस्कुराता है, अपना परिचय देता है और बात करने की विनती करता है। देर रात चैन शियाओ के दरवाजे पर एक अप्रत्याशित आकृति दिखाई देती है। वो प्रोफेसर लिन है, जो हल्की मुस्कान के साथ पुष्टि करता है कि उसने सही जगह ढूंढ ली है। अंदर जाने से पहले प्रोफेसर आसमान की ओर देखता है और खुद से बुदबुदाता है, गर्मी कितनी तीव्र है, बादलों ने तारों को पूरी तरह ढक लिया है। दरवाजा खुलता है, अंदर घना अंधेरा है। अपने इस रात्रि आगंतुक का स्वागत करने के लिए तैयार चैन शियाओ सामने आता है, बाहें क्रॉस किए, शांत चेहरा लिए। वो पूछता है कि इतनी देर रात प्रोफेसर लिन उसके घर किस लिए आए हैं। अब अंदर आ चुके प्रोफेसर साधारण स्वर में कहते हैं कि उन्होंने सुना था चैन यहां रहता है, इसलिए मिलने चले आए। दोनों के बीच तनाव साफ महसूस होता है। चैन शियाओ हैरान नहीं है, उसे पता था कि ये पल आएगा, हालांकि वो मन ही मन मानता है कि ये उसकी उम्मीद से जल्दी आ गया। चूंकि प्रोफेसर खुद चलकर आए हैं, वो तय करता है कि अब सामना करने का समय है। प्रोफेसर लिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। उसके शब्द साफ कर देते हैं कि ये मुलाकात संयोग नहीं है। बैठते ही प्रोफेसर बिना समय गंवाए निरीक्षण शुरू करता है। वो सिर हिलाकर कहता है कि चैन शियाओ का घर काफी विशेष है। लिन अपने अवलोकन गिनाता है, डबल लेयर्ड ग्लास, इंडिपेंडेंट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। वो निष्कर्ष निकालता है कि ये साधारण घर नहीं, बल्कि अपोकलिप्टिक शेल्टर है। गहरी नजर से देखते हुए प्रोफेसर अपना असली सवाल रखता है, क्या चैन शियाओ को पहले से पता था कि एक्सट्रीम हीट वेव आने वाली है? चैन शियाओ मुस्कुराता है और सवाल को एक अजीब बहाने से टाल देता है। वो मजाक करता है कि उसे रेनोवेशन पैकेज सेल में मिला था और कॉन्ट्रैक्टर ने 50 साल की गारंटी दी थी। उसे क्या पता था कि वो इससे प्रॉफिट कमा लेगा? लिन इस मजाक पर नहीं हंसता, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि उसके आने का असली कारण कुछ खास पूछना है। सीधे मुद्दे पर आते हुए प्रोफेसर पूछता है कि क्या चैन को अपने पड़ोसी आबू और लियू हाइफेंग की मौत के बारे में पता है, जिसने पहले उसे परेशान किया था। वो बताता है कि उसने दोनों के शवों की जांच की। उनकी सर्विकल वर्टेब्रे इतनी सर्जिकल प्रिसिजन से काटी गई थी कि सैन्य हथियार भी वैसा नहीं कर सकते। इतने गंभीर आरोप के बावजूद चैन शियाओ शांत रहता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है, वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। निर्दोष बनने का अभिनय करते हुए चैन पूछता है, क्या ये एक ही व्यक्ति का हथियार हो सकता है, जैसे ये विचार उसे रोमांचित कर रहा हो। अभिनय को और आगे बढ़ाते हुए वो उत्साह से कहता है कि अगर प्रोफेसर को पता चले कि वो कौन सा हथियार है तो उसे भी रेकमेंड करे। प्रोफेसर लिन व्यंग्य भरी मुस्कान से पूछता है, वो उसका क्या करेगा? चैन सबसे बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है, बिल्कुल, स्टेक्स काटने के लिए। वो समझाता है कि इतनी गर्मी में रेफ्रिजरेटर अनस्टेबल है, मांस सख्त हो जाता है, इसलिए उसे एक अच्छा चाकू चाहिए। इतना बेतुका जवाब सुनकर प्रतिभाशाली प्रोफेसर कुछ पल के लिए सचमुच निरुत्तर रह जाता है। संकेत देता है कि चैन की ये दुस्साहसिक हरकत उसे पॉइंट्स दिलाती है। लेकिन प्रोफेसर लिन मजाक को नजरअंदाज कर फिर गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि हर तरह से देखने पर दोनों मौतें एक ही व्यक्ति ने की है। प्रोफेशनल टेक्निक बिल्कुल असाधारण। चैन शियाओ ठंडे स्वर में कहता है कि शायद वे लोग बस बदकिस्मत थे और ऐसी चीज से उलझ गए जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। हल्की मुस्कान के साथ प्रोफेसर पलटकर याद दिलाता है कि संयोग से दोनों पीड़ितों का चैन से सीधा टकराव था। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। दोनों पुरुष चुपचाप एक दूसरे को परखते हैं। हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। चैन फिर से व्यंग्य का मुखौटा पहन लेता है। वो कहता है कि प्रोफेसर वाकई अच्छा मजाक करते हैं और वो तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। फिर एक चुनौती भरी नजर से लिन के लाए मेडिकल किट की ओर इशारा करता है और पूछता है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं भी अभी मरने वाला हूं? सफेद मेडिकल किट जिस पर लाल क्रॉस बना है, मेज पर एक मौन संकेत की तरह रखा है। चैन विषय बदलते हुए पूछता है, उन्हें उसका एड्रेस कैसे मिला? उसने तो कभी बताया नहीं। जवाब में प्रोफेसर फोन निकालता है और दिखाता है कि चैन का कोई परिचित ही जानकारी देने वाला है। पहली बार चैन का चेहरा बदलता है। ठंडे पसीने की एक बूंद उसके माथे से बहती है। फोन स्क्रीन पर जैंग चियांग की तस्वीर है, गंभीर रूप से घायल, वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ। प्रोफेसर लिन शांत स्वर में कहता है कि वो उसे बचा रहा है। चैन जैंग की हालत पूछता है, लेकिन उसके विचार अंधेरे हैं। वो जानता है कि जैंग की इच्छा शक्ति मजबूत है, पर इस बूढ़े लोमड़ी के हाथों में पड़ना मौत से भी बदतर है। लिन मुस्कुराते हुए अपनी असली मंशा खोलता है। वो कहता है कि जैंग नई थेरेपी के अनुकूल हो रहा है। इस हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में मानव शरीर को इवॉल्व होना ही है। जैंग बस थोड़ा तेजी से कर रहा है। चैन के मन में भय कौंध जाता है। अब सच साफ है, प्रोफेसर मानव प्रयोग कर रहा है। वो व्यंग छोड़ देता है और सीधे पूछता है, इस मुलाकात का असली मकसद क्या है? उधर लेबोरेटरी में जैंग का हाथ बुरी तरह कांप रहा है। उसकी नसें उभरी हुई हैं। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं, अजीब खाली चमक के साथ।
परिवर्तन शुरू हो चुका है। अचानक जैंग झटके से पीछे झुकता है और दर्द से चीखता है। उसका शरीर फूलता है, मांसपेशियां फैलती हैं। सिस्टम अलर्ट दिखाता है। वाइटल साइंस वायलेंटली फ्लक्चुएटिंग। जेनेटिक म्यूटेशन रेट 37%। लिविंग रूम में वापस प्रोफेसर लिन नीले तरल से भरी सिरिंज मेज पर सरका देता है। वो इसे इम्यून बूस्टर बताता है, दावा करता है कि उसने खुद विकसित किया है, बिना साइड इफेक्ट्स के। चैन फिर से मजाक से खुद को रोक नहीं पाता। वो तरल को क्रैनबेरी सोडा से तुलना करता है और पूछता है, क्या इसे पीने से पहले हिलाना पड़ेगा? प्रोफेसर फिर एक बार निरुत्तर रह जाता है और चैन को सिस्टम पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन फिर चैन सिरिंज उठा लेता है। उसका स्वर गंभीर हो जाता है। वो मानता है कि वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो भविष्यवाणी करता है कि सर्वाइवल रेट 10% से कम होगा, पर कुछ लोग अवश्य इवॉल्व करेंगे। हाथ में सिरिंज लिए वो लिन की आंखों में सीधा देखता है और उस भयानक प्रस्ताव को शब्द देता है। आप चाहते हैं कि मैं भी उसी तरीके से इवॉल्व करूं जैसे आपने जैंग के साथ किया था? प्रोफेसर लिन अपने चश्मे को ठीक करता है और अपने कर्मों को साइंटिफिक प्रोग्रेस की जरूरी कीमत बताकर सही ठहराता है। वो प्रस्ताव रखता है कि चैन उसके साथ कोऑपरेट करे ताकि मानवता के अडैप्टेशन का तरीका खोजा जा सके। लेकिन चैन श्याओ विद्रोही मुस्कान के साथ बस एक सवाल पूछकर ऑफर ठुकरा देता है, और अगर मैं मना कर दूं तो? लिन बिना संयम खोए आने वाले भयावह भविष्य की चेतावनी देता है। बीमारियां, म्यूटेंट क्रीचर्स और बेरहम गर्मी। वो भरोसा दिलाता है कि उसके साथ सहयोग करना ही लंबा जीने का एकमात्र रास्ता है। जाने से पहले प्रोफेसर सिरिंज मेज पर छोड़ देता है। श्रेष्ठता भरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि अगर चैन दोबारा सोचे तो उसकी लैब के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जैसे ही वो दूर जाता है, लिन के असली विचार सामने आते हैं। वो चैन की मानसिक दृढ़ता को स्वीकार करता है, पर उसका निष्कर्ष सिहरन पैदा करने वाला है। लाइव सैंपल्स जेनेटिक डेटा से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं, और चैन श्याओ बच नहीं पाएगा। मेज पर पड़ी सिरिंज उस खतरनाक प्रस्ताव की याद बनकर रह जाती है। चैन प्रोफेसर की विकृत सोच पर विचार करता है। जीवित लोगों पर प्रयोग को बड़े बड़े शब्दों से सही ठहराना। सिरिंज को घूरते हुए वो एक अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुंचता है। अगर उसने उस आदमी को खत्म नहीं किया तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके चेहरे पर बर्फीला संकल्प जम जाता है। हल्की ठंडी मुस्कान के साथ वो तय करता है कि वो इस चुनौती को अपने तरीके से स्वीकार करेगा। तुम इवोल्यूशन पढ़ना चाहते हो? मैं तुम्हें असली इवोल्यूशन दिखाऊंगा। दृश्य अचानक बदलता है। लैब के भीतर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका विशाल मांसपेशियों वाला जैंग गरजता है। उसकी आंखें अमानवीय क्रोध से जल रही हैं। कंट्रोल रूम से प्रोफेसर लिन मॉनिटर देखता है। म्यूटेशन कंप्लीट। जैंग के वाइटल्स स्टेबल हैं, पर सैनिटी सिग्नल 0 पर गिर चुका है। लिन के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान उभरती है। उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। नफरत, डर और दर्द ये साबित हुए हैं परफेक्ट कैटलिस्ट। जहर टपकती आवाज में वो अपनी रचना को पहला आदेश देता है। जैंग चियांग, तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। अब मेरे लिए चैन को लेकर आओ। मुझे वो जिंदा चाहिए। उसके बगल में उसकी सहायक सूरई भय से सब देख रही है। क्या जीवित लोगों को मॉन्स्टर में बदलना ही वही मानव इवोल्यूशन है जिसकी वो हमेशा बात करता है? प्रोफेसर उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है, पहले एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेकर उसे कैसा महसूस हो रहा है। फिर ठंडे स्वर में उसे एक्टिवेट करने का आदेश देता है। सूरुई भयभीत होकर विरोध करती है। वो याद दिलाती है कि वे ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और हर एथिकल लाइन पार कर चुके हैं। लिन उसकी नाइविटी पर हंसता है। वो कहता है, अपोकलिप्स में मोरालिटी एक लग्जरी है। जैंग का बलिदान उस संभावना के बदले है कि और लोग जीवित रह सकें। विकृत मुस्कान के साथ वो कंसोल पर लाल बटन दबाता है और अंतिम आदेश देता है, जैंग चियांग, अभी निकलो। दानव प्रतिक्रिया देता है। उभरी नसों से ढका उसका शरीर तन जाता है। वो दहाड़ता है, अपनी हिंसा छोड़ने को तैयार। कम्युनिकेटर के माध्यम से लिन फिर दोहराता है, शुद्ध दुष्टता भरी मुस्कान के साथ, चैन शियाओ को मेरे पास लाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए। धातु की भयंकर टक्कर के साथ जो कभी जैंग चियांग था, वो भारी स्टील दरवाजा तोड़कर शिकार पर निकल पड़ता है। पूर्णिमा के नीचे गगनचुंबी इमारतों के बीच एक जर्जर इमारत अलग दिखती है। वही है चैन शियाओ का शेल्टर, जो जल्द ही टकराव का मंच बनने वाला है। पास की छत पर जैंग की परछाई फुर्ती से इमारतों के बीच छलांगे लगाती है। उसकी गति और शक्ति अब अतिमानवीय है। वो सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वो चैन शियाओ के दरवाजे के सामने वाले कॉरिडोर तक पहुंचता है, पर वहां कोई नहीं। उसकी पीठ की अस्वाभाविक मांसपेशियां कस जाती हैं। उसके होठों से धीमी गुर्राहट निकलती है। उसके शार्पन्ड सेंसेस बता रहे हैं, शिकार दूर नहीं। वो हवा सूंघता है, निशान तलाशते हुए। अचानक वो सिर घुमाता है। उसने कुछ महसूस किया है, एक परिचित उपस्थिति, वही जो उसकी नफरत को भड़काती है। नीचे अंधेरे में चैन शियाओ इंतजार कर रहा है। वो पेड़ से टिक कर खड़ा है, जैसे आराम से हो। झूठी हैरानी जताते हुए वो अभिवादन करता है और टिप्पणी करता है कि उसकी शक्ल कितनी बदल गई है। उकसावा शुरू हो चुका है।
व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ चैन पूछता है क्या उसे अब भी जैंग चियांग कहे या वांग काई बुलाए, जो कुत्तों का आम नाम है। चोट सही जगह लगती है। जैंग का क्रोध फट पड़ता है। सिस्टम इंडिकेटर दिखाता है एंगर +1000। हकलाते हुए गुस्से में वो बस इतना उगल पाता है, चैन श्याओ मर जाओ। चैन भीतर ही भीतर मुस्कुराता है। वो देखता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दुश्मन की भावनाएं और भी तीव्र हैं, जिससे उसका हार्वेस्ट एफिशिएंसी 30% से ज्यादा बढ़ गया है। उसे ये रोचक लगता है। चैन पीछे हटता है और उसे खुले इलाके में आने का न्योता लेता है। वो समझाता है कि वो अपने दरवाजे पर लड़ना नहीं चाहता, पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता, और सबसे जरूरी, अगर उसके शेल्टर को नुकसान हुआ तो जैंग भरपाई नहीं कर पाएगा। पीछा उन्हें अंडरग्राउंड पार्किंग गराज तक ले जाता है। जैंग चारों हाथ पैरों पर उतरता है, जंगली जानवर की तरह हमला करने को तैयार। चैन भी कॉम्बैट के लिए तैयार होता है। तेजी से हाथ घुमाते हुए वो चेतावनी देता है, अब वो उसकी स्पेशल कट महसूस करेगा। अदृश्य वार सीधा छाती पर लगता है, लेकिन चैन की हैरानी के लिए कट अंदर नहीं घुसता। जैंग की म्यूटेटेड स्किन इतनी मोटी हो चुकी है कि वो सुरक्षित रहता है। चैन आश्चर्य और विश्लेषण के मिश्रण से देखता है। जैंग की त्वचा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मोटी है, एक अनपेक्षित डिफेंस। दांत भींचे, आंखों में नफरत भरी, जैंग उसका नाम गुर्राता है और पलटवार की तैयारी करता है। दानव झपटता है, पर चैन सुपीरियर एजिलिटी से आसानी से निकल लेता है। भागते हुए चैन उकसाना जारी रखता है। वो याद दिलाता है कि पहले वो सिर्फ मसल्स था, दिमाग नहीं, और अब तो साफ बोल भी नहीं पा रहा। रणनीति काम करती है। उसे और 1200 एंगर पॉइंट्स मिलते हैं। क्रोधित प्राणी के करीब पहुंचकर चैन उसकी शक्ल का मजाक उड़ाता है, जीभ से क्लिक करता है और कहता है बहुत बदसूरत लग रहे हो। फिर व्यंग्य से जोड़ता है प्रोफेसर लिन की टेस्ट बहुत खराब है, चाहे तो वो उसे अच्छा स्टाइलिस्ट मिलवा सकता है। ये अपमान जैंग के टूटे हुए मन के लिए बहुत ज्यादा है। क्रोध की नई लहर उस पर छा जाती है और चैन एक अविश्वसनीय 2000 पॉइंट्स हार्वेस्ट करता है। प्राणी का शरीर और भी कांपने और फूलने लगता है। ये अजीब प्रतिक्रिया देखकर चैन की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे एहसास होता है कुछ गलत है। जैंग का गुस्से पर प्रतिक्रिया सामान्य से कहीं ज्यादा तीव्र है। चैन श्याओ समझ जाता है उससे गलती हो गई। उसके पीछे कुछ अविश्वसनीय गति से हिलता है। उसे प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। खतरा सामने है। चैन मुश्किल से अपनी आंखों से उस हरकत को ट्रैक कर पाता है। अब उसे समझ आता है उसने अपने प्रतिद्वंदी की नई स्पीड को गंभीर रूप से कम आंका था। एक ही पल में जैंग के शरीर से नुकीले बोन स्पाइक्स फूट पड़ते हैं। वे चैन की हुडी को चीरते हुए उसकी त्वचा तक कट लगा देते हैं। उफनते गुस्से ने एक नई घातक म्यूटेशन को जन्म दे दिया है। चैन अपनी बगल पकड़ लेता है, उंगलियों के बीच से खून रिसने लगता है। पहली बार वो घायल हुआ है। वो दांत भींचकर बुदबुदाता है, समझते हुए कि उसका प्रतिद्वंदी अब बोन स्पाइक्स पैदा कर सकता है। अपनी लैब की सुरक्षा से प्रोफेसर लिन इस दृश्य को वैज्ञानिक उन्माद में देख रहा है। वो चिल्लाता है, ये सेकंड स्टेज म्यूटेशन है। भावनात्मक उछाल एवोल्यूशन को कैटलाइज कर सकता है। वो सुरुई को सारा डेटा रिकॉर्ड करने का आदेश देता है, लेकिन सुरुई भयभीत है। डेटा लिखते हुए उसके मन में सवाल उठता है, क्या मॉन्स्टर्स बनाकर मानवता को बचाया जा सकता है? वापस पार्किंग गराज में चैन श्याओ दोबारा संतुलन पाता है और उस दानव को घूरता है जो जैंग बन चुका है। अब लड़ाई कहीं ज्यादा गंभीर और घातक हो गई है। परित्यक्त गराज में जैंग का शरीर म्यूटेशन पूरा करता है। उसकी पीठ से नुकीले बोन स्पाइक्स उभर आते हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं। वो गरजता है, चैन श्याओ। उसके पैर पंजों में बदल जाते हैं, जमीन चटक उठती है। नफरत से भरी नजर के साथ उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, मर। जैंग चियांग आगे झपटता है, लाल क्रोध और नुकीले कांटों की धुंध बनकर सीधे चैन की ओर। लेकिन चैन श्याओ पूरी तरह शांत है। वो एक कदम हटता है और हमला उसे छुए बिना निकल जाता है। दानव क्रोध से उसे घूरता है, पहला वार खाली जाने पर झुंझलाया हुआ। चैन के सीने और होठों पर खून है, पर उसके चेहरे पर न दर्द है न चिंता। सब योजना के मुताबिक चल रहा है। सिस्टम अलर्ट चेतावनी देता है, जैंग चियांग की एनर्जी अब भी खतरनाक रूप से बढ़ रही है। चैन होठ से खून पहुंचता है, उसे बस थोड़ा और चाहिए। लक्ष्य करीब है। हमला करने के बजाय वो उकसाना शुरू करता है, पूछता है, बस इतना ही? क्या कुछ एक्स्ट्रा बोन उगाकर खुद को हेजहॉग समझने लगे? उकसावा सटीक लगता है। नोटिफिकेशन दिखाता है, एंगर +1000, ह्यूमिलिएशन +1000। जैंग चियांग दांत पीसता है, पूरी तरह उग्र। दानव की दहाड़ के बीच चैन दुष्ट मुस्कान देता है। वो याद दिलाता है, पहले जब वो लो रेंट थग था तब भी स्टील पाइप लेकर लड़ने की हिम्मत रखता था। दूरी से ही वो शब्दों का हमला जारी रखता है। 2 इंजेक्शन और कुछ हड्डियां उगाकर खुद को बड़ा आदमी समझने लगे। जैंग चियांग चीख उठता है। चैन के शब्दों ने उसके भीतर नफरत और अपमान की आग भड़का दी है। चैन अंतिम चोट करता है, चाहे जितना बदल जाओ, हो तो वही कुत्ता जो डॉक्टर लिन के इशारे पर काटता है।
सिस्टम फिर उछाल दर्ज करता है, रेज प्लस 1700 से अधिक। जैंग चियांग पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। कंट्रोल रूम में प्रोफेसर लिन गुडोंग संतुष्ट मुस्कान से सब देख रहा है। वो कहता है, इमोशनल स्पाइक हासिल हो चुका है। चैन शियाओ तो उसके टेस्ट सब्जेक्ट को उत्तेजित करने में बेनिफैक्टर साबित हुआ। सैडिस्टिक भाव से वो मॉनिटर के जरिए अपनी रचना को और उकसाता है। और गुस्सा करो, लिमिट्स दिखाओ। पर सुरुई खुश नहीं है। वो चिंता से देखती है, चैन शियाओ आखिर कर क्या रहा है। क्रोध की चरम सीमा पर पहुंचते ही जैंग चियांग का शरीर लाल ऑरा से दहक उठता है। वो कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ अपने शरीर से बोन स्पाइक्स की बारिश छोड़ता है। नुकीले कांटे प्रोजेक्टाइल्स की तरह हवा चीरते हुए चैन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन चैन शियाओ अविश्वसनीय गति से उन्हें चकमा देता है। उकताए हुए स्वर में पूछता है, बस इतना? वो रुककर कंधे के ऊपर से देखता है, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, बिल्कुल सुरक्षित। फिर मुड़कर सीधे चुनौती देता है, हिम्मत है तो फिर से कोशिश करो। अंतिम उकसावा असर करता है। जैंग चियांग का क्रोध विस्फोट हो उठता है। चैन के सिस्टम में मैसिव गेन दर्ज होता है, 2800 पॉइंट्स। तभी क्रिटिकल नोटिफिकेशन चमकता है। नेगेटिव इमोशंस 30,000 कैप तक पहुंच गए हैं। स्किल इवॉल्व हो सकती है, स्पेशियल रिफ्ट एनाइहिलेशन। एक पल की भी देर नहीं करता, चैन एवोल्यूशन कंफर्म करता है। जैंग चियांग आखिरी हताश हमला करता है। चैन बस कहता है, अभी। उसकी हथेली में एक नई भयानक एबिलिटी जन्म लेती है। पूर्ण अंधकार की एक छोटी स्फीयर, ऐसा शून्य जो अपने आसपास की स्पेस को विकृत कर देता है। यही है स्पेशल रिफ्ट एनाइहिलेशन की शक्ति। जैंग के बोन स्पाइक्स उस स्फीयर को छूने से पहले ही विघटित हो जाते हैं। वॉइड स्फीयर हल्का सा स्पर्श करती है और परिणाम त्वरित निर्मम। उसकी बाह और टांग कटती ही वे बस अस्तित्व से मिट जाती हैं, जैसे कभी थी ही नहीं। चेन शियाओ पूर्ण ठंडेपन से देखता है। पराजित और विकृत जैंग चियांग जमीन पर पड़ा है, भाई से उस जगह को घूरते हुए जहां उसके अंग हुआ करते थे। मेरा हाथ, वो सदमे में बड़बड़ाता है। चेन उसे ऐसे देखता है जैसे कोई कीड़ा कुचल दिया हो। वो आगे बढ़ता है, उसके गले से कॉलर खींच लेता है, वही डिवाइस जो उसे उसके क्रिएटर से जोड़ता था। कॉलर कैमरा की ओर सीधे देखते हुए चेन संदेश देता है, प्रोफेसर लिन, आपका टेस्ट सब्जेक्ट कुछ खास नहीं था। अगली बार किसी ऐसे को भेजिए जो लड़ना जानता हो। लैब में प्रोफेसर लिन दांत भींचता है, ट्रांसमिशन टट जाता है। वो अपने नए सबसे बड़े दुश्मन का नाम बुदबुदाता है, चेन। लेकिन उसका गुस्सा जल्द ही विकृत भयावह मुस्कान में बदल जाता है। वो पागलों की तरह हंस पड़ता है, मानता है चेन शियाओ बाकी सबसे अलग है और कसम खाता है एक दिन उसे पकड़ ही लेगा। वापस पार्किंग गराज में जैंग चियांग का शरीर विघटित होने लगता है। चेन शियाओ पास आता है अंतिम वार देने के लिए। वो उसका सिर पकड़ता है और कहता है, इतने दयनीय हो चुके हो, तुम्हारा कष्ट खत्म कर देता हूं। बर्फीली नजर के साथ योर वेलकम कहते हुए वो उसका जीवन समाप्त कर देता है। गराज में सन्नाटा लौट आता है। चेन मुड़कर जाने लगता है, तभी अंधेरे में कदमों की आवाज गूंजती है। पर वे कदम चेन के नहीं है, वे चमकदार ब्रेस्ट शूज की आवाज है, गंदगी के बीच अजीब तरह से साफ। धीमी तालियों के साथ एक सुरीली आवाज सन्नाटा तोड़ती है, स्प्लेंडेड, ट्रूली स्प्लेंडेड। चेन तुरंत सतर्क हो जाता है, ठंडे स्वर में पूछता है, कौन है वहां? उसकी नजर आवाज की दिशा में टिक जाती है, अगली लड़ाई के लिए तैयार। छाया से एक आदमी बाहर आता है। वो बिना झिझके उस खून के तालाब में कदम रखता है जो जैंग पीछे छोड़ गया था। सूट पहने, सफेद ग्लव्स और चश्मा लगाए, वो रेशमी रुमाल से अपनी नाक पोंछता है। मेरा नाम चेन शिशिंग है, वो परिचय देता है और तिरस्कार से कहता है, मौत की गंध हमेशा इतनी प्रिमिटिव होती है। घृणा के बावजूद वो चेन शियाओ को शानदार युद्ध के लिए बधाई देता है, कहता है ये निराशा का युग है और देवताओं के सवार होने का भी। चेन शियाओ उसे संदेह से देखता है, एक पल को भी गार्ड नीचे नहीं करता। जैसे जैसे वो आदमी बोलता है, चेन चुपचाप अपनी शक्ति समेटता है, हल्की सी उकसाहट पर वार करने के लिए तैयार। शिशिंग आगे बोलता रहता है। वो कहता है कि इतनी सटीकता और विनाशकारी शक्ति के साथ चेन शियाओ किसी भी तरह से उस पागल लिन गुनदोंग का अधबना बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ये नाम सुनते ही चेन शियाओ पूरी तरह सतर्क हो जाता है। उसकी नज़र तेज हो उठती है। वो सीधे पूछता है, क्या शिशिंग लिन गुनदोंग को जानता है और क्या वो उसका साथी है? शिशिंग हल्की मुस्कान से इनकार कर देता है, बल्कि वो दावा करता है कि वो ठीक उल्टा है। वो यहाँ प्रोफेसर को और त्रासदियां पैदा करने से रोकने आया है। सबूत के तौर पर वो बताता है कि वही था जिसने अनोनिमस मैसेज भेजकर चेन को लिन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। ये खुलासा चेन शियाओ को चौंका देता है। वो समझ नहीं पाता कि इस अजनबी को उसका फ़ोन नंबर कैसे मिला। आदमी अपनी जेब से एक काला बिजनेस कार्ड निकालता है। वो फिर से अपना परिचय देता है, चेन शिशिंग, आर्क ग्रुप से। वो समझाता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है। वो चेन शियाओ को उनके साथ जुड़ने और ट्रू एवोल्यूशन पाने का निमंत्रण देने आया है।
चेन चुपचाप सारी जानकारी प्रोसेस करता है। उसे याद आता है कि इस नई जिंदगी में अवेकेंड लोग उम्मीद से कहीं पहले प्रकट हो चुके हैं। शिशिंग बताता है कि आर्क का एवोल्यूशन मेथड लिन गुनडोंग से कहीं बेहतर है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंप्रूवमेंट देता है, जबकि रैशनैलिटी और अपीयरेंस सुरक्षित रहते हैं, बिना किसी ग्रोटेस्क म्यूटेशन के। अभी भी अविश्वास से भरा चेन श्याओ पूछता है, आखिर ये आर्क ऑर्गेनाइजेशन है क्या? शिशिंग बताता है कि आर्क अवेकेंड लोगों की खोज में लगी एक संस्था है। उनका मानना है कि दुनिया एक बड़े परिवर्तन से गुजरने वाली है और केवल सच्चे एलीट्स जैसे चेन श्याओ नई एरा की आर्क पर सवार हो पाएंगे। प्रस्ताव आकर्षक है। वो चेन को पावर, कंट्रोल और ट्रांसेंडेंस का वादा करता है, एक असली रास्ता गॉड बनने का, ऐसा कुछ जो लिन गुओडोंग कभी नहीं दे सकता। लेकिन चेन शाओ इन भव्य वादों को सुनकर केवल एक ही बात सोचता है। वो तिरस्कार से बुदबुदाता है, गॉड बनने का रास्ता? तुम तो किसी कॉन आर्टिस्ट जैसे लगते हो। अचानक चेन शिसिंग ठिठक जाता है। एक कॉटन स्वॉब हवा में उड़ता हुआ आता है और उसके हाथ में पकड़े कार्ड पर जा लगता है। अविश्वसनीय ताकत से फेंका गया वो स्वॉब कार्ड को आर पार भेद देता है और उसकी आंखों के सामने उसे दो टुकड़ों में बांट देता है। शी सिंह स्तब्ध रह जाता है। उधर चैन शाओ हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य में कहता है, सॉरी, हाथ फिसल गया। फिर वो मुड़ जाता है और साफ शब्दों में प्रस्ताव ठुकरा देता है। वो घोषित करता है कि उसे अपनी जिंदगी दूसरों द्वारा अरेंज करवाना पसंद नहीं, चाहे लिन गुओडोंग जैसा पागल हो या शी सिंह जैसा पाखंडी एलिटिस्ट। चेन शाओ केवल अपना रास्ता खुद चलेगा। दृढ़ नजर के साथ वो जोड़ता है कि उसे अकेले रहने की आदत है। उसे जीना सिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, खासकर उसकी इस हास्यास्पद आर्क ग्रुप में शामिल होने की तो बिल्कुल नहीं। सूट पहना आदमी आहत नहीं दिखता, बल्कि उत्सुक लगता है। वो कहता है चेन शॉ में हिम्मत है। अजीब मुस्कान के साथ शी सिंह स्वीकार करता है कि उसे वो और भी पसंद आने लगा है। जैसे ही चेन शाओ जाने लगता है, शी सिंह चेतावनी देता है, इस ढहती दुनिया में जंगली तरीके से बढ़ना कुछ समय तक तो जिंदा रख सकता है, पर लंबे समय तक नहीं। चेन शाओ जवाब देता है, उसे उसकी चिंता की जरूरत नहीं। पलक झपकते ही चेन शाओ का शरीर स्पेशल डिस्टॉर्शन में घुल जाता है और पूरी तरह गायब हो जाता है। शी सिंह अपना वाक्य खाली हवा में पूरा करता है। जब उसे समझ आए कि एक व्यक्ति की शक्ति की सीमा है, आर्क का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। चेन की अचानक दिखाई गई शक्ति शी सिंह को अस्थिर कर देती है। सिस्टम उसकी भावनाएं दर्ज करता है, डिस्डेन, सरप्राइज, एप्रीहेंशन। वो कुछ क्षण के लिए निरुत्तर रह जाता है। कुछ मीटर दूर चेन शाओ दोबारा प्रकट होता है। उसे ये दिलचस्प लगता है, शी सिंह भावनात्मक रूप से स्थिर दिखता है, फिर भी उसने अच्छी खासी नेगेटिव इमोशन कंट्रीब्यूट की। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकती है। लिमिट शब्द सुनते ही उसके मन में एक नया लक्ष्य आकार लेता है। अगर कोई सीमा है तो वो उसे तोड़ेगा। लेकिन उस नई राह पर निकलने से पहले एक अधूरा हिसाब बाकी है। उसकी नज़र सख्त हो जाती है जब वो प्रोफेसर को याद करता है। ठंडी और अडिग अभिव्यक्ति के साथ चेन शाओ घोषणा करता है कि अब लिन गुओनांग के साथ इस टकराव को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। एक जर्जर, सुनसान इमारत का टूटा फूटा बाहरी हिस्सा अपने अंदर एक खतरनाक रहस्य छिपाए हुए है। भारी कदमों की आवाज फटी हुई सड़क पर गूंजती है जब चेन शाओ जंग लगे लोहे के दरवाजों की ओर बढ़ता है। उंगलियां हल्के से चटकाते ही हकीकत में एक दरार फट पड़ती है और एक घूमता हुआ काला भंवर बनता है, स्पेशल एनर्जी का वॉर्टेक्स। बिना जरा भी झिझक के वो सीधे उस वॉइड के अंदर कदम रख देता है। अंदर पहुंचते ही चेन शाओ एक विशाल धुंधली रोशनी वाले अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में उभरता है। कंक्रीट की दीवारों के साथ साथ विशाल कांच के वैट्स लगे हैं जिनमें उबलता हुआ गंदला तरल भरा है। उनके अंदर तैर रहे हैं भयानक अजीब सी शक्ल वाले म्यूटेटेड शरीर, एक पागल वैज्ञानिक के नाकाम मांसल एक्सपेरिमेंट्स। ये दृश्य देखते ही चेन शाओ की आंखें घृणा से सिकुड़ जाती हैं। वो उन विकृत प्राणियों को घूरता है और समझ जाता है कि यही लिन गुआडोंग का तथाकथित साइंटिफिक आइडियल है। वो घिन से तिरस्कार करता है और उसकी निर्दयी प्रवृत्ति तुरंत हावी हो जाती है। उसके लिए ऐसी मुड़ी तुड़ी जगह का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि इसे जल्द से जल्द जलाकर राख कर दिया जाए। अचानक कमरे में कदमों की आवाज गूंजती है। परछाइयों से लिन गुआडोंग बाहर आता है। वो आराम से चेन शाओ का स्वागत करता है। उसे पहले से पता था कि ये लड़का यहाँ आएगा। आखिर चेन शाओ जैसा परफेक्ट सैंपल कैसे कभी एक साधारण नीरस जिंदगी से संतुष्ट रह सकता है। वो स्वीकार करता है कि ज़ैंग चियांग की हार वैसी ही हुई जैसी उसने उम्मीद की थी, लेकिन उसके लिए ज़ैंग चियांग की जान की कीमत पर चेन शाओ को इस लैब तक लाना पूरी तरह एक सार्थक मौत थी। अपनी बाहें फैलाकर लिन गुआडोंग की आवाज़ जुनूनी दीवानगी से गूंजती है। वो चेन शाओ की ओर देखता है और पूछता है, क्या उसने आखिरकार फैसला कर लिया है? क्या वो मानव जाति के महान एवोल्यूशन के लिए अपनी जिंदगी और शरीर स्वेच्छा से समर्पित करने को तैयार है? चेन शाओ बस मन ही मन एक शब्द सोचता है, घिनौना।
लिन गुआडोंग दूसरों के आदर्शों का मजाक उड़ाता है। वो रेशनैलिटी या ह्यूमैनिटीज आर्क जैसे विचारों पर हंसता है। उसके अनुसार चेन शी सिंह और उसके अनुयायी बस ढोंगी हैं जो खुद को देवताओं के वस्त्रों में सजाकर घूमते हैं। वो थोड़ा और पास आता है और उपदेश देता है कि मानव इतिहास में हर प्रगति लाशों के पहाड़ों पर चढ़कर और खून की नदियों से गुजरकर ही हासिल हुई है। सीधे चेन शाओ की ओर इशारा करते हुए वो घोषणा करता है कि लड़के की स्पेशल एबिलिटी एक ईश्वर दत्त खजाना है, एक पूर्ण चमत्कार जिसे मामूली इंसानों की जीवित रहने की छोटी मोटी लड़ाइयों में बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन चेन शाओ वहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। वो बस ठंडे स्वर में पूछता है, बात खत्म हुई? ह्यूमन प्रोग्रेस, एवोल्यूशन, इनमें से कोई भी उसकी समस्या नहीं है। इन पागलों की उलझी राजनीति और टेढ़े आदर्शों से उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज है जो उसे सच में परेशान करती है, लोगों का उसकी शांति में दखल देना। ठंडी निर्दयी निगाह के साथ चैन शाओ अपना हाथ उठाता है। हवा अचानक हिंसक तरीके से मुड़ने लगती है और उसकी हथेली में अंधेरी विनाशकारी स्पेशल एनर्जी का एक विशाल गोला प्रकट होता है जो घातक शक्ति से चटक रहा है। लेकिन चेन शाओ बस मुस्कुरा देता है। वो एक छोटा रहस्यमयी डिवाइस उठाता है और चेन शाओ का मजाक उड़ाता है। बहुत जवान है और बहुत भोला है। क्या लड़के को सच में लगा कि उसके पास बढ़त है? लिन गुआडोंग ठंडे स्वर में कहता है कि जब चेन शाओ ने इस कमरे में कदम रखा, उसी पल से उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे यहां हमेशा के लिए फंसा सकता है। लिन गुआडोंग घमंड से बताता है कि जैंग चियांग के साथ भयंकर लड़ाई के बाद चेन शाओ की स्टैमिना अब खतरनाक रूप से कम हो चुकी होगी। एक विकृत दया दिखाते हुए वो सलाह देता है कि लड़का चुपचाप समर्पण कर ले और उसके साथ रहे। वो चेतावनी देता है कि विरोध करने पर उसे अकल्पनीय शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। लेकिन अपनी हुडी के नीचे से ठंडी विद्रोही नजर डालते हुए चेन शाओ बस पूछता है, अगर मैं मना कर दूं तो? तब सिर्फ एक ही नतीजा बचता है। बिना झिझक लिन गुआडोंग अपने रिमोट का लाल ट्रिगर दबा देता है। तुरंत ही विशाल कांच के वैट्स फटकर चकनाचूर हो जाते हैं। जहरीला तरल और नुकीले कांच के टुकड़े पूरे लैब में फैल जाते हैं, जबकि 3 विशाल डरावने मॉन्स्टर प्राणी आजाद हो जाते हैं। वे विकृत म्यूटेंट्स दहाड़ते हुए चेन शाओ को चारों ओर से घेर लेते हैं। लिन गुआडोंग चीखकर आदेश देता है कि चेन शाओ उसका अंतिम टेस्ट सब्जेक्ट बने। लेकिन चेन शियाओ बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिखता। वो व्यंग से मुस्कुराता है और इस हास्यास्पद विचार पर हंसता है कि ये दिमाग रहित जानवर उसे कैद कर सकते हैं। एक भारी भरकम राक्षस भयानक गति से उसकी ओर झपटता है, लेकिन चेन शियाओ उससे भी तेज है। वो आसानी से बच जाता है। उसका शरीर धुंधला पड़ जाता है जैसे ही उसकी स्पेशल पावर्स सक्रिय होती हैं। तेज और घातक हरकत के साथ वो अंधेरी स्पेशल एनर्जी की एक अस्थिर ब्लेड बनाता है और बिना किसी मेहनत के उस विशाल दैत्य को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। लिन गुआडोंग चिल्लाता है, चेन शियाओ यहीं रुको, रुको और मैं तुम्हें और ताकतवर बना दूंगा। लेकिन चेन शियाओ ठंडे स्वर में जवाब देता है, बस इन कुछ बेवकूफ चीजों के भरोसे। अपनी स्टैमिना कम होती देख चेन शियाओ जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। बाकी राक्षस अंधाधुंध हमला करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह कमजोर साबित होते हैं। चेन शियाओ हवा में खूबसूरती से छलांग लगाता है और अंधेरी स्पेशल डिस्टॉर्शन की एक विशाल अर्धचंद्राकार लहर छोड़ता है। वो घातक ऊर्जा अगले राक्षस की मोटी म्यूटेटेड खाल को आसानी से चीर देती है और उसे खत्म कर देती है, जबकि वो आखिरी बेबस दहाड़ लगाता है। खून खराबे के बीच बिल्कुल सही तरीके से अपने पैरों पर उतरकर चेन शियाओ धीरे धीरे खड़ा होता है। अब उथल पुथल वाली लैब में अजीब सी खामोशी छा चुकी है। वो लिन गुआडोंग को घूरता है और निराशा से सिर हिलाता है। उसे सच में लगा था कि यहाँ कोई असली चुनौती मिलेगी, लेकिन इस तथाकथित जीनियस प्रोफेसर ने सोचा कि 3 बेवकूफ म्यूटेंट्स ही काफी होंगे। चेन शियाओ उसे चढ़ाता है, उसे दयनीय रूप से भूला कहता है और मजाक उड़ाता है कि उसने अपनी 50 साल की जिंदगी इतनी बुरी तरह असफल होने के लिए बर्बाद कर दी। खेल अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। ठंडी दृढ़ता के साथ चेन शियाओ आगे बढ़ता है और घोषणा करता है, अब समय आ गया है कि इस पागल प्रोफेसर को हमेशा के लिए विदा किया जाए। एक विनाशकारी वार वैज्ञानिक को नीचे गिरा देता है। लिन गुआडोंग जोर से घुटनों के बल गिर पड़ता है, उसके मुंह से खून के ढेर निकलते हैं। लेकिन जब उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, वो हांफते हुए भी चेन शियाओ पर व्यंग करता है। वो चेतावनी देता है कि लड़का अपने सेफ हाउस तक वापस भी नहीं पहुंच पाएगा। अपनी आखिरी कांपती सांस के साथ लिन गुआडोंग एक भयावह रहस्य छोड़ता है। घातक म्यूटेशन रिएजेंट का सारा रिसर्च डेटा पहले ही दुनिया में भेजा जा चुका है। एक नई आपदा के बीज बो दिए गए हैं और अब आने वाला अपोकलिप्स और भी दिलचस्प होने वाला है। भारी सांस लेते हुए चेन शियाओ अपना सीना पकड़ता है। भयंकर लड़ाई और उसकी अस्थिर स्पेशल पावर्स का भारी दबाव आखिरकार उस पर असर दिखा रहा है। वो अभी एक और कदम भी नहीं बढ़ा पाता कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी की डरावनी खामोशी को एक शांत अनपेक्षित आवाज तोड़ती है। वो उसे चेतावनी देती है कि उसकी मौजूदा हालत में बाहर निकलना मतलब घर तक जिंदा नहीं पहुंचना। चेन शियाओ तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, याद करने की कोशिश करता है क्या ये लिन गुआडोंग की असिस्टेंट है।
लेकिन हाथ में एक ब्रीफकेस लिए सू रई उसे भरोसा दिलाती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। बिल्कुल बिना डरे वो उसके करीब आती है और उसे एक छोटा रहस्यमयी ग्लास वायल थमाती है, जिसमें नीली चमकती हुई लिक्विड भरी है। वो समझाती है कि ये एक एडवांस रिपेयर फ्लूइड है, जिसे खास तौर पर तेजी से खून रोकने और गंभीर इंटरनल इंजरीज को स्टेबलाइज करने के लिए बनाया गया है। चैन शियाओ बोतल ले लेता है, लेकिन उसकी गहरी पैनी नजर अब भी उस तरल पर टिकी रहती है, गहरी सावधानी भरी शंका के साथ। हैरान होकर चैन शियाओ ने उससे सवाल किया। लड़की ने जिद की कि दवा पूरी तरह सुरक्षित है, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके घाव संक्रमित हो सकते हैं और शायद वो मर भी सकता है। चैन शियाओ ने ठंडे स्वर में पूछा कि वो उस पर भरोसा क्यों करे। अभी अभी लिन गुआडोंग अचानक मरा है और वो ठीक उसी समय कहीं से भी प्रकट होकर उसे दवा दे रही है। ये सब कुछ बहुत ही सुविधाजनक लग रहा था। लड़की ने मान लिया कि उसका शक करना बिल्कुल सही है और वो उसे दोष नहीं देती। लेकिन यहाँ एक चीज ऐसी है जिसकी उसे अभी भी जरूरत पड़ सकती है। अगर उसके पास अभी भी थोड़ी ताकत बची है तो उसने उसे कहा कि वो उसके साथ चले। दूसरे कमरे में पहुंचकर उसने समझाया कि प्रोफेसर को शुरुआत से ही पता था कि हीटवेव कभी खत्म नहीं होगी। उसने हर चीज अपने लिए जमा कर रखी थी, जबकि बाहर से वो हमेशा विज्ञान के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने की बातें करता रहता था। असल में उसके दिल की गहराई में वो मरने से डरता था। अब जब वो मर चुका है तो उसे इन चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुद भी यहां से जा रही है और चैन शाओ चाहे तो जो भी सामान लेना चाहता है ले सकता है। चैन शाओ ने पूछा कि वो क्यों जा रही है। लड़की ने बताया कि जब उसने पहली बार उसकी असिस्टेंट बनने के लिए आवेदन किया था, तब वो सच में मानती थी कि वो एक असली साइंटिस्ट है। लेकिन हाल ही में उसे उसके मानव प्रयोगों के बारे में पता चला। भले ही वो सीधे उनमें शामिल नहीं थी, फिर भी वो खुद को दोषी महसूस करती है। वो उत्तर में एक रिसर्च सेंटर की ओर जा रही है, ताकि वो वही काम जारी रख सके जो असल में किया जाना चाहिए था। अगर वो जिंदा रही तो उम्मीद करती है कि एक असली इलाज बना सके, कोई ऐसा जहर नहीं जो लोगों को मार दे। उसने कहा कि अगर वे अगली बार मिलें तो उम्मीद है दुनिया की हालत बेहतर होगी। चैन शाओ ने आसपास के सप्लाईज को खंगालना शुरू किया। वहां कई दुर्लभ चीजें थीं, यूवी रेजिस्टेंट कपड़े, एंटीबायोटिक्स और पानी को साफ करने वाली टैबलेट्स। वो प्रभावित तो हुआ, लेकिन अफसोस भी हुआ। अब ये सब कुछ उसका हो चुका था। उसने जो चाहा उठा लिया और उसे इस जगह को यूं ही खड़ा छोड़ने का कोई कारण नहीं दिखा। इसलिए उसने पूरे स्थान में आग लगा दी। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर उसने थर्मामीटर देखा। तापमान पहले ही 58 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका था। खबरों में फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया था। तापमान सुरक्षित सीमा से आगे निकल चुका था, जिससे मीथेन का उत्सर्जन बढ़ गया था और ग्रीन हाउस इफेक्ट अब एक ऐसे विशेष साइकिल में बदल चुका था जिसे पलटना लगभग असंभव था। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसके पास पर्याप्त पॉइंट्स नहीं हैं और उसका स्टोरेज भी भर चुका है। चैन शाओ समझ गया कि उसे खुद को जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनाना होगा। अब पानी एक बेहद ताकतवर करेंसी बन चुका था और उसे सिस्टम फी इकट्ठा करनी थी। वो उसी आदमी से मिलने गया जिससे वो पहले भी मिला था। तभी एक आदमी उसके पास आया और चैन शाओ ने पूछा कि क्या वो सामान के बदले पानी का सौदा करने आया है। आदमी ने पूछा कि सामान के बदले उसे कितना पानी मिल सकता है। चैन शाओ ने कहा कि इसकी कीमत आराम से 2 बोतल पानी के बराबर है, लेकिन चूंकि वो उसे एक ठीक ठाक इंसान लगता है, इसलिए वो सिर्फ 1 बोतल ही लेगा। आदमी को ये बात पसंद नहीं आई। चैन शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि चूंकि वो गुस्सा हो रहा है, इसलिए कीमत अब और बढ़ेगी और उसे भाई चैन शाओ को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि वो असली संत है। सिस्टम ने तुरंत दिखाया, चैन शाओ को 33 एंगर पॉइंट्स मिले। जब आदमी ने ऐसा कहने से इनकार कर दिया तो चैन शाओ ने कीमत फिर बढ़ा दी। आखिरकार मजबूर होकर उस आदमी ने वही शब्द दोहराए जो चैन शाओ उससे कहलवाना चाहता था। संतुष्ट होकर चैन शाओ ने कहा कि अगली बार वो ज्यादा सामान लाए तो वो उसे आधी बोतल पानी के बदले सौदा करने देगा। बाद में चैन शाओ की मुलाकात ओल्ड वैंग से हुई। उसने पूछा कि वो अभी तक जाग क्यों रहा है। बूढ़े आदमी ने बताया कि लियू युन अपने पोते को अकेले पाल रही थी। बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया था, पानी और बिजली दोनों बंद हो चुके थे, इसलिए वो संभाल नहीं पा रही थी। इसी वजह से वो उसके लिए पानी लेकर जा रहा था। चैन शाओ ने उससे कहा कि वो सिर्फ अपनी चिंता करे, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि वो किसी बच्चे को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। वो पानी लेकर उस औरत के पास पहुंचा, उसने शुक्रिया कहा और उसे संत कहा। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि थोड़ा पानी बच्चे को दे दे, लेकिन वो औरत मन ही मन सोच रही थी कि बूढ़ा आदमी कितना बेवकूफ़ है। उसने आधा दिन सिर्फ 2 बोतल पानी लाने में बर्बाद कर दिया। उसने सोचा कि शायद कल वो थोड़ा और रोने धोने का नाटक करे ताकि उसे फिर से बेवकूफ़ बना सके। दरवाज़ा बंद करने के बाद एक चश्मा पहने आदमी सामने आया और पूछा कि वो इस समय यहाँ क्या कर रही है। औरत ने पानी की बोतल उसे थमा दी और बोली, ये आज का ट्रिब्यूट है। दृश्य बदलता है। हम एमसी के दोस्त को देखते हैं जो अपने मोबाइल की ओर घूमा हुआ है। मोबाइल को देखते हुए वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है और मोबाइल के स्क्रीन में मैसेज आता है कि डी ट्रेड इज कैंसल्ड।
मेन कैरेक्टर पूछता है कि कैंसल्ड। हमें पता चलता है कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि उनका ट्रेड कैंसिल हुआ है। फिर उसका दोस्त कहता है सिर्फ कैंसिल नहीं, शायद उन्हें कोई टारगेट कर रहा है। वो दोनों एक अंधेरी एली वहां पर देखते हैं जहां से कुछ लोगों का गैंग सामने आता है और एमसीसी और हाथ उठाकर कहता है वो देखो। चेन उनकी ओर हैरानी से घूमता है। उनमें से एक कहता है कि वो वाटर को प्राइवेटली बेच रहा है, जो कि एक जुर्म है, और दूसरा एक कहता है कि कमर्शियल वाटर को ऐसे बेचना ईविल काम है। इसके बाद फोन में से एक लोग हाथ उठाता है और मेन को कहता है कि वो जो कर रहा है ये पाप है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर कमर्शियल वाटर पीना पाप है तो फिर वो लोग क्या पीते हैं। वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और हीरो को गाली देते हैं। उसी वक्त एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होता है जहां पर लिखा होता है कि एम्बैरेसमेंट और एंगर +12। उसी वक्त उनमें से एक मिडिल एज्ड आदमी सामने आता है और कहता है कि वो लोग क्लियर वाटर समिति के बिलीवर हैं, और वो लोग ये भी जोड़ता है कि सिर्फ लॉर्ड जाओ खैन का दिया हुआ पानी पीकर ही उनके पाप मुक्त हो सकता है। एंग्री नज़र के साथ वो कहता है कि चेन को भी लॉर्ड का साथ देना चाहिए। चेन हैरान हो जाता है और पूरा स्पीचलेस भी हो जाता है। फिर वो मिडिल एज्ड आदमी अपना दोनों हाथ ऊपर करता है और कहता है कि हाई टेम्परेचर होने का मेन कारण है इंसानों का धरती के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करना, और कहता है इसी वजह से ही धरती माँ ने उनके ऊपर डिवाइन रेट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद वो जोड़ता है कि सिर्फ लॉर्ड जाओखेन का रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद ही वो अपने पाप को मुक्त कर सकता है। चेन सियाओ उनके पागलपन को देखता है और उनमें से फिर से एक लड़का कहता है कि चेन को भी साथ देना चाहिए, वरना डिवाइन रेट्रीब्यूशन से उसका खत्म हो जाएगा। फिर चेन एक ठंडी नज़र के साथ हंसते हुए कहता है कि वो लोग पागल हैं और वो लोग एक कल्ट को सेव कर रहे हैं अपने डिल्यूजन को पूरा करने के लिए। वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन मिडिल एज्ड आदमी बस बेफिक्र उसे देखता है। फिर वो कहता है कि जाहिर सी बात है चेन मानने नहीं वाला, लेकिन अगर वो लॉर्ड जाओखेन का पावर देखेगा तो फिर वो भी उनकी तरह घुटने टेक कर उसे माफी मांग लेगा। चेन और उसका दोस्त बस उन्हें घूरता है और कहता है कि ये लोग पागल हैं और उनका अटेंशन पाना चाहता है और कुछ नहीं। फिर चैन एक ठंडी मुस्कान के साथ एक बोतल हाथ में ले लेता है और कहता है, क्या कह रहे थे तुम लोग? अगर मैं पानी पी जाऊंगा तो फिर मुझे डिवाइन रेट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ेगा। फिर वो बोतल से ग्लग ग्लग करते हुए पानी पी लेता है और कहता है, सो रिफ्रेशिंग। फिर वो लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं और गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हें कर्मा जरूर मिलेगा। उसके बाद एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होता है जहां पर दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर को बहुत सारा एंगर पॉइंट रिसीव हुआ है। चैन फिर मुस्काते हुए एक व्यंग्यात्मक नजर से कहता है कि पानी अकेले पीने में कोई मजा नहीं आता, और वो ये भी जोड़ता है कि तुम्हारा लॉर्ड जाओ खेन गॉड है ना। एक ठंडी मुस्कान के साथ वो कहता है कि उनमें से जो भी उस लॉर्ड के बारे में गाली देगा उसे एक बकेट वाटर मिलेगा। ये सुनकर मिडिल एज आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसका पाप सच में अनफॉरगिवेबल है, और सिस्टम स्क्रीन दिखता है कि एंगर +99। ये सुनकर मिडिल एज आदमी गुस्से में आ जाता है, लेकिन दो दूसरे लड़के पूछते हैं, क्या सच में गाली देने से पानी मिलेगा? एक ठंडी नजर के साथ चैन कहता है कि वो कभी भी वादा नहीं तोड़ेगा। मिडिल एज आदमी गुस्से में बाकी लोगों को डांटता है और कहता है कि उसकी बात मत सुनो। फिर पीछे से एक लड़का चीख उठता है कि जाओ खेन एक कुत्ता है। ग्रुप के बाकी लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसे दबाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का खुद कहता रहता है कि वो और सहन नहीं कर सकता, उसे पानी की जरूरत है। फिर एक मुस्कान के साथ चैन कहता है कि शायद उसे उसका पानी नसीब नहीं होने वाला। फिर वो लोग अपनी पीठ पीछे घूम के वहां से चल देते हैं। चैन और उसके दोस्त एक दूसरे के अंदर फुसफुसाते हैं कि ये चीज उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं था। चैन खुद कहता है कि ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाला, ये सिलसिला और कई दिनों तक चलेगा। फिर चैन एक ठंडी नजर के साथ अपने दिमाग में सोचता है कि फिर उसे उनका खात्मा करना ही होगा। फिर दृश्य बदलता है और हमें एक अबैंडन सिटी साइड देखने को मिलता है। चैन एक बड़ी इमारत के सामने खड़ा होता है। उसकी नज़र दूर है और वो मन में सोचता है कि सिर्फ ऐसे ही उनको उखाड़ देना बेकार होगा। पहले उनके मेंबर से नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करने से एडवांटेज होगा। फिर वो चुपके से देखने जाता है कि ये लॉर्ड जाओ खेन आखिर किस किस्म का इंसान है। चैन खिड़की के बाहर से नज़र तने अंदर देख रहा है। लॉर्ड जाओ खेन पानी का बोतल उठाता है और सबको कहता है कि ध्यान से देखो। फिर वो अपनी एक बेहोश लड़की के ऊपर डाल देता है। वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आसपास से लोग चिल्लाकर कहते हैं कि लॉर्ड जाओ खेन के हाथ में जादू है, बस एक पानी के चिराग से उसने एक लड़की को हीट स्ट्रोक से बचा दिया। बाकी लोग चिल्लाते हैं कि वो लोग लॉर्ड को हमेशा फॉलो करेंगे। दूर से चैन इन हालातों को देखता है और मन में सोचता है, क्या वो औरत असल में नाटक कर रही थी बाकी लोगों को फंसाने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जाओ खेन भी एक अवेकेंड है। फिर वो औरत हीट स्ट्रोक से जागते हुए लॉर्ड जाओ चियान को बार बार थैंक यू कहती है और बोलती है कि वो जिंदगी भर उसको सर्व करेगी। एक ठंडी नजर के साथ लॉर्ड कहता है कि फिक्र ना करो, और जोड़ता है कि जो भी डेडिकेशन देगा सबको गॉड देखेगा। अपनी बातें दोहराते हुए उस आदमी का नजर उस औरत के छाती के ऊपर जाता है, एक बहुत ही गंदी नजर, और वो ये कहता रहता है कि जो भी गॉड को सर्व करेगा सबको आराम भरी जिंदगी नसीब होगी, इस अपोकलिप्स में भी। फिर जाओ चियान वहां के लोगों को आदेश देता है कि उनके पास जितना भी इम्प्योर पानी है सब उसके हवाले कर दिया जाए।
अचानक चैन हमारा मेन कैरेक्टर वहां प्रकट होता है और एक आदमी चिल्लाकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। आदमी फिर से चिल्लाता है कि इम्प्योर लोगों का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। अचानक चैन नाटक करना शुरू कर देता है और हाथ जोड़कर बोलता है कि वो अंधा था। नाटक जारी रखते हुए चैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और लॉर्ड के सामने प्रार्थना करता है कि वो एक कुत्ते जैसा मौत नहीं चाहता। उसे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चैन के पीछे काफी सारे पानी के डब्बे मौजूद हैं। चैन फिर से नाटक करता है और बोलता है कि गॉड उसे बचा ले और वो अपना सारा गंदा पानी जाओ चियान को सौंप देगा। वहां के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस लड़के के पास इतना सारा पानी कहां से आया। एक ठंडी नजर के साथ वो चैन को घूरता है और कहता है कि उसके बारे में उसने बहुत सुना है। वो ये भी जोड़ता है कि चैन का पाप बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ कर सकता है। घुटने टेके हुए चैन के सामने खड़ा होकर लॉर्ड बोलता है कि अगर वो अपना सारा इम्प्योर पानी उसके हवाले कर देता है तो फिर शायद गॉड उसे एक नया रास्ता देगा। अपने मन में चैन सोचता है कि ये सब पागलपन है। ये लॉर्ड के नाम में नकाबपोश आदमी बाकियों का पानी छीनकर ज्यादा से ज्यादा पानी अपने पास रख रहा है और थोड़ा सा ही पानी होली वाटर नाम से उनके पास बेच रहा है। फिर भी चैन अपना नाटक जारी रखता है और लॉर्ड को थैंक यू बोलता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आता है। चिल्लाकर एक बैड न्यूज लेकर वो कहता है कि आंटी यून का पोती बेहोश हो गया है। उसका चेहरा फीका पड़ गया है, शायद उसे हीट स्ट्रोक हुआ है। हमें देखने को मिलता है कि आंटी यून की पोती बिस्तर पर लेटी हुई है। आंटी यून तब घुटनों पर आ जाती है और बोलती है कि उसने उसे होली वाटर भी दिया था, लेकिन फिर भी उसे हीट स्ट्रोक क्यों हुआ। पीछे से ठंडी नजर के साथ चैन इस दुख भरी सीन को देखता है, लेकिन उसे पता है कि ये सब बस स्कैम है। होली वाटर के नाम पर उन्हें बस ढाबा दिया जा रहा है। आंटी यून घुटने पर बैठी है, हाथ जोड़कर लॉर्ड से प्रार्थना करके ये पूछती है कि इतने डेडिकेशन के बावजूद क्यों उसके पोती को हीट स्ट्रोक हुआ। तिरस्कार भरी नज़र के साथ लॉर्ड कहता है कि शायद औरत का डेडिकेशन उतना ज्यादा नहीं था। जाओ चैन ठंडी नज़र के साथ उसे देखता रहता है, जबकि औरत इस सच को मानने से इनकार करती है। फिर लॉर्ड औरत को कहता है कि ज्यादा आर्ग्यू ना करे और अपनी डेडिकेशन नेक्स्ट टाइम सही से करे। जाओ चैन सबको बोलता है कि वो फिर से कल एक रिचुअल करेगा, इसलिए सभी को तैयारी करने का आदेश देता है। क्राउड के लोग चिल्लाकर लॉर्ड जाओ चैन को भगवान का दूत बोलता है। एक ठंडी नज़र के साथ ही चैन बॉस इस नाटक को देखता रहता है। फिर वही कल वाला मिडिल एज्ड आदमी आता है और चैन से कहता है कि इस बैच को पहन ले। एक ठंडी और तिरस्कार भरी नज़र के साथ वो कहता है कि पहले चैन बेवकूफ़ था, लेकिन लॉर्ड जाओ चैन इतना कमाल के इंसान है कि सब उनके सामने घुटने टेक देते हैं। ना चाहते हुए भी चैन को वो बैच पहनना पड़ता है और वो बस ओके बोल देता है। अपने मन में वो इन बेवकूफ़ों पर हंसता है और बोलता है कि वाटर ड्रम्स में उसने ट्रांसमीटर सेट कर दिया था, अब उसे सच का पता चल जाएगा। अपना स्पेशल कट इस्तेमाल करके वो दरवाज़ा खोलता है। धीमी कदमों के साथ वो अंदर जाता है और वो जो देखता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। अंदर बहुत सारा सप्लाईज एक जगह पर इकट्ठा किया गया हुआ था। उसे सच में समझ में आ जाता है ये बंदा बस एक झूठा है और बाकियों से सामान लूट रहा है। अचानक उसे एक आवाज़ आती है और वो चौकन्ना हो जाता है। पीछे से वो नज़र करता है कि वही आदमी उसे पिछली वाली लड़की को कुछ बोल रहा है। जाओ चैन उसे लड़की को जोर से थप्पड़ मारता है। गुस्से से वो उसे लड़की को डांटता है और कहता है कि उसकी एक्टिंग एकदम भी सही नहीं लग रहा था। हताश और दुर्बल नज़र के साथ वो माफ़ी मांगती है और बोलती है कि जब भी वो अपना एबिलिटी इस्तेमाल करती है तभी उसकी शारीरिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जाओ चैन उसे यूजलेस कहता है और बोलता है कि उसके बिना वो एकदम बेकार औरत है। पीछे से हमारा हीरो ये सब देखता है और उसे समझ आ जाता है कि असलम में ये लड़की अवेकेंड है। उस पल वो लड़की बस निराशा में माफ़ी मांगती है। एक चालाक और ठंडी नज़र के साथ ही हमारा हीरो डॉट्स कनेक्ट कर लेता है और इस ढोंगी को सबक सिखाने का एक प्लान सोचता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।